एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं? मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज आपको जो मुझे टॉपिक दिया गया है, दिस इज रेलिवेंट टू ऑफिस मैनेजमेंट एंड कॉलेज काउंसिल, इट्स फंक्शन एंड पावर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो बहुत सारे लोग या प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स, हम एज ए टीचर्स हम नहीं जानते होते कि ये कॉलेज काउंसिल क्या है या इसकी क्या, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू कैन बी अ पार्ट ऑफ कॉलेज काउंसिल एज द मोस्ट सीनियर लेक्चरर या आप मोस्ट सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब आप एसोसिएट प्रोफेसर होने जा रहे हैं तो एज अ मोस्ट सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ कॉलेज काउंसिल। तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ कॉलेज काउंसिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फंक्शंस एंड पावर्स। जो एचईडी कॉलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप एक सिंडिकेट, यूनिवर्सिटी का एक सिंडिकेट होता है। दिस इज अ मिनी सिंडिकेट ऑफ फॉर कॉलेज, जिसमें आपके कुछ इंटरनल मेंबर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइक 3 इयर्स का एज ए प्रिंसिपल, मुझे ये फील होता है कि आप के जो इंटरनल मेंबर्स हैं ना, वो आपको सारी सिचुएशन आपके कॉलेज की आपको अपडेट करते रहते हैं, और जब आप उनसे किसी चीज़ के बारे में, किसी एजेंडा या किसी इशू के बारे में बात करते हैं तो वो आपको बड़ी अच्छी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। और वो आपको बड़ी, क्योंकि वो द हाफ ऑफ द मेंबर्स, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स आर इंटरनल मेंबर्स, तो वो आपको एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं। और कुछ बाहर से हैं, वो सारा मैं आपको अभी डिस्कस करती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू डील विद डिफरेंट इश्यूज, उसको भी अभी डिटेल में बात करते हैं। आपको उसकी पावर्स और फंक्शंस का पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका पार्ट बनेंगी तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कितना इफेक्टिव है, और कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल्स इसको इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह इफेक्टिवली काम करवाते जा रहे हैं। वो मैं आपको अपने कॉलेज की एग्जाम्पल्स भी दूंगी और कुछ ऐसी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जो हमने कॉलेज काउंसिल की मंजूरी के बाद या उनसे कंसेंट लेके हमने वो काम करवाए थे। Formally, the topic is college council functions and power, but I will also discuss composition and formation of college council. Uh, the objective of formation of college council was formally in a bid to reinvigorate. Reinvigorate mean to expedite the public sector educational institutes. The Punjab Higher Education Department (HED) has introduced college councils to ग्रिम मीन रैपिड करना या उसको एक्सपीडाइट करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना। The outlines of my presentation will be college council formation कैसे बनाते हैं, उसकी formation कैसे करते हैं, and then composition of college council and power of college council, and then budget making process जिसमें college council involved हो सकती है, and then I will present some evidence based agenda of the college council meeting. Formation of college council as per notification of Higher Education Department. It was in 2010. The competent authority. राइट मूव नहीं कर रही हैं। Per notification of Higher Education Department 2010, the competent authority has been pleased to constitute college councils in all public sector colleges of the काइंडली पिछली स्लाइड पंजाब जी आपकी पंजाब की नहीं 4th है बेटा, 4th सेकंड से प्लीज आइए अपने मैडम मुझे शुरू से करवा दें तो ये स्लाइड, या अभी हमें 4th शो हो रही है, अगर सेकंड से शुरू कर दें। सेकंड से शुरू करें। वो ये देखें, सेकंड में कुछ भी नहीं है। सेकंड में सिर्फ ये है कि आप व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलेज काउंसिल फॉर्मेशन।
So in a bid to reinvigorate the public sector educational institutes, reinvigorate का मतलब है कि उसको expedite करना, improve करना, उसकी चीज़ों को अच्छी तरह से करने के लिए institutes the Punjab Higher Education Department has started या जो जैसे भी college council to frame educational institution को improve करने के लिए. Third slide constitutes presentation outlines. Formation है, composition of college council है, powers of the college council, and then budget making process, उसमें कौन-कौन सी चीज़ों में college council को involve किया जा सकता है, and then evidence based agenda of the college council meeting. Then notification according to AGD notification 2010, the competent authority has been pleased to constitute college council in all public sector colleges of the Punjab. The college council shall comprised of 17 members. ऐसे यहाँ से ना कुछ में ऊपर क्योंकि चीज़ें आ रही हैं तो इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे क्योंकि याद है ये, इसलिए अगर थोड़ा सा कोई लफ्ज़ इधर उधर हो जाए, आप यू कैन इंटरेक्ट मी एंड यू कैन आस्क फ्रॉम मी. 17 members हैं and 50% of the quorum is required to discuss and decision making. डिटेल में हम इसको देखते हैं. दिस इज द चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया था मैंने कि two bodies हैं. One is internal members and the other body is external members. Principal will be the chairperson of college council. उसके बाद आप देखें सेकंड नंबर पे वाइस प्रिंसिपल हैं which would be the secretary और बाकी सारे members हैं. Then senior most professor, senior most associate professor, senior most assistant professor. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो senior most होंगे and most probably they will be a part of college council. And then senior most lecturer and then 2 parents nominated by commissioner, but the panel will be sent by the principal. And then almost 3 students representation, 1 from intermediate and 2 from degree and post graduation to be nominated by the principal and not through election. अब student जो intermediate से आप लेंगे उसका क्योंकि the period of college council 2 years के लिए है, तो आपने student जो intermediate से लेना है that would be from first year, ताकि वो first year और second year तक वो बच्चा जाए. और आजकल बहुत सारे इदारों में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन कन्वर्ट हो गया हुआ है बीएस प्रोग्राम्स में, तो यू कैन टेक स्टूडेंट फ्रॉम 3rd सेमेस्टर एंड देन फ्रॉम 5th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर, ताकि आपके वो 2 साल वो बच्चे 2 साल आगे जाएं. और उसको जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वाले कॉलेज हैं उनमें 3rd सेमेस्टर से लिया जा सकता है, और बीएस जो कंप्लीट करवाते हैं कॉलेजेस उसमें 5th सेमेस्टर से बच्चा लिया जा सकता है और 7th सेमेस्टर से. लेकिन ये सारी नॉमिनेशन प्रिंसिपल करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स, स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखते हुए, उनकी प्रेजेंस, उनका सोशल ईक्यू, मतलब सोशल ईक्यू मीन इमोशनल ईक्यू और सोशल ईक्यू, वो कितना इंटरेक्टिव होते हैं, कितने इन्वॉल्व हैं अपने इंस्टीट्यूशन में. एंड देन एक्सटर्नल मेंबर्स, ये आपके टोटल आ जाएंगे इंटरनल मेंबर्स तकरीबन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 11 members from college, and then external 6 members from other departments. Most important is one representative from the commissioner office. उस principal उसके लिए commissioner office में एक letter लिखती हैं कि उनको एक representative from commissioner office nominate किया जाए. One engineer, क्योंकि college का commissioner office के साथ डीसी ऑफिस के साथ और बिल्डिंग डिपार्टमेंट जिसमें एक्सएन और एसटीओ होते हैं, उनसे ये ट्रायंगल बनता है, या ये एक सारे मिलके क्योंकि काम कर रहे होते हैं, इसलिए एक इंजीनियर उस डिपार्टमेंट से नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर इज नेसेसरी. 1 representative
ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटेड ऑफिसर, जो डीसीओ है आपका, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, और टू सोशल वर्कर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, जो कि सोसाइटी से होंगे। दे या तो वो आपके वैसे सोशल वर्कर हैं, खुद आगे होके कुछ काम करते हैं, या फिर वो डोनेशंस देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डोनेशन देते हैं। मेल कॉलेजेस में मस्जिद वगैरह बनवा दी, फीमेल कॉलेजेस में कूलर रखवा दिए, कुछ ऐसे काम करवा दिए जो कि लोग सदका जारिया समझ के बहुत सारे काम करवा देते हैं। तो ऐसे लोग नॉमिनेट किए जा सकते हैं। 1 मेंबर फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबली नॉमिनेटेड बाय सीएम सेक्रेटेरिएट। आप लेटर्स लिख देते हैं, प्रिंसिपल का काम है लेटर्स लिख देना। उसके बाद नॉमिनेशन कमिश्नर ऑफिस से होती है, या फिर जो जो 1 MP है उसकी सीएम सेक्रेटेरिएट से होती है। लेकिन द गुड थिंग इज के 50% कोरम पूरा हो तो वो डिस्कस भी कर सकता है आइटम एजेंडास, और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकता है, उस पर डिसीजन भी कर सकता है। तो अगर देखा जाए, अगर आप कॉलेज काउंसिल की मीटिंग्स करते हैं, उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कॉलेज के इंटरनल मेंबर्स ही आ जाएं, पेरेंट्स आ जाएं, स्टूडेंट्स आ जाएं, तो ये 50% कोरम जो है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, टेन्योर, कॉलेज काउंसिल टेन्योर of the nominated members shall be 2 years. In case of the nominating authority wants to remove any nominated members other than the MPA, it shall move a reference to Secretary Higher Education Department for the final decision. लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि आप 2 साल तक बहुत सारे प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर्स या तो प्रमोट हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उस सूरत में आप उसको जगह को खाली नहीं रखेंगे, आप उसको नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट सीनियर है वो प्रिंसिपल अथॉरिटी है कि प्रिंसिपल उसको नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जो बंदा है उसको इंक्लूड करे। इसके अलावा स्टूडेंट्स या पेरेंट्स में से कोई चले जाते हैं तो आप फिर उसको जगह को खाली नहीं रखना, बल्कि आपने नेक्स्ट जो मोस्ट सूटेबल स्टूडेंट या सूटेबल पेरेंट है उसको आपने नॉमिनेट करवाते जाना है। ये जो इंटरनल मेंबर्स हैं इनको तो कभी भी आपने खाली नहीं रहने देना, एक्सटर्नल को भी नहीं रहने देना, लेकिन इंटरनल की वजह से ज्यादातर मीटिंग्स जो है वो प्रैक्टिकली हो जाती है, तो इसलिए इंटरनल मेंबर्स को हर वक्त आपको अपडेट करते रहना है। Powers of College Council. College Council deals with academic issues, infrastructure issues including budget-related issues, recruitment of teachers and non-teaching staff on college funds, and proceedings of the disciplinary action against non-teaching staff. बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो कि आप प्रिंसिपल अकेले डिसाइड नहीं कर पाता, और ख़ास तौर पे मैं तो बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे कि सोलो डिसीजन जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए नुकसान देते हैं। तो इसलिए हमेशा आपकी कोई ना कोई आप कमेटी या प्रिंसिपल जब उसके थ्रू काम करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन भी कम होते हैं, और आप मोस्ट सूटेबल, क्योंकि सिर्फ एक विजन नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल का विजन नहीं होता, उसमें सीनियर प्रोफेसर्स और कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, सब रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने स्टाटा के। तो वो सबको पता होता है कि अगर कोई मसला आ गया है तो किसको ज्यादा जरूरत है। लाइक अगर कोई टीचर्स डेफिशिएंसी आ गई है और मैं कॉलेज काउंसिल के सामने रखूंगी, तो हर स्टार्टा से जो बंदा आया होगा उसको ये अंदाजा होता है कि किसकी जरूरत ज्यादा है, किसके लिए ज्यादा टीचर्स रखने चाहिए। विजिटिंग टीचर्स आमतौर पे हम फंड्स पे रखते हैं, या फिर ये कि जैसे कॉलेज की सफाई के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ में से स्वीपर्स रख लिए या अटेंडेंट रख लिए या कोई इस तरह से। तो जो कमेटी होती है, द कमेटी इज मूविंग अराउंड द कॉलेज ऑल द टाइम, तो कमेटी को फैक्चुअल नीड्स या फैक्ट्स पता होते हैं कि किस जगह पे ज्यादा जरूरत है, इसलिए दे कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड राइट हैंड ऑफ द प्रिंसिपल, और बनते भी हैं। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो प्रिंसिपल को, जो शायद मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जो मेंबर्स हैं वो इंतहाई सिंसियर और फिर इंतहाई और फिर मुझे आके वो कम से कम उनको मैंने ये भी स्पेस दी हुई है कि इफ़ आई एम रॉन्ग इन सम इश्यूज, किसी चीज़ को मैं अगर उस तरह से परसीव नहीं कर रही, दे कैन टॉक टू मी, वो मुझसे आके बात करते हैं और बताते हैं।
अगर आप इतनी स्पेस दे दें या अगर क्योंकि सीनियर मेंबर्स जो हैं उनको वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर कोई काम खराब हो जाता है या डिसीजन खराब हो जाता है तो वो फिर बहुत अच्छी राय देते हैं और वो अच्छे अच्छे चीज़ों की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेसिव चीज़ों की तरफ। दूसरी साइड पे अगर प्रिंसिपल उनकी जो उनकी ओपिनियन है उसको वैल्यू करेगा तो एक साइड से प्रिंसिपल भी सेफ हो जाता है, सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे नहीं आती। समटाइम्स जब आप स्पेशली रिक्रूट कर रहे होते हैं किसी भी, आप चौकीदार से लेकर स्वीपर से लेकर किसी लेक्चरर, विजिटिंग लेक्चरर, टीचर्स, कोई भी चीज आप रिक्रूट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को कर रहे हैं, तो बाहर से अगर कोई प्रेशर आता है या कोई आपको प्रिंसिपल को अप्रोच करता है तो मेरा तो ये जवाब होता है कि जी मैं अपनी कमेटी को रेफर कर देती हूँ, आप उनसे इंटरव्यू का टाइम वो दे देंगे और अगर वो बंदा वो सिलेक्ट करते हैं कि ये कॉलेज की नीड्स को अप्रोप्रिएटली फिल करेगा तो वो रिकमेंड करते हैं तो ठीक है। अब ऑब्वियसली आप हर बंदे को अप्रोच नहीं कर सकते। प्रोफेसर की अपनी जगह है, एसोसिएट प्रोफेसर की अपनी जगह है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी जगह है, पेरेंट्स की अपनी जगह है, लेक्चरर की अपनी जगह है। तो वो जब आप पूरा कोरम उसको डिसाइड करता है ना तो फिर प्रिंसिपल भी सेफ हो जाता है ऑडिटर के सामने एज वेल एज पब्लिक स्टूडेंट्स के आपने जो बंदे रखे हैं विद द कंसेंट ऑफ कॉलेज काउंसिल। नेक्स्ट देखिए पावर्स, एकेडमिक इश्यूज के से रेलिवेंट कुछ पावर्स मैं डिस्कस करूंगी। रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन डिसिप्लिन, क्योंकि कॉलेज काउंसिल के जो इंटरनल मेंबर्स हैं दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉलेज और वो बहुत रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो उनको इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें एकदम से आ जाती हैं जैसे एडमिशन्स हो रहे हैं या कोई फंक्शन आ गया है, खासतौर पे आप ये जैसे सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल तक सीजन है, मुसलसल फंक्शंस आते रहेंगे, तो डिसिप्लिन, उसके साथ साथ क्लासेस मेंटेन करना, उसके साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, तो उसको ये ऑब्जर्व करते हैं टू डिसाइड and deliberate upon students' affairs in order to support college administration. And then to supervise and implement admission policy of the government. सबसे ज़्यादा important ये वाले दिन होते हैं आजकल के जब दोनों आपके फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स भी ओपन है और साथ थोड़े दिनों के बाद आपके पीएस के एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे। तो प्रोस्पेक्टस फॉर्मेशन से लेकर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉर्मेशन तक, बसों में जाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर आप हॉस्टल एकोमोडेशन, सारी चीज़ें आप कॉलेज काउंसिल के थ्रू आप जब करते हैं और उन रूल्स को इन राइटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। और दूसरा ये कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्योंकि आप उसी स्टाटा से लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और दे आर पार्ट ऑफ द कॉलेज, तो उसमें फिर ना तो कोई ऑब्जेक्शन आता है, उसमें सिर्फ आपको ओपिनियन आती हैं, मशवरे आते हैं और इम्प्रूवमेंट की आपको पता है इजाजत तो गुंजाइश हर जगह पे होती है। फायजा कुछ कहना चाह रही हैं जी? फायजा बानो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये मैं मेंबर हूँ अपने कॉलेज में, कॉलेज काउंसिल की। मैं आपसे जी यही कहना चाह रही थी कि आप जिस तरह ये कह रही हैं कि हम सारे ये पावर्स हमारे पास होती हैं, लेकिन हम बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अगर एक बंदा इख्तिलाफ करता भी है किसी बात से, तो अगर मेजॉरिटी उसके हक में हो तो यानी बात वो कर ली जाती है, या जो बंदा कोई पॉइंट ऑफ व्यू का मेजॉरिटी आप देखें 50% कोरम पूरा हो और उस कोरम में मेजॉरिटी अगर उस डिसीजन में वो डिसीजन दे, अगर कोई एक आध बंदा उससे एग्री नहीं भी करता तो वो अप्रूव हो जाता है मेजॉरिटी। ये देखें ऊपर वाली स्लाइड पे ना, मैं आपको बताती हूँ, ये स्लाइड नंबर 6। The council comprises of 17 members and 50% quorum required for a meeting and decision shall be made with majority vote.
लेकिन मैम ये डिपेंड करता है कि जो बंदा एग्री नहीं, वो सीनियर है या पेरेंट है या फिलैंथ्रोपिस्ट जो भी है, या वैल्यू बात की वेटेज यूजुअली वैसे जो 50% होना। मेरी बात सुने, यूजुअली जैसे प्रैक्टिकली और एविडेंस बेस्ड अगर मैं बात करूं, तो जो मैं कॉलेज काउंसिल में जब मैं मशवरा कर रही होती हूँ और मैं उनको कोई मसला बता रही होती हूँ, तो यूजुअली वो एग्रीड होते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि एग्री ना हो। लेकिन अगर कोई एग्री नहीं है और एडिशनली वो कुछ सजेशन देना चाह रहा है और उसके वो सजेशन जो है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन है, तो उसको मान लिया जाता है ठीक ठीक, और उसको ओके, इंक्लूड थैंक भी यू किया मैम। जाता है जी। देन Thank एकेडमिक इश्यूज की पावर है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विद एनालिटिकल अप्रोच। उसमें इसमें आप आगे देखें, जब एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात आती है, तो डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो कि देख रही होती हैं कि लेक्चर कैसे हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो बाहर फिर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर हैं। इसके अलावा जो मंथली सेमिनार्स हैं वो किस तरह, उनकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें यही लोग जो इंटरनल मेंबर्स हैं वो इन पे नज़र रखते हैं। और सीनियर मेंबर्स तो एक एक बात को नोट कर रहे होते हैं और वो उस कॉलेज काउंसिल के फोरम पे वो बताते हैं आपको। तो उसमें फिर ये होता है कि आप उनकी बेसिस पे फिर आप अवार्ड्स और इंसेंटिव्स जो आप कॉलेज टीचर्स को देते हैं, जिनके ना सिर्फ रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स तो खैर तकरीबन सबके अच्छे आ ही जाते हैं। असल चीज़ जो जिसको मैं वैल्यू करती हूँ वो इन्वॉल्वमेंट है। कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ पढ़ाना जो है वो इतना ठीक है, इट्स आर प्रायर ड्यूटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपके बहुत सारी ड्यूटीज लगी होती हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट। कॉलेज देखें, तो हम जैसे लेते हैं, मेरे लिए तो कॉलेज एक दूसरा घर है हमारा। तो सिर्फ एक चीज को आप देख लें, बाकी को इग्नोर कर दें, तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो इग्नोर करके आप चलेंगे। तो आपको बाहर बहुत सारे, द प्रिंसिपल शुड अलाउ ऑल पॉपुलेशन ऑफ द कॉलेज के वो आपको बाहर के मसाइल बताते रहे। अगर आपको नहीं बताते तो कॉलेज काउंसिल के मेंबर से डिस्कस करते रहे, अगर उनको नहीं बता सकते तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या पेरेंट्स से डिस्कस करते रहे। तो उसी से फिर ये जो अवार्ड और इंसेंटिव है, ये आप किसी एक खास मौके पे, जैसे कि आपने कोई फंक्शन किया, अभी कॉन्वोकेशन हमने किया, उसमें कुछ टीचर्स को दिया, आगे हम कॉन्वोकेशन करने जा रहे हैं, उसमें भी हम टीचर्स को दे रहे हैं। टीचर्स सारे बहुत अच्छे बहुत हैं, लेकिन ये कि जितना जितना कोई ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उतना वो इंसेंटिव्स और अवार्ड का हकदार होगा। तो अगर कॉलेज काउंसिल डिसाइड करे या एक कमेटी डिसाइड करे तो उसमें फिर एतराज़ात कम होते हैं। टू कीप लाइजन विद द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एट लार्ज फॉर फैसिलिटेटिंग students concerning their academic and social responsibilities and arrange financial assistance for the students through public and private funds। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं, मेरा जैसे कॉलेज है, मेरा कॉलेज बिल्कुल ऐसे स्टार्टअप को, सोसाइटी के ऐसे स्टूडेंट्स को डील करता है जो कि बहुत बहुत मुश्किल से अपनी फीस, अपनी चीज़ों पूरी कर रहे होते हैं। तो जो टीचर्स की आप कमेटी बना देते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आके एक ज़कात कमेटी यहाँ पे कायम की, उसके बाद फिर कॉन्टीजेंट फंड्स होते हैं, रेड क्रॉस फंड होता है, आप उसके हेड्स बना रहे होते हैं। लेकिन कॉलेज काउंसिल की कॉन्सेंट से आप इन स्टूडेंट्स का डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितने परसेंट उनको फीस के लिए देने हैं, कितने परसेंट आप उसकी उनकी वैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं और कितने परसेंट आप रिवार्ड देते हैं। इसी तरह जैसे कॉलेज के टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको रिवार्ड या इंसेंटिव देते हैं। हमने यहाँ पे ये किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी आगे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कंपटीशंस में विन करके आ रहे हैं, उनको कॉलेज की तरफ से भी हम सपोर्ट करते हैं और इमीडिएटली उनको इंसेंटिव, एक सबसे बड़ी एक छोटी सी उनकी तारीफ कर देना, या जो कॉलेज का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है उसमें अगर मैं एक प्रेजिंग वर्ड डाल देती हूँ तो वो उनके मोरल को बूस्ट कर देता है। स्टूडेंट जब आते हैं विन करके, उनके साथ खड़ी होकर पिक्चर बनवाती हूँ, उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनका मोरल काफ़ी
होता है और वो आगे इंसेंटिव उनको मिलता है कि हाँ हमने आगे भी करना है, ये हमें इंसेंटिव दिया जा रहा है और पॉजिटिव फीडबैक दी जा रही है, तो वो बड़े जोश के साथ, टीचर्स भी बड़े जोश के साथ फिर पार्टिसिपेट करते हैं। और वो भी स्टूडेंट्स जो नीड बेस्ड, अब इसमें पहले तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है जो गरीब हैं उनको हम जैसे ज़कात फंड है उसमें से भी दें, कॉन्टीजेंट फंड है उससे भी। फिर उसमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो कि डिफाइंड नहीं होते, वो बाद में कॉलेज काउंसिल या वैसे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो आके उसको बताते हैं। जैसे कि हमें एक्सपीरियंस ये हुआ कि जैसे हम कंटीजेंट फंड से दे रहे हैं या रेड क्रेसेंट फंड से अगर हेल्प दे रहे हैं बच्चों को फीस में, तो समटाइम्स बच्चे जो है इंस्टीट्यूशन छोड़ जाते हैं, यहाँ भी एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन में भी सिक्योर कर लेते हैं। फिर उसके लिए हमने ये किया कि लेट द स्टूडेंट बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज, और उसके 2 महीने के बाद हम उसको रिफंड करेंगे। अगर वो पार्ट बन जाता है, यहाँ पे आ जाता है, उसकी 2 महीने की अटेंडेंस देख के, ये भी मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने ही गाइड किया। उसके बाद फिर एक और इशू ये आया कि स्टूडेंट्स घरों से भी फीस ले आती थी, यहाँ से हमसे हेल्प ले लेती थी और अपनी फीस जो है वो अपने पैसे यूज कर लेती थी। तो बेसिकली मकसद तो ये है कि आप पेरेंट्स को सपोर्ट करें, पेरेंट्स का बर्डन खत्म करें, ना कि ये कि वो घरों से भी ले आएं और आप यहाँ से भी मदद ले लें। तो फिर हमने ये किया कि हम मदर्स को बुलाएं या फादर्स को बुलाएं, जो भी हमने उनकी हेल्प करनी है वो मदर्स या फादर आके कलेक्ट करें, ताकि उनको पता हो कि हमारे बच्चों को फीस स्पॉन्सर की जा रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलती रही है उनकी तरफ से। आगे लाइजन एंड देन पावर नंबर 6 है टू अरेंज एंड कंडक्ट कॉलेज इंस्पेक्शन in prescribed manner in accordance with the government policy and prescribed rules and regulation। कॉलेज इंस्पेक्शन हर वक्त आप प्रिंसिपल जो है वो हर चीज जगह या हर चीज खुद से नहीं कर सकेगी, ना ही वाइस प्रिंसिपल कर सकती है। तो कॉलेज काउंसिल के इंटरनल मेंबर्स जो कि बहुत एक्टिव होते हैं, क्लासेस भी ले रहे होते हैं, वो स्टाफ रूम में भी बैठ रहे होते हैं, वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, तो वो पॉलिसीज को देख रहे होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन एक्चुअल क्या होती हैं, जैसे आजकल डेंगी एसओपीज, डेंगी काफी बना हुआ है इशू, तो वो देखेंगे जी कहाँ पे, जहाँ पे मुझे नहीं भी पता चलता वो फौरन इंडिकेट करेंगे किसी जगह पे पानी खड़ा है, कोई माली काम नहीं कर रहा, कोई स्वीपर काम नहीं कर रहा, या ये कि जैसे कोरोना के एसओपीज हैं, तो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़, आजकल फीस कलेक्शन हो रही है, भीड़ है, लाइनें लगी हुई हैं, तो अगर कोरोना एसओपीज या डेंगी एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे तो फौरन मुझे रिपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस फोरम, वो भी एकदम से वो समझते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डील ऑल दीज इश्यूज। कभी कभी वो खुद भी इन सारे इश्यूज को खुद ही इंटरनली अपने तौर पर भी डील कर लेते हैं और मुझे आके बता देते हैं कि हमने इसको इशू बना था और हमने इसको डील कर लिया। नेक्स्ट देखिए एकेडमिक इश्यूज में, टू डेलीगेट एनी ऑफ द पावर्स टू एन अथॉरिटी और ऑफिसर ऑफ अ कमेटी और सब कमेटी। कमेटियां जैसे डिफरेंट कमेटीज बनती हैं, उनको कन्वे करना और उनकी सब कमेटीज बनाना। सबसे बड़ी कमेटी कॉलेज की क्लीनिनेस कमेटी और डेंगी कमेटी, उसके बाद फंक्शन कमेटी, उसके बाद डिसिप्लिन कमेटी। तो इन सारी कमेटियों को कन्वे करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी पावर्स को कन्वे करना कि वो कैसे उनको यूज करें, बी विजिलेंट, उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड, ये सारी चीजें इंटरनल मेंबर्स बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं, और अगर कोई एक मेंबर नहीं देख पाता तो दूसरा जरूर देखता है या फिर बता देते हैं। टू प्रमोट को करिकुलर एक्टिविटीज एस्टेब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्लब एंड सोसाइटीज इन द कॉलेजेस, debating societies, declamation society, biological environmental scenes, science society, engineering society, technical society, computer society, college magazine society, dramatics wings and sports club। को करिकुलर एक्टिविटीज किसी भी इदारे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स को हेल्दी एक्टिविटीज, हेल्दी एक्साइटमेंट और हेल्दी कंपटीशंस की तरफ लेकर जाती हैं।
को करिकुलर एक्टिविटीज एक खास सीजन जैसे सितंबर, वैसे तो पूरा साल ही ये रहते हैं, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स, अप्रैल रमजान से पहले पहले कोशिश करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज हो जाएं। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी कॉलेज काउंसिल इंटरेस्ट ले या बाकी कमेटीज इंटरेस्ट लें, तो ये उनकी मदद से ये बहुत अच्छी उर्दू डिबेटिंग सोसाइटी, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी और डिक्लेमेशन सोसाइटीज हमने बनाई हैं, जिसमें इंग्लिश डिक्लेमेशन सोसाइटी स्टेज पे आके परफॉर्म भी करती है, अपने ड्रामास भी करती है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब है पूरा, और हमारे जो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने लाहौर बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस विन की हैं। तो इन सब को अगर आप सिर्फ एक प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल इनको फॉर्मुलेट नहीं कर सकता, या अगर वो इन्हीं चीज़ों पे लगा रहेगा तो वो बाकी काम नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये मेंबर संभाल लेते हैं, और ये बड़े अच्छे तरीके से ये डिबेटिंग सोसाइटी खास तौर पे हमारे कॉलेज ने बहुत सारे अवार्ड्स विन किए डिबेटिंग सोसाइटी के लिए, सिंगिंग के लिए, स्पीच कंपटीशन, डिक्लेमेशन में, आर्ट एंड ड्राइंग में, उसके बाद स्पोर्ट्स में लाहौर बोर्ड वाले या जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है ये कंपटीशंस कराती है। तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट चलता रहता है, इधर से एकेडमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, साथ को करिकुलर चल रही हैं, तो वो बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें वो उनका मोरल भी हाई हो जाता है, उनको आप कॉलेज की तरफ से इंसेंटिव भी देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर प्रिंसिपल कॉलेज काउंसिल अगर सजेस्ट करे, जैसे मेरी कॉलेज काउंसिल ने एक सजेशन दी थी कि जब मैं आई थी 2019 में, तो सीएम स्पीच डिबेट एंड ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए थे, और हमने होस्ट किया था प्रोविंशियल लेवल पे। अब उसमें ये था कि इन राइटिंग तो लिखा हुआ था कि आप मॉनेटरी जो अवार्ड्स हैं वो प्रिंसिपल देंगी, लेकिन मैंने जब पता किया तो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे किसी भी प्रिंसिपल ने वो एग्जीक्यूट नहीं किया, किसी ने इनाम नहीं दिया। तो फिर मेरे जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उन्होंने मुझे मशवरा दिया और कहा कि मैडम ये बहुत बड़ी बात है कि अगर प्रोविंशियल लेवल पे बच्चे विन करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको ज़रूर आप मॉनेटरी अवार्ड दें। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो उस पर लिखे हुए थे, सीएम स्पीच डिबेट और ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो जो अवार्ड बनता था, हमने एक छोटी सी सेरेमनी कराई। वो कहने को छोटी सी, लेकिन जब हम शुरू करने लगे तो वो इतनी कामयाब हुई और इतनी बड़ी हुई कि फॉर जो हमारे मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन है राजा यासिर हमायूं, वो खुद आ गए और उन्होंने वो फाइन फंड से हमने अरेंज किए सारे पैसे, और उन बच्चियों को हमने मॉनेटरी अवार्ड्स दिए। तो वो बच्चियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हुई, बड़ी खुश हुई, उनका मोरल इतना हाई हुआ कि वो अभी तक तो सारी आगे स्पीच डिबेटिंग और सारी सोसाइटीज़ में आगे आगे होके वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आगे देखिए, एकेडमिक्स के अलावा सम आई विल डिस्कस पावर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट रिलेटेड इश्यूज। बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिल्डिंग के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि अकेले डिसाइड करना, मेरा ख्याल है उसमें सोलो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और बजट के इश्यूज हैं उसमें जब आप सोलो डिसीजन प्रिंसिपल ले लेते हैं तो सारी जिम्मेदारी ऑडिट की भी और वो प्रिंसिपल पे आ जाती है। लेकिन जब आप डिसीजन करते हैं थ्रू कॉलेज काउंसिल तो उस पे ऑब्जेक्शंस कम होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट रिलेटेड इश्यूज में टू होल्ड, कंट्रोल, यूज एंड एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ द कॉलेज अदर देन द फंड्स टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट ट्रेजरी में डालने पड़ते हैं, उनके अलावा बाकी फंड्स जो कॉलेज से हम स्टूडेंट्स की तरफ से लेते हैं उनके यूजेज के लिए पावर्स हैं। और आपको सबको पता है कि प्रिंसिपल की पावर्स कितने तक है, वो कितने तक खुद से डिसाइड करके खर्च कर सकती है। उसके बाद फिर कॉलेज काउंसिल की परमिशन से अगर आपने थोड़ा सा भी काम करवाना है तो आपको कॉलेज काउंसिल की परमिशन आपने लिख के सबको बुलवाना है। अगर आप कॉलेज काउंसिल की परमिशन ले लेते हैं तो वो मसला हाईलाइट भी हो जाता है, उसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी ज़रा थोड़ा सीरियस लेते हैं और हाई अप्स भी सीरियस लेते हैं। द कॉलेज काउंसिल शैल नॉट ऑथराइज टू अलाइनेट कॉलेज प्रॉपर्टी। सारी कॉलेज प्रॉपर्टी को लेके चलना है, किसी एक हिस्से को आपने छोड़ नहीं देना।
कूपर रोड कॉलेज जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है. इट वाज बिल्ट इन 1939 एंड सम बिल्डिंग्स वर बिल्ट इन 1956. तो बहुत सारी बिल्डिंग्स वर इन वर्न आउट कंडीशंस एंड अभी भी हैं कुछ बिल्डिंग्स जिनको हम रेनोवेट नहीं करवा पाए. लेकिन आगे मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें कॉलेज काउंसिल के डिसीजन से मैंने इनको रेनोवेट भी कराया और अभी तक भी करवा रही हूँ. आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जो जो जिस प्रोसीजर में आता जाता है, यानी कि जो मेरी पावर्स हैं अप टू 75,000 रुपीज मैं खर्च कर सकती हूँ. कोटेशन से जितना मैं खर्च कर सकती हूँ उसके लिए कोटेशंस कॉल कर दी जाती हैं. जो टेंडर के काम है वो टेंडर के थ्रू हो जाते हैं. तो कॉलेज काउंसिल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. To utilize the fund allocated for the repair and maintenance of the college building prudently and effectively, while assisting the principal in implementing development plans in college through public and private funding. ये भी उसी से रेलिवेंट है. रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत सारे काम हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कर देते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट कर देते हैं. बहुत सारे हमें खुद भी करने पड़ते हैं. खासतौर पे जो बड़े कॉलेजेस होते हैं उनके बहुत सारे काम वो नहीं कर पाते. बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास इतना बजट नहीं होता या इतनी फंडिंग नहीं होती, या उनकी प्रायोरिटी छोटे कॉलेजेस थोड़ा काम होता है वो जल्दी शायद करवा देते हैं. मैंने भी बहुत सारे काम उनसे करवाए हैं. खासतौर पे अपने जो पहला साल था उसमें तो सारे काम भी मैंने उनके थ्रू कराए. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने खुद भी, क्योंकि वो काफ़ी स्लो प्रोसेस था. दूसरा ये कि उसमें भी कुछ थोड़े से इश्यूज ये आते थे कि हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता था. काम की क्वालिटी या काम की जो जिस तरह से हम चाह रहे होते थे उस तरह से नहीं हो पाता. तो या फिर ये कि काम आधा छोड़ के वो चले जाते हैं. ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को कंट्रोल करना ना उनके बस में होता है ना प्रिंसिपल. लेकिन जब आप अपनी मर्जी से काम कराते हैं तो आप उसको खत्म भी करवाते हैं. वो खिलाड़ी भी नहीं ज्यादा डलते और आप उसको जल्दी ज्यादा तेजी से आप करवा सकते हैं. तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कॉलेज काउंसिल की परमिशन से कितने ज्यादा काम करवाए, बसों को रेनोवेट करवाया. छोटे छोटे कामों से लेके बड़े बड़े कामों तक आप जब मशवरा कर लेते हैं ना तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं. यू कैन एक्सप्लेन. अगर कोई उसमें लूप होल्स आ जाते हैं या अगर कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी आ जाते हैं, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन. To reappropriate multi-purpose funds received from the students among themselves, but not the funds provided for the maintenance of college building. ये बहुत important है. जहाँ पे कुछ जनरल फंड या कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे बहुत डेली बेसिस पे आपके खर्चे हो रहे होते हैं, वहाँ पे बजट कम हो जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं. तो रीअप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को शायद सबको पता हो, या जो लोग आप में से कॉलेज काउंसिल में इन्वॉल्व हैं उनको तो बहुत ही इसका आइडिया होगा, क्योंकि रीअप्रोप्रिएशन आए दिन हम करवाते रहते हैं. इसकी पावर्स डायरेक्टरेट के पास 5 लाख तक हैं, डीपीआई के पास उससे ज्यादा हैं, फिर आगे उससे भी ज्यादा अगर हो तो सेक्रेटरी साहब को आगे रेफर करना पड़ता है. लेकिन मैं अभी तक जो रीअप्रोप्रिएट के केसेस हैं वो मैं थ्रू कॉलेज काउंसिल मैंने डायरेक्टरेट से ही करवाती रही हूँ. ज्यादातर पैसे खर्च होते हैं जनरल फंड से या बस फंड से. अगर बसें चल रही हैं तो आपको पता है ये आजकल डीजल और इसका काफी, तो उसमें काफी पैसे खर्च हो जाते हैं. और ये रीअप्रोप्रिएशन का पूरा प्रोसीजर या पूरा उसका जो अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से एक जिस फंड में पैसे ज्यादा है उससे आप रीअप्रोप्रिएट कर लेते हैं उस फंड में जहाँ पे पैसे कम है. उसके लिए आपने जस्ट एक एजेंडा बनाना है और आपने उसकी लॉजिक देनी है. आपने एजेंडा बनाना है, कॉलेज काउंसिल मीटिंग बुलानी है, कॉलेज काउंसिल मीटिंग के आगे वो एजेंडा रखना है और आपने एविडेंस रखने हैं. आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दोनों अकाउंट्स की रखनी है, जिसमें रीअप्रोप्रिएशन हो रही है और जिससे की जा रही है. उसके एक्सपेंडिचर्स की स्टेटमेंट भी डालनी है, इसके दूसरे अकाउंट की एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी डालनी है. उसके बाद डिसीजन जब हो जाता है तो आपने एक लेटर लिखना है डायरेक्टर को कि ये एजेंडा था, कॉलेज काउंसिल की टीम ने इसको अप्रूव कर दी है, आप रीअप्रोप्रिएशन कर दें. और आप दिस इज अ पार्ट ऑफ रीअप्रोप्रिएशन. अगर आपने करवानी है तो कॉलेज काउंसिल की मंजूरी के बगैर रीअप्रोप्रिएशन ना डायरेक्टर करेंगे, डायरेक्टर साहब करेंगे, ना डीपीआई साहब करेंगे, ना ही सेक्रेटरी करेंगे.
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो डे टू डे खर्चे होते हैं इसमें इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं कि जनरल फंड, बस फंड या बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ जाती है। लैब्स, लाइब्रेरी सिक्योरिटी से हमारे वो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की ग्रांट तो बाद में आती है, बिल तो हम नहीं रोक सकते, तो वो बिल हम पे करते रहते हैं। जब ग्रांट आती है तो वो फिर कंपनसेट हो जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैसले कॉलेज काउंसिल से करवा के तो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट रिलेटेड इश्यूज हैं। टू असिस्ट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूटिलाइजिंग नॉन सैलरी बजट, वही है नॉन सैलरी बजट जो सीसी ग्रांट की बात हो रही है। एक तो बजट होता है स्टूडेंट जो फंड्स हैं, यहाँ पे सीसी ग्रांट की बात हो रही है। सीसी ग्रांट जो है वो लमसम आती है और वो कैलकुलेटेड आती है, इसलिए ज्यादातर उस पर इतनी बहस नहीं होती। उसमें सिर्फ होता है कि जी कोई कितनी क्वांटिटी में किसी चीज की जरूरत है, वो कितनी मंगवाई जाए, यानी ना बहुत जितनी जरूरत है उसी जरूरत की बेस पे ही वो मंगवाई जाती है, ज्यादा नहीं मंगवाई जाती। और फिर मंगवाई जाए तो उसके फिर आगे से कमेटियों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है। जी जी, कोई यहाँ पे कोई इंटरेक्ट होना चाहता है? हेलो जी, मौसमा बतूल। यस मैम, ये सीसी स्टैंड्स फॉर सीसी ग्रांट। सीसी ग्रांट मीन जो कॉलेज कंटीजेंसी ग्रांट जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ओके मैम। देखें, दो फंड्स है ना। एक फंड्स होते हैं आपको स्टूडेंट की फीस से आपको जनरेट होते हैं, दूसरा आपको गवर्नमेंट दे रही होती है, जिसमें आपकी टीचर्स की सैलरीज, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरीज होती हैं, प्लस आपके लिए कुछ अलाउंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यूटिलिटीज, ये सारी चीजें वो कवर करते हैं, कुछ फर्नीचर कवर करते हैं। तो ये कुछ ग्रांट हमें कॉलेज की उसकी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसको सीसी ग्रांट कहते हैं। जी सईदा बानो, आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटा? यस मैडम। मैम मैं भी कॉलेज काउंसिल में भी हूँ और बस इंचार्ज भी हूँ कॉलेज की। तो हमारा जो ड्राइवर है वो डेली वेजर रखा हुआ है, उसको हम 15,000 पे देते हैं। लेकिन अब वो कहता है कि इतना तो मेरा पेट्रोल लग जाता है आने जाने में, गांव से आता है और मेरी प्रिंसिपल साहबा से मैंने बात की तो वो कहती हैं कि ऐसे तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है बढ़ाने की। 15,000 से कहाँ तक कॉलेज काउंसिल जो है वो हमें कहाँ तक उसकी पे बढ़ा सकते हैं, हम कितनी कर सकते हैं कॉलेज काउंसिल के डिसीजन के थ्रू? इसका जो बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि मिनिमम जो आप मजदूर की जो सैलरी है वो आप दें। उन्होंने कोई एक खास रखी हुई है अमाउंट, जो कि 15,000 तो हरगिज नहीं है, वो मेरे ख्याल से 25,000 है या उस तरह। ये तो है, बजट में भी अनाउंस हुआ था। हाँ, 25,000। अच्छा, कॉलेज के जो बस के ड्राइवर्स हैं ना, वो बड़ा केयरफुली मैं देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव काम है। तो गर्मी सर्दी, सुबह 6 बजे उन्होंने निकलना है और शाम तकरीबन 4-5 बजे तक वापस आना है। और वो इतना इम्पोर्टेंट काम है कि वो छुट्टियों में छुट्टी कर सकते हैं, उसके अलावा उनको हम छुट्टी नहीं देते। हम एक्स्ट्रा ड्राइवर नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी 2 बसेस हैं तो मेरे पास 2 ही ड्राइवर हैं, तो मैं तो उनको अच्छी सैलरी देती हूँ। इस वक्त अगर मैं उनको दे रही हूँ विद द परमिशन ऑफ कॉलेज काउंसिल और डिसीजन ऑफ कॉलेज काउंसिल, तो मैं 26 दे रही हूँ, ताकि वो एक कंसंट्रेशन के साथ इसी काम को करें। कोई उनको ये मसला ना हो कि जी सैलरी कम है, इतनी कम है कि वो आने जाने का बस खर्चा ही पूरा हो गया। तो आप देखें कि फिर वो कैसे अपनी ड्यूटी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में 6 बजे उठना और 6 बजे उठ के गाड़ी को लेके जाना, आप खुद सोचें कि कितना बड़ा काम है। और रोजाना जाना, अगर बारिश हो रही है, अगर ओले पड़ रहे हैं, अगर धूप निकली हुई है, गर्मी शदीद गर्मी है, उनको छुट्टी नहीं होती। तो इसलिए उनको मैं तो अच्छी पे दे रही हूँ, और लाइसेंस्ड ड्राइवर रखने चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस लाइसेंस। डॉक्टर सदमा है, अस्सलाम जी वालेकुम। जी बताइए मैम, 26,000 में भी अगर एक आदमी विलेज से आता है और अपनी ड्यूटी पे 6 बजे सुबह पहुंचता है, तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में एक ड्राइवर जो पक्का हो चुका हुआ था, आई मीन उसकी वो
टेन्योर पूरा होने के बाद वो 50,000 से अबव ले रहा था, तकरीबन 60 या 70,000 ले रहा था, पुराना ड्राइवर था। तो उसका वैसे ही वॉज यंग, तो उसकी डेथ हो गई। तो उसको फिर कॉलेज की काउंसिल ने मिल के उसकी फैमिली के लिए ख़रीद कर बाकायदा उनके लिए उनके नाम सर्टिफिकेट्स, और उनको बच्चों को वो पैसे मिलते रहे, और माशाल्लाह उसके बच्चे पढ़ गए हैं, 3 बच्चे। तो जी, ये अगर इन हालात में अगर हम 26,000 की भी बात करें मैम, तो ये भी कम है। आई एम सॉरी, आप ठीक कह रही हैं, 26,000 भी कम है, लेकिन कॉलेज के जो फंड्स है हम मिनिमम तो देना जितना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। जी जी ठीक है, नंबर एक। दूसरा उसका एक सोल्यूशन मुझसे सुन लें, उसके बाद मैं आपसे इंटरेक्टिव होती हूँ। एक सोल्यूशन मैंने ये भी किया हुआ है कि एक ड्राइवर जो दूर से आता है ना, उसको मैंने कॉलेज में ही अकोमोडेशन दी हुई है। वो शाम को चौकीदार का काम करता है, वहां ही रहता है, और यहाँ से ही कॉलेज निकाल के बस ले जाता है। जो दूसरा ड्राइवर है वो जरा मतलब करीब से आता है, या वो अपनी कन्विंस पे आता है, उसको इतना महंगा नहीं पड़ता। तो उसका सोल्यूशन ये है कि मैंने तो ये किया है कि जो बहुत दूर से था उसको अंदर रख दिया, उसको चौकीदार का काम दे दिया। तो चौकीदार के उसमें भी, क्योंकि रात को फिर हमें पता है कि ये बंदा थोड़ा चौकीदारी कर रहा है, अगर कोई काम है तो हम इसको भी कह सकते हैं, और जिम्मेदार भी है। तो फिर ये कि उनका साथ, उनको थोड़ा सा जैसे बसें सर्विस कराने का काम आप स्टेशन की बजाय इनको दे दें, वो अच्छी तरह से खुद सर्विस कर लेते हैं, उनको वो थोड़े बहुत पैसे उनके बन जाते हैं। तो इस तरह से उनकी ना थोड़ी और कंपनसेशन करें, क्योंकि ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, कोई और बात करना चाह रहा है बेटा? यही पूछना था मैंने, एक और बात। समर वेकेशन मैं तो जी समर वेकेशन की जरूर सैलरी दें, क्योंकि अगर आप समर वेकेशन की सैलरी नहीं देंगे तो वो लोग किसी और तरफ निकल जाएंगे। और जी, हमारे जो सुप्रिटेंडेंट है वो बनाते ही नहीं है उनकी पे, कहते हैं कि हमें अलाउड ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब भी कहती है कि कोई फंड ही नहीं है समर वेकेशन में। देखें, अगर आप कॉलेज काउंसिल की परमिशन लेके उसको किसी भी फंड में एडजस्ट कर देंगे ना, तो कोई भी नहीं एतराज करेगा, कोई भी बंदा एतराज नहीं करेगा। क्योंकि देखें, जब आप, एक जनरल सी बात है, जब बच्चे वैन्स में आते हैं तो वो समर वेकेशन का किराया लेते हैं या नहीं लेते, बताएं? हाँ जी, वो तो लेते हैं, लेकिन कॉलेज में ये कहा जाता है कि फंड ही नहीं है ऐसा जिससे हम और कॉलेज में हम समर वेकेशन क्या निकाल के लोगों से फीस लेते हैं? बच्चों से नहीं निकालते हैं ना, हम फीस तो पूरी लेते हैं। जी, तो फिर हम उनको क्यों कहें कि जी हमने समर में, और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह होती है बेचारों की, 12-15, ये चौकीदार, ये स्वीपर्स, और ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप देखें 2 दिन स्वीपर ना आए तो कॉलेज का क्या हाल होगा। मैम बल्कि ये जो ऑनरेरी जॉब करते हैं वो ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, परमानेंट। वो ज्यादा ब्यूटीफुल हो या ना हो, उनको बनाना पड़ता है। अगर नहीं है, जो डेली वेजेस पे होते हैं वो तो खैर बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और वो टाइम की भी पाबंदी करते हैं, सफाई भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ड्राइवर मेरे पास इसी तरह से हम रिक्रूट करते हैं 9 डेज के लिए, उनको आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। लेकिन मैं तो समर की सैलरी जरूर देती हूँ, ताकि अगर ये मेरा एतमाद का ड्राइवर अगर समर वेकेशन की उसको सैलरी ना दी और वो किसी और जगह चला जाता है, तो फिर आप सारे उस प्रोसेस से गुजरेंगे। यानी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, फिर आप इंटरव्यू करेंगे, फिर आप नए, और दूसरा बीएस कॉलेजेस में समर वेकेशन कोई इतनी ज्यादा होती भी नहीं है। जी, बीएस था लेकिन बस नहीं चली थी, स्टूडेंट्स कम थे। अच्छा, हमारे क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होते हैं इसलिए जून के एंड तक बस चलती है। जुलाई में भी सेमेस्टर्स एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी चल रही होती है। अगस्त के थोड़े दिन बस नहीं चली, एक मेरा ख्याल है कुछ फर्स्ट वीक चली है, और उसके बाद नहीं चली, और अब सितंबर से दोबारा। जी समीरा। जी मैम, मैंने पूछना था कि मैम ये जनरल फंड जो है उसके अंदर क्या क्या कॉलेजेस के कहाँ से जनरेट होते हैं खुद, और अपनी उस पे अपनी वसात के तौर पे कि कहाँ से ये कर लेते हैं हम कॉलेज के फंड्स, जिस तरह स्टूडेंट लेट फीस या इस टाइप की ये वाली सब चीजें होती हैं उसमें? ये तो आपके देखें, फंड्स का तो आपका लेक्चर होगा और उसमें आपको बकायदा सारे फंड्स का बताया जाएगा। जो हम बच्चों से फीस लेते हैं उसमें एक एडमिशन फीस या कोई ऐसी फीस जो हम कुछ बोर्ड यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, कुछ हम गवर्नमेंट ट्रेजरी में करवा देते हैं, और कुछ डिफरेंट फंड्स में जाती है।
तो वो डिफरेंट कॉलेज के फंड्स होते हैं, जैसे जनरल फंड है, बस फंड है, कंप्यूटर फंड है, फिर स्पोर्ट्स फंड है, फिर साइंस पैकेज फंड। मैं बड़ी डिटेल से इस पर बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं मैं करूंगी। आई वांट टू स्टिक टू माय टॉपिक। अगर मैं उस पर बात करना शुरू कर दिया तो फिर ये रह जाएगा। लेकिन वो क्योंकि वो जनरेट होते हैं, और फंड्स और बजट ये कॉलेज काउंसिल को इन्वॉल्व करके जब हम फंड खर्च करते हैं, तनख्वाहें देते हैं, तनख्वाहें बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं, सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, वो छोटे छोटे मसलों से लेके आप यकीन करें बड़े बड़े मसले जब कॉलेज काउंसिल साइन कर देती है, मेजोरिटी उनको डिसाइड कर लेती है, प्रिंसिपल के लिए सुकून आ जाता है। प्रिंसिपल को अगर बाहर से, जैसे अभी चंद दिन पहले मुझे बाहर से एक बंदे ने, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदे ने मुझे कहा कि जी एक बंदा है, इसको रखना है। मैंने कहा जी आप ले आए, मेरी स्पोर्ट्स कमेटी डिसाइड करेगी और कॉलेज काउंसिल डिसाइड करेगी, उनको इंटरव्यू के लिए बुला लें, वो जो डिसाइड करेंगे मैं, अगर जब आप कहें ना कि अच्छा मैं और ना लूं, मैं कर लूंगी, तो आप तो फिर कोई हद ही नहीं रह जाती ना कि बाहर लोग आपको कितना तंग करें, कितना प्रेशराइज करें। और इस पे जो कमेटी है वो अपने लिए नहीं डिसाइड करेगी, वो बेस्ट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द स्टूडेंट्स और मोस्ट सूटेबल थिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन, वो कमेटी इस तरह से डिसाइड करती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ तो मेरी कमेटी बहुत अच्छे तरीके से चलती है और बहुत अच्छा मशवरा देती है। अब वो बंदा आया, वो स्पोर्ट्स कमेटी के आगे एज अ कोच उसने जाना था, स्पोर्ट्स कमेटी ने उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं सेफ होगी, मैंने कहा जी आपका बंदा क्वालिफाई नहीं कर सका इंटरव्यू, या स्पोर्ट्स कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं अपने प्रेस्टिजियस प्रोफेसर्स को कहूंगी कि जी आप गलत हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। या मैं अपने प्रोफेसर्स को कहूंगी कि जी आपने नहीं देखना, आपने अंधाधुंध ये चीजें करते जाना है, तो वो ऐसे होता भी नहीं है। और प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल जो हैं वो प्रोफेसर्स की फीडबैक को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और देनी भी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स आर पार्ट ऑफ कॉलेज। अगर आप उनकी फीडबैक लेंगे, और एक स्पोर्ट्स, जैसे वो बंदा आया था बाहर से स्पोर्ट्स के लिए, कोचिंग के लिए, तो अगर स्पोर्ट्स वाले ही उसको रखना नहीं चाहेंगे तो मैं क्यों रखूंगी उसको, या मैं उसको खड़ा करूंगी अगर स्पोर्ट्स वाले कहेंगे कि मैडम हमारे तो किसी काम का नहीं है ये बंदा। इसलिए आप बहुत सेफ हो जाते हैं। बाहर आप लोगों को भी आप कह देते हैं कि जी आप, जाहिर है आप मेरिट पे काम कर रहे हैं, आप कमेटी को करें, और बाहर लोग भी फिर मुतमईन हो जाते हैं कि ठीक है, अगर कमेटी ने रिजेक्ट कर दी है तो फिर तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और कमेटी जो है वो वाला, क्योंकि उसमें डिफरेंट लोग हैं ना, देखें अगर प्रोफेसर जो है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हमारे कॉलेज में अगर उर्दू डिपार्टमेंट का है, तो सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर शी इज फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो किसी और डिपार्टमेंट से हैं, लेक्चरर किसी और डिपार्टमेंट से हैं। तो वो ये नहीं हो सकता कि वो आपस में ग्रुप बना हुआ है और वो आपस में ही कोई चीज जो है वो डिसाइड करके कहेंगे कि हाँ आप ये करवाते हैं। वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वो एक दूसरे को बताते हैं, बल्कि जी अगर ये हो गया तो कॉलेज को ये मसला होगा, और अगर ये हो गया तो फिर एक खुदा का शुक्र है कि हम एक अच्छा डिसीजन कर लेते हैं। जी फाइसा या फाइज कौसर, हाथ खड़ा किया आपने बेटा। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो हमारी कॉलेज काउंसिल है, ये लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी भी डिसाइड कर सकती है? बिल्कुल, सारे सैलरी मैटर्स जो हैं ये कॉलेज काउंसिल ही जो देखिए ना आप, जब मैं आपको बता रही हूँ कि फर्निश डिटेल्स फॉर द फंड्स रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, उसके लिए भी। और अगले जो पावर्स आएंगी उसमें आप देखेंगे कि वो रिक्रूट करना, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट करना भी थ्रू कॉलेज काउंसिल, और उनकी सैलरी डिसाइड करना थ्रू कॉलेज काउंसिल। ये उनकी ऑल पावर्स हैं कि वो इसको डिसाइड भी कर सकती हैं और उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकती हैं। लेकिन उसमें आप कॉलेज के फंड्स भी देखें कि कितने हैं। जाहिर है आप बहुत ज्यादा जब आप सैलरी देनी शुरू कर देते हैं तो कॉलेज के फंड खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो सारी चीजें जो है ना वो आपको देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ इन लोगों को
हाँ, ये एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको हम दोबारा रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों को ना फिर समर वेकेशन में, जैसे टीचर्स हैं विजिटिंग पे, उनको फिर मैं समर वेकेशन में नहीं देती सैलरी। लेकिन ड्राइवर्स को या स्वीपर ने तो रोज़ आना है, समर वेकेशन में भी आना है, तो उनको हम देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को फिर टू सेव कॉलेज फंड्स फिर हम कुछ ऐसे उनको ना हम कर देते हैं कि जी समर वेकेशन की हम सैलरी नहीं देंगे, फिर आगे अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो जितने दिन, क्योंकि वो डेली वेजर्स हैं, वो जितने दिन आएंगे हम उनको सैलरी देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी मैडम, अभी जी लैब अटेंडेंट की बात हुई थी। जी जी। अगर हम लैब अटेंडेंट को थ्रू कॉलेज काउंसिल पेमेंट करते हैं तो क्या लैब अटेंडेंट को रखने के लिए हमें किसी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? वैसे तो बाय रूल्स एडवर्टीजमेंट आपने किसी भी कैटेगरी में अगर रिक्रूटमेंट करनी है तो आपको जो आपके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इश्तिहार देना जरूरी है। न्यूज़पेपर में देना जरूरी है, या आप एटलीस्ट पेपरा की या कॉलेज की वेबसाइट पे जरूर उसको अपलोड करें। लेकिन जब आप इश्तिहार देते हैं तो उसके साथ बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं। उसको भी देखें कि ये जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, इस सेंस में आप कह लें कि बहुत थोड़ी सी डेली वेजेस पे जब बंदे आप रखते हैं तो बाय रूल्स तो आपको इश्तिहार देना है, चाहे कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड। तो मैडम लैब अटेंडेंट की अगर पे जो है हम एज फॉर एग्जांपल 25,000 रखते हैं तो वो पेपरा की कंडीशन तो 75,000 बल्कि 1 लाख से भी ऊपर है, तो क्या हम पेपरा की वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट नहीं नहीं नहीं, मैं कॉलेज वेबसाइट की बात कर रही हूँ बेटा। जी जी, थैंक यू। जी आगे देखें तो इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉलेज फंड्स आउट ऑफ वेरियस कैटेगरीज सच एज, ये भी वही बात आ गई जो हमने पहले की थी। जनरल फंड है, मेडिकल फंड, स्पेशली जो मेरी कॉलेज काउंसिल डिसीजन करती है वो रेड क्रेसेंट फंड है, क्योंकि रेड क्रेसेंट फंड में हम डायरेक्ट लड़कियों को फीस में कंसेशन भी देते हैं, फीस में उनकी हेल्प भी करते हैं, और वैसे भी उनकी कोई माली मदद करनी हो तो रेड क्रेसेंट फंड या उसमें से करते हैं, या कंटीजेंसी फंड। फिर स्टूडेंट वेलफेयर का असल में मसला ये होता है कि स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर रीअप्रोप्रिएशन करवानी पड़ती है। लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड को लैब्स होना होता है, उस लैब्स करवाने के लिए फिर कॉलेज काउंसिल की मीटिंग रिक्वायर्ड होती है। To recommend suitable honorary ad hoc teachers for the college against vacant post to be paid out of the college funds mentioned above। ये देखें जो जो अभी आप बात कर रहे थे, टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टीज को रिक्रूट करना और उनके लिए पे और इंसेंटिव्स, ये सारा कुछ कॉलेज काउंसिल डिसाइड करती है। बाय रूल्स प्रिंसिपल सोलो डिसीजन नहीं ले सकती। बाय रूल्स प्रिंसिपल अगर सोलो डिसीजन लेगी उस पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज काउंसिल का डिसीजन उसके पास है तो वो ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मेरी स्लाइड्स थोड़ी सी ब्लर्ड आ रही थी तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन खोल रही हूँ जी। आगे फिर है जी, टू रिकमेंड द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड जो पर्सन है अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट ऑफ द कॉलेज। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि अरसे से खाली पड़ी होती हैं, मेरे कॉलेज में भी हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो उसके लिए लिखा जा सकता है, उसके लिए लिखा जा सकता है। फिर कॉलेज काउंसिल जो है वो एग्जामिन कैश बुक साफ हो, उसमें भी आप कॉलेज काउंसिल को डाल सकते हैं। जितने खर्चे हो रहे हैं सबकी सब बजट्स की अलग अलग कैश बुक्स होती हैं अकाउंट की, जिसमें आप जो मनी रिसीव्ड है फ्रॉम एनी रिसोर्स स्टूडेंट से फीस की सूरत में आप लेते हैं या गवर्नमेंट बजट की सूरत में देती है, वो भी उसमें एंटर की जाती है, और एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं वो भी उसमें डिटेल लिखी होती है कैश बुक में। तो कॉलेज काउंसिल कैन एग्जाम्पल और शुड एग्जामिन द कैश बुक्स ऑफ अकाउंट्स, sums of money received and expended by the expenditures by the college and for the assets and liabilities of the college। उसके बाद आगे है नेक्स्ट
to prescribe the duties of officers, teachers, and other employees, and to recommend punitive actions in case of misconduct or inefficiency. ये बड़ा मसला बनता है, स्पेशली कुछ लोग, हम लोग वैसे हर इस तरह से अगर कोई हमें पता है हमारा अच्छा वर्कर है और अचानक उसको जरूरत पड़ गई है, उसको शॉर्ट लीव भी चाहिए, उसको थोड़ी सी CL भी चाहिए, उसको इमरजेंसी सिचुएशन में अगर चाहिए तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जिसका पता चल गया है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर कोई हैबिचुअल है, उनका भी पता चल जाता है, तो फिर अगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने हैं या कुछ करने हैं तो कॉलेज काउंसिल अगर लिख के दे देगी तो आप प्रिंसिपल हाई अप्स को वो रिकमेंडेशंस भेज सकती है। और वो केस सिर्फ अगर प्रिंसिपल खुद से शिकायत करेगी या खुद से लिख के देंगी तो हाई अप्स में वो शायद इतना स्ट्रांगली या इतना उसको सीरियसली ना लिया जाए, लेकिन अगर वो विद द रिकमेंडेशंस ऑफ कॉलेज काउंसिल द प्रिंसिपल सेंड्स द केस, any disciplinary actions or any punitive actions against the employee जो कि सीरियस नहीं है, अपने काम को सीरियसली नहीं करता, जिसमें एब्सेंटीज आती हैं विदाउट टेलिंग इन्फॉर्मिंग कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोग छुट्टियां कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं, फोन बंद कर देते हैं, तो ये इन राइटिंग नोटिफिकेशन सबको दिया हुआ है, हमने भी और देना चाहिए कि कॉलेज एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मेरे समेत कोई भी जब भी हाई अप से या मेरी तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी को भी फोन आता है तो वो अगर उस वक्त उठा नहीं सकता, इस पोजीशन में नहीं है, कॉल बैक जरूर करे, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करे, लेकिन वो कांटेक्ट करे और गायब ना हो जाए, फोन बंद ना हो जाए। क्लास 4 वालों का काफी मसला होता है, ये फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्यूनिटेटिव एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन आप लेना चाह रहे हैं उनके अगेंस्ट तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी, हाँ जी जी हुई है, ये पास नहीं हो रही थी, अब हुई है जी। टू प्रोवाइड द बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, बहुत सारे देखें लाइब्रेरी के इश्यूज आ जाते हैं, बिल्डिंग्स, प्रेमिसेस, फर्नीचर, ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट एंड अदर मीन्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द वर्क ऑफ कॉलेज एंड एस्टेब्लिश हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सर्वेंट्स की रेजिडेंस हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल की रेजिडेंस है, जहाँ पे मेरे अपने कॉलेज में हॉस्टल रेजिडेंस है, हॉस्टल एंड अप्रूव और लाइसेंस हॉस्टल और लॉजिंग्स फॉर दी रेजिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उस रेजिडेंस को हॉस्टल को चेक करना, देखना, उसकी चीज़ों को रिक्वायरमेंट को इन राइटिंग लेके आना कॉलेज काउंसिल की जिम्मेदारी है। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज में बी असाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो परमानेंट नहीं होते, जो कि कुछ पीरियड के लिए होते हैं, जैसे कि एकदम से हम सारी नेशन ने सफर किया, कोविड-19 आ गया, कोई ऐसा टू मीट द चैलेंजेस ऑफ, जिस तरह डेंगू एकदम से आ जाता है, सीजन चेंज होने के साथ ही या बारिश होने के साथ डेंगू एक्टिविटीज तेज करवानी पड़ती हैं, कोविड आ गया, फिर कुछ सीजनल ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि आपको प्रेस्क्राइब्ड रूल्स में नहीं होती लेकिन आपको करनी पड़ती हैं। The fund placed at the disposal of college council shall be audited as per procedure laid down in the Punjab financial rules. तो ऐसा नहीं होता कि अगर ये भी एक क्लैरिटी में करता हूँ कि अगर कॉलेज काउंसिल कैश बुक चेक कर रही है या कॉलेज काउंसिल ने मंजूरी दे दी है तो हमारा ऑडिट नहीं होगा। ऑडिट हर सूरत में होता है, ऑडिट is from Punjab according to the Punjab financial rules। लेकिन अगर कॉलेज काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट होगी और उन्होंने सारी चीजें चेक की होंगी तो जो मिस्टेक्स होती हैं, जो चीजें रह जाती हैं, कुछ मिसिंग चीजें होती हैं, जैसे कभी इनकम टैक्स कोई रह गया है या कोई ऐसे वो कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट रह गया है तो वो फिर इंडिकेट कर देते हैं कि जी आप इसको कंप्लीट कर लें। बजट मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देखें टू डू नीड एनालिसिस। ये क्या है? व्हाट नीडेड, बिल्कुल घर की तरह, जैसे आप घर का बजट बनाते हैं ना, नीड एनालिसिस इज दिस, व्हाट यू नीड, व्हाई नीड, इन हाउ मच क्वांटिटी यू नीड एंड विद व्हाट क्वालिटी नीडेड। ये सारी चीजें जो हैं ये आप डिटरमिन करते हैं। अगर कोई चीज, जैसे गर्मियां हैं, आपकी
आपको पंखे चाहिए, आपको ट्यूबलाइट्स चाहिए, वो सारे काउंट करके जो इलेक्ट्रिसिटी इंचार्ज है उसने आपको बताना है, आपने कॉलेज काउंसिल को बताना है, कॉलेज काउंसिल ने वेरीफाई करना है कि हाँ जी इतनी चीज़ें चाहिए, और फिर उन्होंने क्वालिटी लिख के देनी है कि कौन सी कंपनी किसकी चीज़ें आनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए, और सारी लगनी है, लगा के फिर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे के फिर आपने उस फाइल पे लगाना है। मार्केट रेट एनालिसिस ये भी करना है कि जितने जो बिल आया है वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग है या कहीं प्रिंसिपल ने या किसी और उसके जिसके थ्रू वो बिल आया है वो किसी उसने ऊपर ज्यादा तो नहीं पैसे डाल दिए। फिर एवरेज रफ पर फिस्कल ईयर कोई कौन सी एक जैसे आजकल तो महंगाई हर दिनों के हिसाब से ज्यादा होती जा रही है, लेकिन फिर भी मार्केट रेट एनालिसिस आप कर लेते हैं कि जी पहले इतना खर्चा हुआ था अब इतना हुआ है, और मार्केट से आप अगर फोन नंबर्स भी रख लें ना, कुछ 2000 इलेक्ट्रिक की शॉप्स के, कुछ सैनिटरी की शॉप्स के कुछ, तो आप फोन करके पूछ लें जी क्या रेट चल रहा है, या हम घरों में आमतौर पे काम कराते ही होते हैं, हमें पता होता है, तो जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं उनको ऑलमोस्ट पता ही होता है या वो पता कर भी लेते हैं, क्योंकि उनका जैसे प्रोफेसर है उसका वर्कलोड इन टर्म्स ऑफ क्लासेस कम होता है, तो वो इन एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली वो देख सकता है। फिर उसके बाद आगे है जी प्रीवियस और स्पेसिफिकेशन फ्रेम्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जब आप सीनियर उसमें जाएंगे तो आपने परचेज कमेटीज में भी आना है और मोड ऑफ परचेज अडॉप्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकेशन, इस पे बहुत बड़ा ऑडिट पैरा बनता है और वो ऑडिट पैरा आपका खत्म भी नहीं होता। स्पेसिफिकेशन जैसे आपने एक चेयर ली है और आप अगर बिल लेंगे कि जी चेयर, उसके आगे उसकी कीमत लिख देंगे, उसका आपने इनकम टैक्स भी दे दिया, उसका आपने जीएसटी भी दे दिया, आपकी तरफ से बिल क्लियर है। क्योंकि हम घरों में इस तरह से बिल नहीं बनवाते इसलिए हमें पता नहीं होता या हमें आदत नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि ऑडिट ऑफिसर ने वो बिल के ऊपर देखना है कि कुर्सी लोहे की थी, लकड़ी की थी, लकड़ी थी तो कितनी लकड़ी थी, और उसकी लेग्स 4 लेग्स लकड़ी की थी या वो स्टील की थी, उसकी स्पेसिफिकेशन में उसकी वेट, उसकी हाइट, उसकी फिर आगे वो ये जो आगे हम लगाते हैं कि जैसे स्टूडेंट चेयर है तो वो वुडन स्टूडेंट चेयर होगी, टीचर्स चेयर है तो उसमें वो कभी वो बुनाई हुई होती है, कोई वो बुनाई वाली चेयर्स होती हैं, या फिर ये कि ये रेक्सिन लगा के सॉफ्ट उसमें मटेरियल भरा होता है, तो सारी स्पेसिफिकेशन आपने लिखवानी होती है। यानी कि एक वुडन चेयर अगर आप ले रहे हैं, वुडन चेयर विद इतनी हाइट, इतनी उसकी विड्थ है, 4 उसकी लेग्स हैं, 2 बाजू हैं, समटाइम्स बाजू के बगैर चेयर्स होती हैं तो बाजू भी लिखें कि उसकी आर्म हैं, फिर उसकी अगर तो वो ये कंफर्टर लगे हुए हैं, जैसे कुशन लगे हुए हैं पीछे और नीचे, तो आपने कुशन भी लिखने हैं सारे, दिस इज स्पेसिफिकेशन। अगर आपका बिल स्पेसिफिकेशन के बगैर होगा तो बहुत बड़ा ऑडिट पैरा लगेगा, और उसको फिर आप चाहे उसके सामने वो कुर्सी दिखाते भी फिरे ना तो उसने वो नहीं मानना, उसने कहना है भाई मुझे क्या पता ये कुर्सी है या कौन सी कुर्सी है। इसलिए फॉर एग्जांपल कुर्सी का कहा है, इसलिए कोई भी चीज आपने खरीदनी है उसकी स्पेसिफिकेशन, कंपनी का नाम, उसकी सारी लेंथ वेट क्या सारा कुछ आपने देना है, उसका कलर देना है कि क्या था, दिस इज स्पेसिफिकेशन। थोड़ी सी एविडेंस बेस्ड एग्जांपल छोटे से काम से, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कॉलेज का लोगो मुझे लगता था कि जैसे ये आप देख रहे होंगे ओल्ड लोगो है, मुझे लगता था कि जैसे लड़कियों के लिए मुझे ना थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लोगो तैयार करना चाहिए, जिसमें मुझे बहुत पसंद था ये इकरा नाम, कुरान पाक का सबसे पहला लफ्ज है जो पहली आयत आई थी। तो बहुत सारी मेरी जो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी एग्री किया कि वाकई, कईयों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ईमान, इत्तेहाद और तंजीम इसमें ऐड करें। इस पहले तो हम इसी को मॉडिफाई करते रहे, फिर हमारी 1-2 प्रोफेसर्स ने मशवरा दिया कि ये तलवारें हटा दें, जाहिर है आप तालीम दे रहे हैं, इसमें तलवारों का क्या काम है। फिर मुझे पर्सनली ऑब्जेक्शन था कि विमेन को हम ठीक है अतात भी वो करें, हिफाजत भी करें, खिदमत भी करें, लेकिन इससे ज्यादा वो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम में आए।
तो फिर हमने विमेन वो ये दूसरा जो न्यू लोगो है ये आप देख रहे होंगे, कॉलेज काउंसिल की परमिशन ली। लेकिन इसमें मैंने एक काम ये किया कि मैंने बहुत ऑलमोस्ट ऑल फैकल्टी जो लोगो सिलेक्ट हुए थे वो सारी फैकल्टी से हमने साइन कराए, और जिस लोगों पे मेजॉरिटी ने साइन किए उसको फिर हमने ये लोगो फाइनलाइज कर दिया। आगे आप देखिएगा, ये हमारी ओल्ड बस है और ये न्यू बस है, आपको नजर आ रहा है? जी आ रहा है। हेलो आ रहा है जी, आप देख, हाँ ये ऐसी बिल्कुल ना बहुत बस की हालत खराब थी। फिर उसको पेंट करवाया, उसकी अंदर इंजन के काफी मसले थे, इनकी कमान, जब आप प्रिंसिपल बनेंगे आपको पता चलेगा कि आपने बसों की कौन कौन सी कमानियां भी चेंज करनी होती हैं, आपने उसके गियर का भी मसले हो जाते हैं। फिर ऊपर से मैंने इसको पेंट भी कराया न्यू लोगों के साथ। कॉलेज का नाम चेंज हुआ क्योंकि कॉलेज का नाम भी जो प्रीवियस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था उसका ये गवर्नमेंट की तरफ से नाम चेंज हुआ। तो फिर ये न्यू बस एक हमने करवाई। आगे देखिए, हमारी लेबोरेटरी जो है वो बिल्कुल वॉर्न आउट कंडीशन में थी। उसके नीचे बड़े बड़े जो उसके पाइप्स डले हुए थे वो कट फट गए थे, उसमें मच्छर और मक्खियां और चूहे आ जाते थे और चूहे लेबोरेटरी में घुस जाते थे। तो वो भी फिर हमने कॉलेज काउंसिल की परमिशन लेके थोड़ा थोड़ा काम, तकरीबन 1.5 साल लगा है इस काम को, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अब मेरी ये तकरीबन कंप्लीट है। फिर ये छोटा सा काम था, जैसे पुराने आप देखें स्टूडेंट बेंचेस हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके थे, जब मैं आई थी तो इसी कंडीशन में थे। तो फिर ये जो नए बेंचेस हैं ये मैंने रखवाए हैं, अभी भी रखवा रही हूँ, कुछ पुराने जो हैं वो रिप्लेस करवाती जा रही हूँ, थोड़े थोड़े करके हम इसको कर रहे हैं। फिर ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये पुरानी, बहुत अरसा पुरानी जो है ना वुडन कबर्ड है, इसको सिर्फ हमने पॉलिश कराया और इसको पीछे से ये बिल्कुल आगे आके ना बेंड हो गई थी, नीचे गिर गई थी। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि इसको निकाल के फेंक दें, ये बहुत बड़ी थी। इसको पीछे से ना कारपेंटर से हमने कटवा के इसको फिक्स करवा दिया दीवार के अंदर, और ऊपर से उसी लकड़ी को, क्योंकि ये लकड़ी थी इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको फेंकूं, तो इसको भी अब पॉलिश कराया और बहुत अच्छा पॉलिश कराया। उस पर हमारे पैसे तो लग गए लेकिन ये बड़े काम की चीज बन गई। फिर ये छोटी छोटी जैसे आप डेकोरेशन करते रहते हैं ये भी हमने स्टार्ट की है। उसके बाद ये देखिए आप, मैं आपको कंप्लीट स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगी टू एग्जीक्यूट कॉलेज काउंसिल मीटिंग। उसमें प्रिंसिपल का काम है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मैटर्स या एजेंडा आइटम्स, एंड देन कॉलिंग college council meeting along with the written information of the number of items or agenda items to discuss and preparation of minutes of meeting। उसके बाद जब मीटिंग हो जाती है then preparation of minutes of meeting regarding agenda items discussed in college council meeting। उसके बाद आगे देखिए, ये स्पेसिफिक लेटर है जो कि आप उनको कॉलेज काउंसिल मीटिंग जब बुलाते हैं तो आप करते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ कॉलेज काउंसिल, वाइस प्रिंसिपल। फिर आपने सारे, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने 1 से लेके आपने 17 मेंबर्स डालने हैं, उनको इन्फॉर्म करना है इसके थ्रू, और आप उनको डेट भी लिखेंगे, डे भी लिखेंगे। It is submitted to your honor that the meeting of college council regarding, आपने पूरे वो एजेंडा, चाहे एक एजेंडा है चाहे 2 हैं 4 हैं, जितने भी हैं वो आपने डालने हैं, इस being scheduled on day, date और time clearly आपने लिखना है। In this regard you are requested to confirm your availability and attend the meeting in, फिर जो प्लेस जहाँ पे हो रही है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिस है चाहे वो कॉलेज कमेटी है, कोई हॉल है, वहां भी उसका भी आपने लिखना है। नीचे प्रिंसिपल और उसका कॉलेज का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये स्पेसिफिक लेटर है। नेक्स्ट है मीटिंग, जब मीटिंग हो जाती है तो फिर आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग रिगार्डिंग जो आपके एजेंडा आइटम्स हैं वो सारे यहाँ डालेंगे, ऊपर आप कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर नंबर डेट आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मीटिंग ऑफ कॉलेज काउंसिल वाज कंडक्टेड ऑन डे, डेट, डे एंड टाइम इन द प्रिंसिपल ऑफिस या कमेटी रूम, जो भी आप जहाँ पे भी होगी, टू डिस्कस। आगे सारे जो एजेंडा आइटम्स हैं वो आपने अंदर इंसर्ट करनी है। Therefore, the college principal stated the agenda item of the meeting before the college council members
for discussion and consideration for approval. The minutes of the meeting after discussion and consideration by members of college councillors are here under mentioned. आप देखें ये मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है जिसमें लेफ्ट साइड पे एजेंडा आइटम फॉर डिस्कशन है, एजेंडा आइटम 1, एजेंडा आइटम 2 और डिसीजन ऑफ द कॉलेज काउंसिल. आप डिसीजन एजेंडा आइटम नंबर 1, डिसीजन एजेंडा आइटम नंबर 2, इस तरह से जितने एजेंडाज हैं उनका आप डिसीजन लिखें, इन राइटिंग लिखें और उसके बाद फिर आपने अटेंडेंस सारे जब आपकी मीटिंग हो रही होती है उसकी आप अटेंडेंस ले लेते हैं. उसमें सारे लोगों के नाम होते हैं, डेजिग्नेशन नेम और आगे डेजिग्नेशन, आगे सिग्नेचर उसी डेट में. तो ये आपका ये आपके डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कि आपने रीअप्रोप्रिएशन अगर करवानी है तो ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे तो आपकी रीअप्रोप्रिएशन होगी. और ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे तो आपका कोई भी केस जो है वो कंप्लीट होगा. या ये इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर या किसी भी कॉलेज काउंसिल के मेंबर जो कि प्रेजेंट थे वहां पे और उनके साइन नहीं है तो आपको आपकी वो रीअप्रोप्रिएशन वाले सारे केसेस आपके वापस आ जाएंगे. या आपने अगर जब फाइल में लगाए हुए हैं तो ऑडिट ऑफिसर एक एक साइन को चेक करेगा, अगर साइंस नहीं है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा और पैरा बना के जाएगा. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड डियर कोलीग्स. एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी. डॉक्टर सलमा जी मैम, बहुत ही अच्छा लगा, इतने अच्छे एक्सप्रेशन के साथ आपने ये सब चीज़ें इतनी क्लियरली बताई हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं बयान की. वेरी गुड. प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक बात जो आपने ये कही है कि कॉलेज मेरा दूसरा घर है, अगर इस तरह से कोई ओन करे तो तभी ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता. मतलब आई एम सॉरी टू से, मैंने देखा है कि जब तक हम ओन नहीं करते उस जगह को उस वक्त तक वो ठीक नहीं हो सकती. बिलीव मी. एग्जैक्टली क्योंकि देखा जाए तो आपका जो अपना घर है ना वो आपकी वर्क प्लेस से चल रहा है, उससे जो सैलरी आप ले रहे हैं उससे आपका अपना घर चल रहा है. तो कॉलेज आपका दूसरा या जो आपकी वर्क प्लेस है आपका अगर दूसरा घर आप समझेंगे, आप ऑन करेंगे तो आप उसके साथ लॉयल भी होंगे, उसको टाइम भी देंगे, उसको संवारेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे. लेकिन अगर आप ऑन नहीं करेंगे. मैंने कॉलेज काउंसिल में आके देखा, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपके पास भी टाइम कम होगा. मैंने ये देखा, एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और फिर वही बात आती है कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए होता है जो कि उस जगह को ओन कर रहा हो और लोगों को प्रोटेक्शन का एहसास होता है तो वो फिर कंफर्टेबली काम करते हैं जो करना चाहते हैं. मैंने थोड़ा सा शायद इस रवायत को तोड़ा है. प्रिंसिपल मैंने जो चीज़ें मैं देखती थी ना जब मैं एज ए टीचर काम करती थी जो प्रिंसिपल नहीं करते थे, मैंने इस रवायत को तोड़ा है कि मैं एक ओपन प्रिंसिपल हूँ, कोई गेटेड प्रिंसिपल ना हूँ. फिर मैं जहाँ वैसे मैंने अगर राउंड करना है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ. आई डोंट एस्कॉर्ट द कंपनी ऑफ प्रोफेसर्स के जी वो आ रही हैं और पूरा एक प्रोटोकॉल, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही रोटी बांटती रहती हूँ और कंफर्टेबली सबके साथ बात करती हूँ. जो भी आता है उसके साथ मैं आई एम ओपन टू एवरीवन. आप मेरी कोलीग्स इधर यहाँ पे पीएलपी भी कर रही हैं, आप उनसे पूछ भी सकती हैं. तो हम कोलीग्स ही होते हैं. आप सिर्फ ये है कि उनमें से एक कोलीग जो है वो एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है. अदरवाइज हम कोलीग्स हैं. अपनी अपनी सीनियरिटी के जब आती जाएगी तो आप लोग भी आगे आते जाएंगे. आप लोग भी यू कैन बी अ प्रिंसिपल. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये कि बस ऑन करना चाहिए. आप ठीक कह रही हैं. थैंक यू मैम. अस्सलाम वालेकुम मैडम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैडम हमने आपकी सारी बातें बहुत इन्हमाक से सुनी. आपने बहुत ही प्रैक्टिकल लेक्चर दिया जो कि आगे फ्यूचर में कोई एंटाइटी रन करना चाहें तो उनके लिए बड़ी वैल्यूएबल प्रैक्टिसेस हैं. तो काइंडली मैडम हम आपका सेल नंबर लेना चाहेंगे. मेरा सेल नंबर आप नोट कर लें. जी थैंक यू. 0331 जी 4368 जी 992. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. अच्छा, आपने सेल नंबर लिया है तो मैं
मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगी, आप मुझे एक मैसेज कर दें, क्योंकि मैं मैसेज का जवाब ज़रूर देती हूँ और मैं मैसेज ज़रूर देखती हूँ। क्योंकि कॉल जो है ना, वो किसी वक़्त आप मीटिंग्स में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कॉल्स उठा नहीं, अननोन नंबर वैसे ही नहीं काम उठाते हैं। लेकिन अगर कॉल नहीं उठाऊँगी तो मैसेज का जवाब ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। ओके। मैडम प्लीज रिपीट कर दे नंबर, प्लीज रिपीट कर दे मैडम। 0331 4368992। आपको किसी किस्म की भी चीज़ की जो जो मेरी नॉलेज में होगी मैं आपको शेयर करूँगी। आपको स्पेशल लेटर्स चाहिए थे, मैं उनके अपने कॉलेज काउंसिल के जो केसेस हैं वो भी मैंने डाले थे पहले। लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल ही हमारे कॉलेज के इंटरनल मामलात हैं, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए रात को मैंने ये ना बनाए थे कुछ यहाँ पे, उसको देख के फिर मैंने खुद बनाए कि जी जो जिस कॉलेज में कोई इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो अपने नाम इंसर्ट कर लें। क्योंकि ये बहुत ही एक प्राइवेट किस्म का डॉक्यूमेंट था। अदरवाइज़ मैं वो सारी मैंने बनाई हुई थी और मैंने अपने कॉलेज मैम, काउंसिल बहुत जो शुक्रिया, कंप्लेंट एक केस बहुत था, अच्छा लगता है। उसको कंप्लीट किया। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। मैम मैं ये वालेकुम पूछना अस्सलाम। चाह रही थी कि मैम ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो हम मतलब कोई भी मुलाजिम रखते हैं, तो आपने कहा कि डेली वेजेस पे इसको रखना है। तो जो डेली वेजेस पे हम जी, रखते हैं तो कितने दिनों के लिए, क्या हम फुल मंथ के लिए नहीं रख सकते? अगर फुल मंथ के लिए रखना है और उसमें से फिर क्या संडे हम निकाल देते हैं? एक तो मुझे मतलब जी, ये थोड़ा जी। सा कंफर्म कर दें ना। डेली वेजेस पे जब हम रखते हैं तो वो 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं। आप उससे कम दिनों का भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 89 डेज़ का आप करें। और फिर अगर ज़्यादा उसको करना है तो आगे उसको आगे एक्सटेंड करवाते जाएँ। उससे ठीक। थोड़ा-सा कॉलेज सेफ हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इन कंटिन्यूएशन में नहीं चलता। दूसरा ये कि संडेज़ निकाल देते हैं, क्योंकि डेली वेजेस होती हैं और उसके रेट्स दिए हुए हैं हमें। वो घंटे के हिसाब से ना टीचिंग फैकल्टी जो विजिटिंग है उनके और हैं, जो ये जो क्लास 4 के लोग हैं इनके और रेट्स हैं। तो वो जो आपका क्लर्क है, रेलेवेंट क्लर्क है, वो उतने घंटे के हिसाब से जो वो अटेंडेंस लगाते हैं, उसका जाने की भी अटेंडेंस है, उसका टाइम कैलकुलेट करके की सैलरी वो बनाता है डेली की। मैम कितना 1 घंटे का कितना तकरीबन दे रहे हैं? बेटा ये डिफरेंट होता है, टीचिंग फैकल्टी के लिए डिफरेंट है और नॉन टीचिंग के लिए डिफरेंट है। मेरे ख्याल से नॉन मैम नॉन टीचिंग के लिए टीचिंग की शायद तो हम 80 क्लास सैम 4 मतलब पे। आई एम नॉट श्योर 86 या 87 रुपीज़ पर आवर, लेकिन टीचिंग 87 फैकल्टी के रुपीज। लिए डिफरेंट है। मेरा ख्याल है 87 मैम रुपीज़ क्लास, पर आवर। आप मुझसे अलग से मैसेज करें ना तो मैं आपको कन्फर्म करके बता दूँ। चलें ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मैंने थैंक पूछना यू सो था मच। कि ये जो ऑनररी और एडहॉक टीचर्स जो हैं इनके लिए कौन सा फंड आप इस्तेमाल करते हैं? मतलब क्योंकि हमारे तो स्टाफ इतना कम है कॉलेज में और स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्टाफ की, लेकिन इनके लिए क्या करते हैं आप? एक तो वैसे ये कि कंटिन्यूअसली कॉलेज काउंसिल की तरफ से हम लेटर लिखते रहते हैं सेक्रेटरी साहब को, हायर एजुकेशन में के लिए भी और जो सीटें वेकेंट हैं उनको फिल करने के लिए भी, और वो सुनते भी हैं, डायरेक्टर साहब बीपीए साहब कंसिडर भी करते हैं, टीचर्स आपको दे भी देते हैं। दूसरा, आप अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आपके पास फंड्स भी होंगे, आप फंड्स पे भी रख सकते हैं कॉलेज काउंसिल की परमिशन, जो कि जो क्लासेस बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत है और जहाँ पे टीचर्स डिपार्टमेंट में कम है, काफ़ी कम है, वहाँ पे आप ज़्यादा रख सकते हैं। नीड बेस्ड है ना, आपने नीड एनालिसिस करवा लें, वो जो गैप डेली आ जाएगा। आपने 89 डेज़ का एक बनाया और 89 डेज़ के बाद आपने दोबारा रिक्रूटमेंट बनाई। हाँ जी, तो गैप होगा या वो वहीं से गैप नहीं, नहीं गैप होगा बेटा, गैप होगा, क्योंकि गैप के लिए ही हम 89 डेज़ के लिए रिक्रूट करते हैं। 90 गैप जो 90th डे है उसको आप रिवाइज़ करेंगे। 9 डेज़ उसके हो गए ना पूरे, जब जी 90th डे आपने उसका रिवाइज़ कर देना है। आगे फर्दर 89 डेज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत है, अगर नहीं है ज़रूरत तो उसको उसी वक़्त टर्मिनेट कर दें। हमारे कॉलेज में ये होता है कि जब 89 डेज हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे फॉर 10 डेज और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू अच्छा, करेंगे। हाँ जी।
वो भी इसीलिए कि आप कंटिन्यूअसली अगर आप अलाउ करते हैं उसको ज्वाइन करवाते हैं तो वो फिर ना कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो हैं वो एक आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। फिर वो कई जगहों पे तो ये कोर्ट में भी चले जाते हैं जी हमें परमानेंट किया जाए, तो उनको गैप देना इसलिए कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो गैप देते। थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आपकी बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज मुझे ज्यादा नहीं आ रही। देखिए उसके कॉलेज काउंसिल के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना वो आपको मैंने बता दिए कि सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अगर वही है 2 साल के बाद भी वही है तो आप उसी को कंटिन्यू कराएं, आप उसी बंदे को कंटिन्यू कराएं। मेरे पास अभी काफी ऐसे लोग हैं जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सीनियर मोस्ट है। जी सादिया रशीद। मैम अगर किसी कॉलेज में तमाम लेक्चरर्स ही हों, जैसे न्यूली एस्टेब्लिश्ड है तो 4 लेक्चरर्स हैं, एक एपी है, मेरे पास चार्ज है इंचार्ज प्रिंसिपल का, तो वहां पर काउंसिल कैसे हम कॉन्स्टिट्यूट करें? वहां तो ना एसोसिएट है ना कोई और असिस्टेंट है, वहां पे कैसे देखिए बनाएंगे? प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद आप असिस्टेंट एसोसिएट तो होंगी, अगर प्रोफेसर नहीं है तो एसोसिएट असिस्टेंट या लेक्चरर, उनमें से कोई तो होगा ना। मैम सिर्फ लेक्चरर्स हैं, न्यूली उनको लें। एस्टेब्लिश्ड उसके कॉलेज है, बाद स्टूडेंट लें। स्टूडेंट्स तो देखें हो गए, इंटरनल बॉडी, पेरेंट्स भी हो गए। हाँ जी जी आपकी बॉडी अभी बन जाएगी ना, आपने स्टूडेंट्स ले लिए, पेरेंट्स ले लिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद जो टीचिंग, अगर आपके पास 4 टीचर हैं और उसमें से 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 2 लेक्चरर्स हैं, तो जो सीनियर हैं उस एक असिस्टेंट प्रोफेसर ले लें, एक लेक्चरर ले लें। अगर आपके पास नहीं है एक एसोसिएट है लेक्चरर, जी, नहीं 4 है सिर्फ लेक्चरर हैं लेक्चरर्स हैं जी तो आप टोटल। सीनियर मोस्ट लेक्चरर को डाल जी। ठीक हो गया, थैंक आप यू। जो जी प्रिंसिपल हो जाए, लेक्चरर हो जाए, वाइस प्रिंसिपल हो जाए, 3 स्टूडेंट्स आ जाएं और 2 पेरेंट्स आ जाएं। बाकी आप लेटर लिखें, बाकी जो बाहर के लोग हैं उन जो अदर डिपार्टमेंट से हैं उनको भी लेटर लिखें, अगर वो इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर आपका कोरम पूरा हो जाएगा। मैम स्टूडेंट्स का ओके होना लाजमी है इसमें काउंसिल में? जी जी ओके लाजमी है। मैडम आप जो कह रही हैं कि ये रीअप्रोप्रिएशन वाले केसेस हैं, तो इनमें भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को साथ लेना है? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बोलिएगा। मैडम मैंने पूछा है कि आप कह रही है ना कि रीअप्रोप्रिएशन वाले केसेस वाला जो केस है उसमें भी स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को साथ रखना है? देखें फंड्स तो स्टूडेंट्स के हैं ना, तो अगर कोई चीज आपने जनरल फंड से लेनी है और जनरल फंड में पैसे नहीं है, ठीक है, तो आपने कॉलेज काउंसिल में जो स्टूडेंट्स आपने डाले हुए हैं उनको आप बताएं कि जी रीअप्रोप्रिएशन हमें, या बस चलनी है, बस किसके लिए चलनी है, स्टूडेंट के लिए चलनी है। बस फंड में अगर पैसे नहीं है तो आपने स्टूडेंट को एजेंडा बताएंगे, स्टूडेंट्स ने क्यों रिफ्यूज करना है या क्यों कहना है कि हम नहीं करेंगे, या पेरेंट्स ने। उसी स्टूडेंट के और पेरेंट्स को फिलैंथ्रोपिस्ट भी? नहीं नहीं नहीं, उसी स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं, आपने पेरेंट्स अलग से लेने हैं। अच्छा मैम ये भी बताइए कि ये जो मीटिंग होती है उसको मतलब हमारे सारे स्टाफ को भी पता होना चाहिए है या मतलब ये इट शुड बी अ सीक्रेट मीटिंग? नाइदर ओपन नॉर सीक्रेट, ये तो एक रूटीन की मीटिंग है, कम से कम साल में 4 दफा तो जरूर होनी चाहिए, और नीड बेस्ड कितनी भी दफा आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि आप सीक्रेट करवाएं, ना ही ये हर एक को बताने वाली बात है। बस आपने एक एजेंडा तैयार किए होते हैं आपने, और फैकल्टी या स्टूडेंट थोड़े से इस लिहाज से उनको बता दिया जाए कि जी ये आपकी चीजें इसमें एड्रेस होने जा रही हैं। कोई हर्ज नहीं है अगर आप बता दें, अगर आप नहीं बताना चाह रहे तब भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है मैम। क्योंकि देखिए आप कोई भी जी कॉलेज छुपा नहीं सकते, आपके रजिस्टर्स, आपकी चीजें सारी आपकी ओपन है, आपने जब सारे काम ठीक किए हुए हैं तो आपको छुपाने की जरूरत नहीं है,
anybody can see the record, anybody can see the, बल्कि कॉलेज की फैकल्टी अगर इन्वॉल्व होगी कामों में और डिफरेंट कमेटीज में, इवन बजट में, तो वो प्रिंसिपल के लिए ज्यादा सेफ होगा। मैम कॉलेज काउंसिल और एडवाइजरी काउंसिल दोनों एक ही चीज है? नहीं नहीं, कॉलेज काउंसिल इज वेरी डिफरेंट। ये तो अपनी ही एक बॉडी है कॉलेज काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल तो देखें, बाकी प्रिंसिपल जो है वो अपनी डिफरेंट टीम्स बनाती है या बनाते हैं, तो वो बाकी टीम्स तो बिल्कुल अलग है ना, बट कॉलेज काउंसिल जो है ये तो बिल्कुल आपका एक डिफरेंट बॉडी है, और इट इज एडवाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये जरूरी है, कंपल्सरी है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे होनी चाहिए। और वक्तन फवक्तन 2010 से लेकर 2014 में 21 में भी अब वो अपडेट मांगते रहते हैं हमसे, पूरी इसकी फॉर्मेशन और उसकी अपडेट्स लेते रहते हैं, बिकॉज इट इज ऑडिट बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वो इसको नोटिफाई करके हमसे पूछते हैं कि जी आप इसकी प्रोग्रेस भी बताएं, और ये बताएं कि मीटिंग कंडक्ट हो रही है, किस किस डेट में हो रही है, ये सारा आप अपडेटेड करवाते हैं आपसे। थैंक यू मैम। यानी मैडम आप कह रही हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो ऑडिटेबल है, इसका ऑडिट जी, होता है? ऑडिट में आपकी तकरीबन 70 to 80% चीज़ों में कॉलेज काउंसिल का डिसीजन मौजूद होता है। जहाँ पर थोड़े से भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों, हम फौरन कॉलेज काउंसिल को बुला लेते हैं, और वो थोड़ा सा ज़्यादा जब खर्चा आ जाता है, थोड़ा लाख से ऊपर हो जाए, तो फौरन कॉलेज काउंसिल से मशवरा लिया जाता है कि जी ये चीज़, फिर वो चीज़ों की जो मैंने आपको बताई है, स्पेसिफिकेशंस, चीज़ें लाना, फिर फिजिकली चीज़ें देखना, फिर एक कमेटी है जिसने वो चीज़ें लगवा के उसके बाद वेरीफाई करना, और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप ये कोई चीज़ परचेज की है और जिसने रिक्वेजिशन दी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे क्लासरूम में 2 पंखे चाहिए, आपने पंखे खरीदे, आपने लाके लगवा दिए, उसके बाद उसी टीचर से, जिसने फैकल्टी से जिसने वो रिक्वेजिशन दी थी, उसी से आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, वेरिफिकेशन कि आपने पंखे लगवा दिए और वो पंखे काम कर रहे हैं। फिर इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर आपकी फाइल नहीं कंप्लीट हो। एक्सक्यूज मी मैडम, अभी आप एडवाइजरी काउंसिल का नाम लिया था, क्या एडवाइजरी काउंसिल की भी कोई टेक्निकल एग्जिस्टेंस है बाय एनी एक्ट? मेरा ख्याल है ये जरा थोड़ा टॉपिक से हट जाएगा, उस पर हम बात नहीं कर रहे। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया ना कि सीनियर मोस्ट लेते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और वो जो है लेक्चरर से, तो ये प्रिंसिपल की स्वाबदीद होती है कि वो किसी को भी ले ले, या सीनियर मोस्ट लेना ही बाउंड होती हैं वो कि सीनियर मोस्ट ही लें? देखें, इसमें ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैं ये लेक्चर दे रही हूँ उसके दौरान में आप करें। समटाइम्स सीनियर मोस्ट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर जो है ना, वो उस तरह से कमिटेड नहीं हो पाती। रूल्स में तो यही है कि सीनियर मोस्ट लेक्चरर हो, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो। तो वैसे मैं तो जब बनाती हूँ मेरे पास वो सारे इसी लाइन से वो है। लेकिन देखिए, अगर एक बंदा कमिटेड नहीं है, कोई आ नहीं रहा, मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, या वो चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो फिर प्रिंसिपल को मेरे ख्याल से चेंज कर देना चाहिए। वो ऐसा बंदा जो कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, इफेक्टिव हो, चीजों को प्रैक्टिकली ले, प्रैक्टिकली देखे, तो नेक्स्ट सीनियर को वो ले आए। यानी कि ये प्रिंसिपल की स्वाबदीद में शामिल है? बाय रूल्स तो सीनियर मोस्ट ही है, स्वाबदीद नहीं है। बाय रूल्स जो उसके डिफाइंड रूल्स हैं उसमें सीनियर मोस्ट ही है। लेकिन अगर एक बंदा कंटिन्यूसली आए ही नहीं, या इरेगुलर हो, या वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, तो फिर वो बंदा जो कि मोस्ट एफिशिएंट हो या मोस्ट, वो भी कॉलेज काउंसिल की परमिशन से या उनसे मशवरा करके कि जी वो बंदा आप बनाएं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो और कॉलेज के अफेयर्स में। लेकिन लोग लेते हैं, जब आप लोगों को ऑनर देते हैं ना, आप
being a part of college council is an honor. लोग इसको लेते हैं, वो serious भी होते हैं, वो responsibility भी show करते हैं. मैम मेरी सर्विस में के प्रिंसिपल जो फेवरेट वन होते हैं ना, जो हाँ में हाँ मिलाए, उनको शामिल कर लेते हैं. मैंने नहीं देखा, ये मैं आपसे सुन रही हूँ कि सीनियर मोस्ट को ही रखते हैं, लेकिन मैंने अपनी सर्विस में नहीं देखा कि इस बात को प्रेफर किया गया हो कि सीनियर मोस्ट को रखा जाए. लेकिन ये रूल्स में है बेटा, आप कर नहीं सकते, ये रूल्स में है. जब मैं लेक्चरर थी तो जाहिर है किसी एज में मैं सीनियर मोस्ट भी होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं देखा. लेकिन ये रूल्स में है और उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए. थैंक यू मैम, बस ये कंफर्म करना. असल में मैडम हमें इससे पहले ये रूल्स पता ही नहीं थे. कॉलेज काउंसिल तो हमारे कॉलेजेस में हैं, हम उनका हिस्सा भी हैं, लेकिन क्या काम करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, ये हमें पता ही नहीं थे. ये तो हमें आज के लेक्चर से पता चला. थैंक यू मैम. ये बात की थी और मैं दोबारा करती हूँ कि जब हम लोग जॉब में आते हैं ना, तो कम से कम एक ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए कि सारी चीजों से हमें अवेयर किया जाए. हमें बहुत सारी चीजों से, इसलिए ये आपकी ट्रेनिंग जो है ये करवाई जा रही है, क्योंकि आगे आप सीनियर होने जा रहे हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आने वाली है बीइंग एसोसिएट प्रोफेसर. In Pakistan, in all professional organizations, professional areas, many professionals, very well educated, having very good degrees, very good academic background, but somehow, since English is a foreign language, so there is a reluctance to speak English, particularly in academic organizations as well, where teachers are not comfortable communicating with their students in English. First of all, I would like to say that in this training session or in this lecture or workshop that we are having, or interaction session that we are having today, first we need to remove this, if there are any kind of prejudices attached in our mind regarding the English language, because there are many people who come up with the idea that we don't need to learn a foreign language and we should be very comfortable in the national language that we have, which is Urdu. But we can't deny the fact that although Urdu is our national language, but the official language of Pakistan, the Sarkari language of Pakistan, how all the letters are being typed, how all the communication is being done, that's done in English language. So it is very important actually to learn English language if you want to perform very well in your professional settings. So this is the basic problem. Now the problem is also, I feel, psychological. As I said, that we are not ready to learn. So when already there is a barrier in our mind that why we should be learning English, we don't need to, or we start attaching prejudices to it, or we have our own explanations that this is a defeatist mindset, or we are still considering ourselves slaves, and that's why we are learning a language and we should not be learning a language. Although many people give us examples as well, that look at that country, look at China, look at Turkey, look at France, they don't speak English, they always speak their native national language on any platform. But let me tell you, आप सब लोगों ने बहुत travel किया होगा. I have also traveled a lot in many countries. I always feel there is a plus point for all the Pakistanis and Indian also. Indians and Pakistanis, they have this, unique characteristic that we are able to speak many languages. And this is not at all against us. It is always in favor of us. It gives us more international avenues, more international platforms to express ourselves, to be comfortable in any kind of setting. If you are traveling, going to any country, you know English, you feel that you can deal with anything. And if you don't know the basic English language, then you are stuck everywhere. So we are at an advantage. We should consider ourselves more intelligent, good learners who are able to speak so many languages. We speak our native language, which can be Punjabi, Pashto, Saraiki, anything. We speak our national language, which is Urdu. Then we speak English as well. And nowadays, children are also learning, other languages in their schools, including French and Mandarin and German. So this capability of learning a new language is always beneficial for us. There is no harm in learning a new language. There is no harm in improving your knowledge. And taking the case study of India, which is our neighboring country, India is now an IT giant, you can say, in the field of information technology. The reason being that all the Indians, beside their degrees and beside their academics, they are very well in English, they're very well spoken.
They speak English very well. In any professional setting, they adjust very well. And the same goes for Pakistanis as well. That any tourist coming to Pakistan, they will never face a problem that even a rickshaw wala, or they will be able to understand the English. They will be able to respond somehow. They will be able to. So this is a big benefit. This is a huge benefit. So first of all, we need to take out this barrier from our mind, because as long as the barrier is there, as long as I have a negative attitude toward learning something, I can never learn it. First, we need to have a positive attitude toward learning English. And learning can start at any age. Confidence can develop at any age, that I have to speak today in English, or I have to deliver a speech in English, or I have to deliver a lecture in English, I have to interact in English. It needs confidence. It requires confidence, your psychological mindset, and a positive psychological mindset toward it. So first, if you have any kind of prejudices attached to learning a new language, or you have certain barriers already in your mind, psychological barriers that you in your mind you feel this is not good, or why I should be, and this is a defeatist mindset. So nothing like that. Just consider it as a language. And why? Yes, it is important. We have to accept it. We can't keep living in our own cocoon, and we can create our own world, or keep living in a shell, and we can consider that we are good and we don't need to go along with the world. Since we are a part of world, we are a part of this global system. We have to, if we have to progress, if we have to develop, we need to learn the lingua franca. The lingua franca, which is connecting each and every country. This is definitely going to be beneficial for us. In professional lives, if you are applying for scholarships, if you are moving on to platforms where there are international conferences, or where you have to interact with your international colleagues, your internationally people, professors, lecturers from other countries, then you will understand that English is very beneficial for you. English is the research language. English is the language of internet. English is the all the wealth of knowledge, I would say, is available in English. So anyone who has a good mindset, who has a good positive attitude toward learning English, is always having benefits. There is no harm. There is no nothing negative related to learning English. So this is the basic problem why we are actually delivering this training session. Also, I would like to say that we have to keep this in mind, that after this training session of 1.5 hours, we cannot expect that after this training session, I intend to, make everyone very fluent in English, or I intend to, give an output where, all of us are speaking English very fluently. It's not like that. The purpose of this training, what I personally feel, is to produce a positive mindset, because languages can't be learned in a day. You can't learn a language in a day. It takes time. It takes effort. You have to make it a habit. You have to go for learning a language over the period of months, years. It comes with your practice. As we can see, children, from starting from their very early grades in KGs, and they start learning English. And abhi se kuch der pehle, if we go in the past, so Pakistan mein English was introduced in grade 6. Abhi English is introduced in early classes as well. So this is beneficial. In past days, when English was introduced in government schools in grade 6, and private schools were offering English in KG, or earlier grades, there was a huge difference between the students of government schools and private school sector. Reason being, maybe government school students were even more intelligent as compared to private school students, but they used to lack at certain platforms where they had to express themselves in English. And private school students were at an edge as compared to government school students. Now this gap is being reduced, that English is being introduced at very early levels, which is very good for the children. So now our children, now our students are quite, yeah. Excuse Sorry. me. Yes, please. Ma'am, slide is static. Slide is not moving. I am not moving the slide yet. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So now students are quite an advantage that they are not only fluent in English, but they are also fluent in other languages as well. So the purpose of this training is to produce a positive mindset toward learning. Now, this pressure to speak English in the workplace, it continues to grow more and more. Why? The reason being that obviously English is the language of the superpowers. We can't deny the fact. Number two, English is the language of the professional setting globally. So if you have to move in the global setting, if you have to develop yourself, if you have to move to the next level,
in your professional career, then obviously English is a must. You can't do anything without it. Adults who are no longer in the very early learning stage, still they have a chance. They can make it a habit and they can learn. Normally it is said in order to learn a language, in order to learn a language, the best age to learn a language is till 18 years. So till 18 years of age, starting from very early age, the mind of the student or the mind of the person is very sharp in understanding and grabbing the new concepts of a new language. But as we pass our 18, the learning of a new language, it continues to slow down. But it doesn't mean that you can't learn it. There are many people who get scholarships to certain countries. For example, many of my colleagues got scholarships to Germany, and where it was essential, it was must for them that they have to have the basic of German language, and they had learned the German language in 2 to 3 months. Not all of it, but at least they had a basic grasp of German language. That means all you need is a steady motivation. All you need is a good positive approach, and then nothing is difficult for you. Setting clear objectives for yourself when you have to learn a language, when you have to improve your English proficiency in professional communication world of today is very important. How you can set those objectives, we will talk about it. Now we are talking about the learning outcomes of our today's training session. The basic learning outcomes that I intend are to understand the importance of English as a language in a professional setting, which we will be talking on and off in our training, that how and why, the reason of why we need to learn English, why English is important. So we'll be talking about that, to understand various techniques to improve vocabulary and fluency in English. As I said, you cannot improve your language, your English in just one day. It is a continuous effort. It takes time. It may take months. It may take years. But there are certain techniques that if you implement those techniques in your daily life, then it would be easier for you to develop and learn this new language. Number 3, to improve verbal communication skills in English. Verbal communication skills include your, obviously include your oral communication skills and written communication skills. So all of you, including myself, whenever we are in the professional setting, we have to deal with a lot of professional issues where we have to respond to emails, where we have to write letters, where we have to give official responses, and we have to do all that in English. Then to practice through online participation in given situations. I'll be giving you certain situations, and you will be required to give me a feedback in English, obviously, because this is a training session regarding fluency in English. So I'll be giving you certain statements, or I'll be giving you certain conditions, certain circumstances, and I'll be asking your narrative about it. That what do you feel, and how would you like to express yourself? So this is a very integral part of this training. Whenever we are giving a lecture or we are having an interactive session on learning a new language, it is very important for us to talk. Unless we won't talk, we won't be able to develop confidence. Confidence is the first step toward learning a new language. You speak without the fear that I might be wrong. English is not our language. It is true. It is a foreign language. Whenever I am speaking English, maybe my fluency is not maintained at certain time. Maybe I am pronouncing certain words incorrectly. Maybe there are certain other issues, but that's totally fine. What is my goal? My goal is to communicate in English, and I am able to give the basic idea what I'm able to convey my message properly. Like the basic model of communication, as you see, is sender to receiver. So the message is delivered from sender to receiver in a very good way. We are not trying to become natives here. We are not trying to develop British accents. We are not trying to develop American accents. We will develop the Pakistani accent. That's perfectly fine. The basic goal is to deliver your message properly at the receiver's end. This is the task, and this is the prime objective of our professional life. This is what we need to do. Talking about the training module today, as I said, we'll be talking about importance of English in professional setting. Number 2, we'll be talking about tips to speak better English in professional setting. And number 3, obviously, I'll be requiring audience participation, because your participation is very important. And at the end of this training session, I'll be giving you certain situations where you have to speak up, where you have to talk, and where you have to express yourself. So these are the 3 areas around which our training module revolves today. How English can be beneficial at workplace. This is the first section of our today's lecture. As I said earlier,
English is the lingua franca, and lingua franca means a language which is connecting the world, and it is a lingua franca in almost all of the developing nations all over the world. And English is the preferred language in the professional community, as many people nowadays do not speak the same native language. So first of all, we have to accept this fact. We have to accept that, you know, English is the lingua franca, it is the most important language. And again, the positive mindset, the positive outlook, the positive psychological attitude toward it, that we need to learn. Previously, we have talked about communication barriers. So a big communication barrier is when we create, you know, a concept or a perception in our mind against something. So a psychological barrier hinders the basic learning process for our students and for ourselves as well. Like previously, we were in last session, we were discussing that there are many students who are reluctant to speak in the classroom. And then, you know, obviously it is the duty of the teacher to understand and to pick up that student who is not able to speak up, maybe because of certain reasons. Maybe number one, he or she is not confident enough to stand in front of the class and deliver or say something. Number two, when it comes to presentations and projects and, you know, stuff where they have to come in front of everybody and they have to express themselves, I have seen many students who lack basic presentation skills in Pakistan. So we need to improve that as well. Now it is wrong at the part of teacher also that we expect our students to deliver one presentation in one semester at the end of a semester. So if we are only giving opportunity to students once a year or once a semester to speak up or to deliver a presentation, this technique is not going to help. The presentation skills need to be improved on day-to-day basis. As I said, that, you know, in every classroom session, in every lecture, teachers should plan their lecture accordingly with the time management that they should be having the last 10 to 15 minutes for the classroom where they encourage students to speak. They come up and they tell them, or they give them some idea, they give them some topic, they give them something, they ask them some question for which they have to respond in English. And one by one, this is a continuous drill throughout the semester, and there would be very positive results by the end of semester when they are going to give their final presentations. Now, how to give a presentation is again a separate topic, that how we need to deliver presentations. Normally, in academic setting, or, you know, if you are going for a conference or, you know, are going to present yourself, the best thing is to have least text and, you know, more models and more structures on your slides, and you have to talk. It's not that you have to read all the time from whatever is written on the slides. So we have to develop that confidence that we can grab our presentation and we can speak about it. So regular drills, regular training sessions of students and teachers, this is one thing that is going to help us in learn this new language. Then the ability to cross international borders and transcend language compatibility barriers have made English the most sought after language in today's corporate world. आपको भी यकीनन experience होगा, being, you know, such senior people, you must have interacted with teachers from other countries, professors from other countries, in conferences, in workshops, in seminars, or otherwise for your research projects. You might be involved with certain you know, international faculty. So when you are obviously interacting with them, English is the thing, English is the bridge that connects you. And if you want to excel in your research area, and if you want to have a good portfolio of yourself, which involves, you know, foreign faculty and internationally, you know, acclaimed researchers and academicians, yes, again, English is a must. The proficiency of the language has also made it a vital part of success in the highly competitive corporate world. As I said earlier, you know, from emails to letters to official emails, everything is written today, you know, in English, and all the business resources, print, electronic media, you know, most of the time we have to communicate in English. Now, certain facts that English is the official language of almost, you know, in over 70 countries. And fluency in English, which includes both written and spoken, it plays a critical role in many aspects of corporate life and your professional life. एक जनरली हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड होता है कि वो शख्स जो कि
अच्छे तरीके से, the person who can present himself or herself in English and who can give a good presentation in English is somehow way ahead of other colleagues or other professionals, or the student who is able to speak fluently in English is way ahead of other students in the classroom. Now, certain people, consider it wrong that, English is not a measurement, or, is not a way to measure the intellect of somebody. And I totally agree with that. A person who is unable to speak English might be very intelligent as compared to the person who is able to speak English. But the problem is that no matter how intelligent you are, no matter what great ideas you have in your mind, if you are not able to communicate them, if you are not able to present them, if you are not able to, give them to the receiver and in a complete or in a successful manner, if your communication is not effective or successful, then those ideas are actually ruined. There is no use of those ideas when you cannot give them a practical implementation. So for a practical implementation, people who are good in English, who are able to express themselves, they are obviously at a very good margin as compared to people who are unable to speak it. You might have experienced this in your professional lives as well, and it is very common. Now, continuing the first part of our training, that why English is important. As we have discussed, it's an international common tongue. It's the language of academia. And as I said, all the research material on Google Scholar or anywhere, written media, online, printed, particularly in the latest developments in the research, they all are in English. The latest books which are published on your subject. Obviously, being teachers, you have to stay connected to and you have to stay abreast of the latest development in your field, whatever your field is. It's English, biology, or any other sciences, natural sciences, social sciences. You have to stay abreast with the knowledge, with the latest knowledge, and all that latest knowledge is coming in English. When you are traveling, it is obviously very handy. When you are going for your international business or commerce, these days, many students, when they are free from the universities and colleges, they are opting for network marketing. They're opting for e-commerce. So all these businesses which are based on internet, so and many students and many people are earning very well through these businesses. The people who can actually excel in these businesses which are related to internet need to have very good proficiency in English. And it gives you a convenience in online research. You can meet new people. It's the language of the media industry. All the big media tycoons in the media industry, the big channels like BBC, CNN, obviously English is their language. And it gives you an edge in other jobs as well. It allows you to express yourself in a language that everyone understands. So even for job interviews, or if you are applying for any higher positions, when you are appearing for an interview, and if you're able to express yourself in a fluent English language, that is definitely marked as a plus point for you, and it adds up to your confidence. So if you are a professional, or if you are a teacher and you are trying to help your students to improve their English, considering incorporating these learning points in your daily life. And what are these learning points? Number one is setting specific goals. As I said earlier in the start of the presentation, that we need to develop a mindset where we need to have smart objectives. Smart goals, which are achievable and which are realistic. For example, you can have not a very big goal that I need to be fluent in English by the end of this month. This is not a realistic goal. A realistic goal would be that I want to be able to give a presentation in English, or I want to be able to comfortably deliver a 10-minute presentation in English about whatever subject you are teaching without using a PowerPoint by the end of August, or by the end of October, or by the end of November. This is a realistic goal. Why it is a realistic goal? Because it has given you timeline. For example, I want to improve my English, or I want to improve my presentation skills. So I will mark a date for myself by the end of October, that by the end of October, if I'm going to have 4 to 5 training sessions, or 4 to 5 classroom sessions with my students, I'm going to deliver all those sessions in English throughout fluently. Or if I have to deliver presentations, I will try
to be as fluent as I can, or even a 10 minutes presentation or a 5 minutes presentation. I need to work on that. These are realistic goals. And same approach you need to adopt with your students as well. Being teachers, you must be facing this problem a lot, that our students are not able to speak English fluently. How to develop this skill in them? That you give them a proper timeline, and you tell your students or the group that the next presentation you are going to deliver in 5 minutes or 10 minutes, whatever time you have, you need to be fluent in English. It doesn't matter you have to stop many times. It doesn't matter you might be pronouncing something incorrect. It might be that you are using wrong tenses, but still just keep on trying, keep on doing the effort. And how you can master and how you can avoid the mistakes and usage of incorrect language, there are also tips about it which we will be discussing. For example, nothing is, I would say, impossible for us. Being human beings, we have this capacity to create healthy habits. Those healthy habits may involve, for example, healthy eating. For example, your training routine. For example, that I have to walk, I have to jog daily, I have to go to gym, I have to train myself. I have to take time for myself where I just need to sit and meditate. And similarly, I need to learn a new language. And in order to learn that new language, I need to uh, sit in front of the TV and watch a good English program daily for 10 minutes. Or I have to take out a newspaper article and I have to read one newspaper article daily. Number three, maybe I set a goal for myself that if I'm a researcher, I need to take one good research paper out of Google Scholar, and maybe I have to read that research article thoroughly, maybe in 2 days, 3 days, 4 days, as much as time it takes. But these are the healthy habits that help us develop a new language. Also, these days it is not very difficult to learn a new language because of the internet technology. That on your mobile phones, you have certain apps, certain applications that help you learn a new language. For example, a very famous app these days worldwide is Duolingo. So you download Duolingo and you set language for yourself that you want to learn. And then Duolingo asks you to practice on that app daily for 5 minutes or like maybe 10 minutes, as much time you set for yourself. And they will be giving you drills and they'll be giving you practices and sessions which include listening, speaking, and writing. So it is not difficult at all to learn a new language, particularly these days. All you need to do is to create a healthy habit for yourself. This is no excuse that I don't have time, because yes, we all of us don't have time. We all think that we are too tied up whole day, that time is running short all the time. All the day time is running short. We are running after time, and we are trying to have as much time left for us for ourselves as we can. But ultimately, by the end of the day, there are certain tasks which are left, which we are not able to perform. But creating a habit that this is the time of the day. This is one maybe half an hour for myself. This is 10 minutes for myself, 15 minutes for myself. That I need to practice a new language. So reading, listening, and speaking. These are the three basic areas. Reading, you can take out any good article from a magazine or even online articles or printed newspapers, Dawn, the news, the articles that which are being published in these newspapers. You can read one daily. This is what we tell our students as well, and you must be telling them also. And delivering a presentation in English once a week. All the lectures that you deliver in your classroom, try adding more English to your lectures. You should be delivering more part of your lecture in English and lesser part more. And the same you can practice with your students as well. Or third level is writing. Generally, it is recommended that you should be writing one page of journal every day, which is previously called diary writing. So you get very good journals from bookstores. I also have journal. I write journal daily. I write one page daily. And on that one page, you just need to write down what you did the whole day, what were your tasks, were you able to finish them, and what are your goals for tomorrow or even future. Where do you see yourself? So talking to yourself, writing about yourself, and expressing yourself. Sometimes we do not have a good listener. Sometimes we do not have a very good person on the listening end, and we feel like keeping our things to ourselves.
So why not write it down? When you're writing on a journal, research has proven that people who write journal daily, number one, they have lesser stress levels. So in order to reduce your stress levels, journaling helps a lot. Writing one page daily about yourself, how your day was, how was your day, how did you feel, what do you plan to do tomorrow, how are you feeling, are you feeling low, are you feeling good, are you feeling relaxed, are you feeling stressed? So talk to yourself and write a journal one page every day. This is very helpful to improve your written skills, and it is quite recommended. It's a very well recommended drill by psychologists, as people from the field of psychology must be knowing about it, and also from the field of communication specialists. They recommend that you should be writing one page daily. Believing in yourself is, the motivation should stay. The motivation should always stay. The motivation to take up challenges. When we stop taking challenges in our life, and we consider that somehow, I am very senior now, and why I should be, and I have learned everything. This is a very negative mindset. This is a very negative attitude. You all are, mashallah, senior people, and you have reached till this point after a lot of hard work, which I can understand. Obviously, you must have done a lot of hard work, lot of hardships you must have faced. So today you are here at this level. But the learning never stops. For a positive person, the learning never stops. Even, till the time of death, the learning never stops. You must be learning one thing every day. You must be teaching yourself. And the person who keeps on learning new things every day, who is open to learning every day and has a positive attitude, is a person who is liked a lot by the students also. The students also like a teacher who is open to innovations, who is innovative, who appreciates new skills, innovations in the industry, in the field, who is up to date, completely up to date with the new latest developments happening in the field. So that is a teacher who is actually very well liked by the students. If you stop your learning at a certain point, and you just feel less motivated, or there is no motivation left at all, and you are just doing the job for the sake of the job, and sometimes we all develop this kind of attitude that job is nothing but a 9 to 5 routine for us, that we have to go daily, we have to do this, and then we have to come back, and it is just a burden for us. So one change that we can bring is that we have to work, everyone has to work to make their living, to earn, to have a good life. So that we have to do. There is no second question about it. Why not enjoy it? Why not start enjoying your daily routine? Why not incorporate certain things that will help you feel good about your job, that will help you take you can feel proud about your job, that I am doing this, and I enjoy when I go to my office. I enjoy when I go to my classroom. I enjoy when I'm delivering lecture to my students. So I personally feel that teaching is a perfect profession. Why? Because we interact with so many people whole day. If I am entering the class, and even if I have a bad mood, I'm interacting with so many students at a time. I'm talking to them. I might be laughing at what they are saying. They will be cracking jokes. I'll be telling them certain jokes. Then we are learning. Then we are discussing so many things, social events, everything. So we have an outlet being teachers. I personally feel that teachers should be having lesser stress level as compared to other desk jobs where people just have to go to the desk and they have to sit all day and they have to work, because the interaction is least and we have the maximum interaction. So believing in yourself, staying motivated, and accomplishing your set goals. If you feel that you are not able to achieve your goals of, if you feel after even a certain time there is not much improvement, so what we can do is we can always, make our goals smaller. We can always set them accordingly, according to our, personal capacity. So there is nothing wrong in that. So believing in yourself, again, I would say, is a very important thing. Enjoy the learning experience. As I said, you can't enjoy anything if you can't learn anything if you take it as a burden. For example, if I am sent for a training session by my university and I go there and I take it as a burden for myself.
and I am not interested in what they are telling me, I feel that, I know enough and I don't need to learn. Maybe, yes, you do know enough, as, even compared to the trainer, you are more learned, you have more experience. Maybe this is quite possible and nothing wrong in that. But again, as I said, a positive attitude. You learn something from everywhere. Even if you're stepping out of your house for 5 minutes, you learn something from your surroundings. This is a positive attitude. That today I learned this, today I interacted with this kind of person, today I met this kind of person, today I said this, today I learned this new word. So this is a learning experience. Enjoying your job, enjoying the learning experience. Teaching is all about learning every day. So for teachers, for teaching professionals, it is not difficult at all to learn a new language and to be proficient in English and to be confident in English, because this is what you are going to do with your students, and you do it with your students every day. So the same we can do with ourselves. So enjoying your job, and once you start enjoying your job, it becomes your passion. And when something becomes your passion, ultimately you excel in that. What is the difference between an average professional and a professional who is way ahead of their colleagues or their peers? The difference is that of passion. For example, if you are many of you must be PhDs here. So when we are doing our PhD, we know this, that we all start together, but some of us, they are way ahead of others with more research publications, with more quality work, with a faster speed. Why? Because we somehow, the people who are ahead of others, they are more passionate about learning. They are passionate about research. They are enjoying the whole process, as compared to those who are there just to have a degree and to have a good increment on their fees, and that's it. So the motivation level is not there anywhere. And it is never easy to learn and to excel. Only those people excel who have this ability to overcome hardships, to overcome hurdles. And obviously you do get tired. At times you are drained, at times you're exhausted. But this is what that makes you ahead of everyone else. So you have to decide yourself. Either you take your everyday job as a burden, either you take your life and work as a burden, you don't enjoy it, or you enjoy every small thing that's coming your way. You enjoy the learning experience, you enjoy everything. Authentic English materials. So authentic English, what are authentic English materials? These days, in the world of internet, in the times of internet, it is very important to search for authentic English materials. For example, you can, as I said earlier, TV is a wonderful way of learning. You can switch to TV shows, particularly to CNN, BBC, and Al Jazeera, certain international channels which are available in Pakistan, and you can tune into those channels and you can listen to them. You can listen to their reports or listen to their news bulletins for 10 minutes every day. Second is podcasts. Many of you must be familiar with the idea of podcasting, that there are certain recorded audio materials or recorded video materials which are available online. So you can just access them through different apps, which include SoundCloud, which include Spotify, which include many other audio apps where you can access them. And you can search through Google also regarding certain podcasts, good podcasts that you can listen and you can enjoy. There are motivational podcasts, there are more podcasts about your lifestyle, about your health and wellness. So there are so many different topics. So choose any topic that interests you. उस टॉपिक को सुने जो आपको सुनना पसंद है. It can be fashion, it can be about cooking, it can be about healthy eating, it can be about training, it can be about motivation, it can be about overcoming depression, stress, anxiety. Doesn't matter what topic you choose, doesn't matter what subject attracts you. The best thing is to listen to a good authentic material. And the third one is TED Talks. TED Talks is a phenomena which is popular these days, and TED actually stands for Technology, Entertainment and Design. So it was founded in 1984, and it has brought together, I would say, the whole world together. And TED Talks are very popular. Young generation is very much into listening to these TED Talks, and there are wonderful speakers.
You know, in certain time when I'm free, I just tune into some good TED talk on YouTube and I listen to them. I listen to the way they are speaking. I listen, I, you know, observe how they are using their body language, how they are communicating with the people. What are the certain Excuse me, ma'am. elements? Yes. Excuse me, ma'am. I was temporarily disconnected. Please explain TED Talks once again. Okay. So TED Talks are basically technology, entertainment, and design. TED stands for technology, entertainment, and design. And it was founded in 1984, as I told you, and it brought together a few hundred people in a single annual conference in California where it started. So TED Talk is, if you just go to YouTube and you write down TED Talks, so there will be a playlist for you from where you can choose a certain video which you want to watch. TED Talks are on every subject, every topic of your choice, anything that interests you. TED Talks are available for that. For example, psychology, related to psychology. There are a lot of TED Talks regarding stress, depression, anxiety, how to handle life, how to deal with life, how to develop good habits, suicidal thoughts, anything, you just name it, and the TED Talk is available on that topic. Then there are motivational TED Talks. So when we are feeling down and we are not motivated to pursue our goals, so there are many TED Talks where we have excellent speakers who will just motivate you in just 5 minutes, I would say. I do listen to TED Talk. At least I try to listen to TED Talks twice or thrice in a week. This is kind of, I would say, a therapy for me. So you have to try it out. And TED Talk is not only available on YouTube. If you are using Spotify, if you are using any audio app, these are available over there. Traveling, for example, if you're traveling to your college obviously there is a long distance or short distance, depends. How you are spending that time, that also matters. One advice I always give to my students, my acceptance students, to get into, when you are coming to university, the university aate when you are on the university bus, वो जो बस का टाइम है of half an hour या 20 minutes या even 1 hour, many students are coming from काफी दूर से आ रहे होते हैं from quite a long distance. How you are spending that time? Although obviously we see a young generation, youngsters, and they always have those earphones. They are wearing those earphones and they are listening to something. So what you are listening to? This is a question. Yes, you can listen to music, obviously, we all do. But at certain times, for 5 minutes, just tune into some good TED Talk and just listen to it. Understand it. There are so many benefits of it. Number one, the most important, it will improve your communication skills. Number two, it will improve your English proficiency. Number three, it will improve your fluency. Number four, you will be having good vocabulary. You will learn new words. Any word that triggers you and you are not able to understand, just write it down and search it on Google. What is the meaning of it? That the speaker has used this word, why he has used this word, and what is the meaning of it? So in this way, you are learning new words, you are improving your vocabulary. Number five, it is motivating you towards your goals, towards your objectives, towards your life. Number six, they just their own life experiences. There are surprising incidents that they narrate about their life. There are people who have been gone through a lot that we can't even imagine, but still today they are standing in front of us in such a confident way, and they are looking into the eyes of life, out of their comfort zone. They have been through a lot. Sometimes we feel we have faced a lot of hardships. Everyone feels, and we all have been through obviously a certain process, through a certain life pattern, and we feel that we have gone through enough. But when we listen to people who have gone through extreme or intense life situations and conditions, still they were able to cope with it, and today they are standing in front of us and sharing their experience that look, we are out of it. So that is a huge motivation. So I would recommend all of you to listen to one TED Talk every day, and this is going to make wonders in your life. Uska फायदा ही होगा कि whenever you are in the classroom, like what I do, I have a lot to narrate, I have a lot to discuss, I have a lot to motivate my students, and they love it. The students love it. That our teacher is sharing something which is not in the books. Our teacher is sharing real life experiences with us. Our teacher is sharing something which is going to help us a lot in our practical life.
So yes, TED Talks are a very, efficient way to improve your English. They prepare you for real life situation, as I said, and it is with enjoyment. You enjoy it, you learn from it, and ultimately you are improving your communication skills and your English language as well. Good writing, read something which is good, read some good newspaper articles in good magazines. International newspapers are available online, you can read from there. Watching great speakers. And another important point is English is not only about speaking fluently, it is also about how you are using your body language. For example, a speaker who is just standing over there in a very confused state, and we can just have a look at him or her, can tell that the person is shy, he or she is confused, they do not have a appropriate level of confidence. We can tell that through their body language. So it is very important to watch good speakers, how they speak, how they talk, how they're using their hands, how they're using their eyes, what kind of gestures they are giving when they are talking to us. So yeah, when you are looking at somebody, when you're looking at a good speaker, you are experiencing everything, not only the words they are saying. I do remember, I would like to share an incident here, experience here, since my whole life is spent in broadcasting in front of radio mic. So I used to work as a radio broadcaster. So radio broadcaster is only, delivering a voice through mic. We are not being seen. But when we are sitting in front of the mic, we cannot control our hands from not moving. We cannot control our gestures from not, whatever we are saying. We are giving complete gestures of everything. We are moving our hands, we are moving our body, we are completely into what we are saying. And this is what makes you a good speaker. So there is a difference. One, that you are just talking, maybe someday I'm tired while, talking. And, I'm not using my body language and I'm just, talking and talking for the sake of talking. It is so evident. Anyone who is listening to me can tell that the person is not in his or her form right now. She's not in her best form right now, what she's saying. And when I'm in my form, when I'm completely into the subject, when I'm enjoying what I'm saying, when I'm enjoying what I'm talking about, I'll be using my body language. So be very careful about your body language. How you have to use your hand, not excessive, and not that you have to stand as a statue. So you have to get a balance of how you have to use your hand gestures. You might be, walking certain times when you are talking. So you just walk around while delivering your lecture in the classroom. I have seen certain teachers, class mein aate hain, they stand behind the podium or the dais. They stand there the whole time and then they deliver the lecture and then they just leave. So interacting with students, while walking in the classroom and using your body language completely appropriately, it is engaging for students as well. They feel your presence, that the teacher is completely into the subject, into the class, and then she is or he is delivering the lecture to us. So explore and expose yourself to authentic material. It will help you to improve the language proficiency, and also it will help you to improve your language in a particular field. आपकी field जो भी है, आप psychology के हैं या आप biology में हैं या आप natural social sciences जो भी है, अपनी field के लोगों को सुने. उसके बहुत से फायदे हैं. एक तो वही बात है कि language आपकी better होगी, language improve होगी, and secondly, it will improve your knowledge regarding a certain subject. Then joining a positive learning community. This is very important. हम ये चीज अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप आपस में इंग्लिश में बात करें. Talk to each other. Talk to your family. Talk to your friends. Talk to your colleagues in English. So joining a positive learning community where everyone is willing to learn something. This is very important. आपके colleagues हैं, try talking to them in English. Students हैं, you should encourage them to speak to each other in English. And this helps. I do remember in the last batch we were conducting this session, and one of the attendees, ये kindly mic अपना mute कर लीजिएगा. Somebody is speaking and there is a distortion.
So हम last session में एक चीज discuss करते थे. One of the attendees shared her experience and she said that whenever she tries to communicate in English, so she's being discouraged then by certain people that this is not your subject and you should not be talking in English, and you are talking it in a wrong way, or you are not right about the pronunciation or anything. There is always a way to help people, and that's why I always emphasize on the subject to join a positive learning community. But unfortunately, positive learning communities हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, खास तौर पे in the professional environment of Pakistan. There is a lot of leg pulling, there is a lot of jealousy, there is a lot of professional rivalry. So अब अगर positive learning community नहीं है तो फिर क्या किया जाए? That doesn't mean that you have to stop yourself. You should not stop yourself for somebody else. You just move your way, and ultimately you will be successful. You don't need somebody to give you a acceptance letter or anything that yes you can. Then secondly, आप में से जो लोग जो कि इंग्लिश के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन ही इंग्लिश है, obviously आप सब लोग, you all are way ahead of us in because you are the subject specialists of English. How to correct somebody when they are saying something wrong? I do remember my daughter when she was very young and she used to pronounce something in a wrong way while talking to me. So I never used to tell her that ये गलत बोला है, ऐसे नहीं होता ये, you don't have to say it like this, इसको ऐसे बोलो. This is a wrong way. अगर आप इस तरह से हम बच्चे के साथ भी बात करते हैं तो basically we are creating a barrier in the mind that she will be more careful talking to me next time, that my mother is going to maybe shame me in front of everybody saying that you have said this wrong. Number one, never correct them in front of the people. And if you have to correct them, there is a way of doing it. What I used to do, I used to say the same sentence again what she had said, but with the correct pronunciation. I never used to tell her that you are saying it in an incorrect manner, your pronunciation is wrong. I never pointed it out on her. But whatever she said, I repeated it again very softly, but with the correct pronunciation. So she knew next time she said the same word, she would say it in a correct tone, in a correct pronunciation. So there are ways to encourage people. There are ways to make them learn. There are ways to give them confidence to speak. Why would you shatter the confidence of somebody who is unable to, or who is trying, or who is struggling to speak English? Let them speak. If they are not fluent, no, there is no issue about it. We have to be patient. हमारे students, if they are not able to speak or express themselves properly in English or in presentation, be patient with them. Let them speak and give them a positive learning environment. Access students, when they are coming for the presentation on the podium, so they all come in the court of the teacher, that you have to be patient, encourage them that yes, you are doing very well, and then tell them to, okay, fine, you can do it in this way, you can say it in this way, and it is much better. But it is very important to give a positive learning community. If we all change ourselves, it will be a positive learning community. Even if one of them is negative, or we are sarcastic about people, we are making fun of them, we are doing the professional rivalry. Even if we have this kind of emotions within ourselves, we need to improve ourselves, because we need to have a positive learning community around us. Asking for feedback. So if you have any mentors, ask them for a feedback. If your students are giving a presentation, they shouldn't be giving a presentation for the sake of presentation and you will just mark them and that's it. Always give them a good feedback, that these are the points you said very well. These are the points where you need to work a little bit more. So giving a feedback and also taking a feedback for yourself is very important. जैसे मैंने शुरू में कहा कि there are certain apps that help you, वहाँ पे तो आपको apps जो है वो feedback दे देती है. जैसे Duolingo पे you get a feedback कि इतने % you have improved, and this much these were your mistakes and you need to correct yourself at these points. So these are the feedback. So asking for feedback is very important. Feedback helps us to recognize our mistakes and know where we are doing wrong. So now concluding everything, we would say speak to improve. Don't focus on your mistakes. Ask friends to correct you. There is nothing wrong in correcting your friend, but obviously you should be knowing how to correct the other person. Record yourself speaking and speak particularly about the things you enjoy. Recording yourself when you are speaking.
कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हम बिल्कुल सही तरीके से बोल रहे हैं, हमारी टोन ठीक है. जैसे लास्ट लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट द टोन एंड पिच एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड एंड ऑल दीज थिंग्स. ये चीजें हमें कैसे पता चलती है? हाउ वुड आई बी नोइंग दैट हाउ माई पिच इज, व्हाट इज माई टोन, what is my speed, what is the intensity with which I am delivering the lecture? I can only know about it if I listen to myself. Listening to yourself is very important. The first training session which is conducted for the broadcasters is that they tell us to sit in front of the mic. They record us. We have to talk and talk and talk about something that we like to talk about, and then we have to record ourselves. And after recording ourselves, we need to listen to ourselves. Nobody tells us our mistakes over there. The first thing that the seniors will tell us that you listen to yourself first, and then you come up with a list where you were wrong. And we used to do this drill for, before starting professional broadcasting, I did this drill for 6 months. For 6 months, I was delivering a speech or, content on air, on the mic. I was recording it. I was coming back with the recording and I was listening it every day. Where was I wrong? Where was my voice more intense? Where was I very fast? Or, my pitch was very fast. Where was I intense? Which were the words I emphasize a lot? Which words I repeat a lot? हम लोगों को आदत होती है, और we cannot, help it now. कि हमारी एक आदत बन जाती है. There are certain words we repeat a lot when we are talking, which is also wrong. हमारी जो language है उसमें बार-बार repetitions भी नहीं होनी चाहिए of a certain word. But that happens with normal people. So ये सारी चीजें किस तरह से overcome हो सकती है when we start recording ourselves and when we listen to ourselves. And the last thing is you speak very well about the subjects you enjoy. For example, you might enjoy talking about fashion. You might enjoy talking about TV dramas. You might enjoy talking about social issues, anything, health, wellness, anything that interests you. So when you talk about that, you enjoy a lot. So when you are doing your practice, when you are doing your drill about you talking and speaking in English, try to pick up the areas, try to pick up the topics which interest you. So this is also very helpful when you have to improve your English. Cross-train. Cross-training means inculcating 3 basic skills all together: listening, reading, and writing. When you are watching TV, you have to listen to the channel of what the broadcaster is saying, and then you need to assess yourself that were you able to grab the concept the broadcaster was delivering? Were you able to understand what he or she said? There are certain times when native English speakers, they speak in a way which we are not able to grab completely. So we need to, certain times when I'm communicating with my international professors, at certain times during, video conferences or, Zoom meetings, I need to ask them again, so sorry, I didn't get you. This is because we are not natives of English, and sometimes they are speaking so fluently and in such a high pace that we are not able to go along with that. So listening, obviously, many of you must have gone through the test of IELTS and TOEFL. And जितने भी international tests होते हैं, और अक्सर जगहों पर in professional settings, you have to pass a certain English proficiency test for your job. Also, we need to tell this to our students as well, that when they will be going in the professional organizations and professional environment, they'll be asked to go through a certain standard English proficiency test, which includes listening, reading, and writing. So they obviously make you listen to something for 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, and then they ask certain questions out of it. Now that depends on the retention of your brain, how your brain actually retained that information, and the brain will retain the information only if the brain was able to grasp it during the time when you were listening to that information, and you were able to have a complete meaning of what was being delivered. So listening daily to some good TV show, even watching a good Netflix show every day, Netflix show in English, or any good series of your choice in English, that helps a lot. Reading we have discussed, and writing also, as I told earlier, that journaling every day, writing 1 page every day about something that you like, about yourself, about your whole day. This helps a lot. It helps a lot to release your stress levels, your whole day fatigue, your tension,
you know, you can take it out on your journal rather than talking about it to people if you don't have good people around you. Tips to speak better English: you practice English in front of a mirror or with a friend. This is a very old saying and it helps a lot. When we are standing in front of the mirror, the way we are using our body language, it helps. Pronunciation app and voice recorder. Now आजकल तो you know that Google gives you pronunciation of every word that you say. Then use apps to find native speakers. Watch English media content. Sign up for online courses. There are many online courses available on the websites of international universities. If you feel like joining one of them, you can always do that. Speaking fluently isn't just about saying the right words, it's also about body language, tone, confidence. These things we have discussed, that how you need to use your body language. Body language is half of your communication. Practice speaking in front of a mirror, paying close attention to your gestures, expressions, posture, and you can even have a friend or family member give you feedback. आप एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब एक बच्चा है, two children of same age but belonging to different cultural setting. एक बच्चा है जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं इन इंग्लिश. सो उसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड जहाँ पे उसकी फैमिली उसके साथ या फैमिली का आपस में कम्युनिकेशन ज़्यादा जो है वो पंजाबी में होता है या किसी भी और लैंग्वेज में होता है, नॉट इन इंग्लिश. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ चिल्ड्रन. So talking to your family members, you know, having an environment where you are comfortable talking in English is very helpful. और इसके ऊपर खैर बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क्स भी होते हैं कि why we should be speaking that language in our home and everything. So उसके बारे में हम शुरू में बात कर चुके हैं कि लर्निंग का पहला रूल ही है कि you have to take the prejudices out of your mind. And the positive learning attitude is very important. English is important for us and we need to learn it. There is no second question about it. So having a positive mindset is something that will be beneficial for us. Using a dictionary. Now online dictionaries are available. Obviously, you can just listen to the pronunciation of something. Voice recognition softwares you can use. And you can also record your own voice and play it back to check your progress. Like I said, the best way to listen, to improve, is to listen to yourself. Record yourself. Someday, just practice this, that when you're going to the classroom, just record your lecture. Just record your lecture for 15 minutes, for 20 minutes. And then when you are free, just listen to your lecture, that how you sound, how you speak. This is the best feedback you're going to get, rather than asking anybody else that how was my lecture. That feedback might not be honest. That feedback might not be right. But the feedback you're getting for yourself, when I'm listening to myself after my lecture, I pinpoint a lot of things. Oh, I was wrong at this point. I shouldn't be saying it like this. I should be, you know, fast here. I should have this slowed down here. So there are a lot of points that come to our mind. So you have to listen to yourself. Again, I'll emphasize on the same subject. Watching English movies, TV shows, Netflix, YouTube, as I said earlier. And you know, you have to immerse yourself in the English culture and learn about the aspects of the language that grammar books often miss out on. आजकल के बच्चे जो हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. उसकी रीजन एक बहुत बड़ी है कि दे आर बेटर यूजर्स ऑफ इंटरनेट. दे आर चैटिंग ऑन इंटरनेट, विच इज अदर देन रोमन जो इंग्लिश लिखते हैं या रोमन उर्दू लिखते हैं, उसके अलावा इफ दे आर टॉकिंग चैटिंग ऑन इन इंग्लिश, सो वो एक अच्छा तरीका उनकी बेहतर होती है इंग्लिश लैंग्वेज. इसके साथ साथ इंटरनेट का कंटेंट जब वो सारा पढ़ते हैं इंग्लिश, तो भी उनकी बेटर होती है. ऑल्दो उसमें स्लैंग लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन हम ऑब्वियसली स्लैंग लैंग्वेज जो है वो प्रोफेशनल सेटिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते. देयर आर सर्टन वेज ऑफ यू नो हाउ यू कैन यूज़ इट. बट इंटरनेट, अगेन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट इज इंग्लिश. सो यू नो, using internet and using apps and using websites, this is the best way to improve our language. And again, the same part that you have to listen to good content. ये चीज़ अपने लिए खुद choose करें कि you know what type of content you should be listening to. If you are watching a good series or you know anything, you should be preferring a series from British background or American background, because their accent is somehow which is internationally acceptable, and for Britishers obviously it is their native language. Rather than listening to certain translated or dubbed programs, that is also a different thing. Try to sample a broad range of English language newspapers, including broadsheets as well as magazines, tabloids. ये भी चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि
रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली, अक्सर लोगों की बहुत अभी तक हैबिट है कि rather than online they would love to have a newspaper in their hand and they would love to have they would love to read the editorial article. So जो English newspapers में हमारे जो editors बैठे हैं, जो writers बैठे हैं, they obviously have a very good command of English language. So reading them and even reading a newspaper daily, it helps us improve our vocabulary. There are certain words which are used in journalistic language which we normally don't use in the normal life. So it gives us a new vocabulary also. So reading a newspaper, you can incorporate that in your lifestyle. You can also suggest your students that when they are coming to university, for 5 minutes early in the morning, they can just go to library and grab the latest, grab the English newspaper and just read the basic headlines. And I do remember our teacher, when I was in university, so my teacher would come every day in the morning and he would ask that, what were the headlines for today? And we had to tell the headlines in English that, these were the headlines that we have studied today. So this was a way of improving our language because journalism is nothing without language, without good communication skills. So that's how we used to work on it. Having a notebook on your computer and start making a list of useful words and phrases. अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं कि आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि you are learning, you should be focused on learning a particular set of words every day. For example, if you're learning three new words every day, just write them down in a diary so you don't forget them. And then try using those words in your daily language. This is how you're going to improve your vocabulary. As helpful as listening and reading tasks, maybe you also need to use English interactively and practice your own speaking skills. As we have discussed earlier, with friends, with family, with if you have nobody, you can just record yourself. You can talk in front of the mirror. So talking and developing the confidence that I can stand in front of a crowd and I can speak in English and I am very good. You have to tell this to yourself every day and you have to practice it. It comes with the practice. It doesn't come, with the degrees or with the experience or anything. It comes with the practice. So just start practicing it every day and ultimately you will master it. So we have to understand this, as I said earlier, that academics is a separate area and learning a new language is a separate area. So we have to differentiate between it. And there are, even if your English is already quite good, the learning process of that should not stop. Even if you are fluent in English, you should be practicing it every day. You should be learning about new words, new vocabulary. Try coming up with a word of the day, and a word of the day, you can share that with your students also. That this is a new word I have learned and I'm sharing it with you. So this is, together you all will be in a learning process of language. Speaking fluently requires a lot of skills, so specific courses, learning programs will be of great help. If you feel like inducting yourself in a learning program, if you feel like inducting yourself in an English speaking program, yes, you can do that as well. Read as much as you can, keep an English dictionary, brush up your grammar, check your spellings before and after writing. You can use Grammarly, you can use certain softwares which will be helpful. और Grammarly में जैसे हम लिखते हैं बार बार अपने research papers, तो बार बार की जो corrections होती है उससे हमें पता चल जाता है कि this is the place where I need to use articles, this is the place where I need to write a sentence like this. So that is a very good practice, that is a very good drill. And keep a diary in English, try to get someone to read what you have written. Now, since we have last, I guess, 15 minutes of our training left, so what we will be doing is, as I said earlier, that we will be having a interactive session with all of you. An interactive session is based upon certain statements and certain circumstances I'll be discussing with you. So I would be obviously needing attention from all of you. So I would request all of you to be attentive and just raise your hands and I'll be giving you a certain situation. And you have to discuss and express yourself in English for 2 minutes maximum. Yeah, because I would like to give opportunity to everyone who would like to speak. And just speak up. Don't be hesitant. Don't be reluctant. And just speak up and I'll give you certain situations. For example, these situations are being adopted, yes, let me tell you, from the School of Life Organization. These are psychological conditions and statements which help people speak up. So our first situation is,
Discuss your ambitions for the rest of your life. And what do you want a lot more of, and what do you want less of? Now, all of you have decided already what your profession is going to be. You all are assistant professors, you are in the field of academia. So, obviously, no one is switching their career, or maybe there are certain people who are, who have this much courage. But most of us have decided our way that we are going to be academicians and we are going to be teachers. But still, even if it is all decided, what are your ambitions? What do you look forward to? And what you want more in your life, and what do you want less of? So this is a situation. You can see that on your screens. And now I am coming to the screen of all the attendees, and you can just raise your hand and let me know how you feel about it. Yes, Miss Nasira, I would like to. Yeah, Ji, Assalamu alaikum, please. Yeah, I want to communicate two things along with you. Number one, self-mirroring, self-expression in front of the mirror is one of the best techniques. I would feel like extend another technique. When we want to be proficient at English or fluency in the English, we should try to start thinking in English rather than narrating in Urdu and any other language. Right. Number two, I want to ask, when we are going to submit any manuscript to an international journal, we have the language barriers. Right. Is there any software? Is there any recommendation of the software from your side for the correctness of the manuscript? Okay. Right. Thank you, Ms. Nasra. You can always use Grammarly. I personally use Grammarly for my manuscripts, and it helps a lot. It basically, there are two versions of it. One is the basic version, one is the premium version. You can get the premium version also for, like maybe certain universities. HEC also provides the premium version of Grammarly to certain universities. If not, maybe we have to do an effort on our end and we have to get it. But Grammarly is very good. I would recommend it. You can download a free version from the internet. Just start using it, and you will see a lot of difference in your manuscripts. It will correct a lot of sentences, and the correct usage of articles everywhere, and how this subject should, the correct form of tenses, the basics of English. So it will correct all that. And secondly, when we are submitting our manuscripts to international journals, what helps a lot, that the journal you are submitting your manuscript to, you have to go through the current issue of that journal or the previous issue of that journal, and you should be going through the papers or research articles which are being published by that journal. So reading those also helps us improve our language and understand what kind of English they are accepting, what kind of languages they are, what kind of sentences they are using in their, for example, abstract, how they are writing their abstract, the already published papers in that particular journal, how they are writing their abstract, what type of introduction they are giving, how they are going about the literature review, how is their conclusion, discussion, everything. So one is, going through all the published papers in that journal, and secondly, using Grammarly. So just try using Grammarly. It might benefit you, and then you can go ahead to the next version of Grammarly, which is Grammarly Premium. I hope that answers the question. Yes, we take the sustenance of the published articles in the various journals. We do practice this technique. Right. Thank you. Yes, Ms. Samira Faisal. Yes, ma'am. Ma'am, I want to add also to whatever you have said. One thing, there is fear of the unknown, which is a big barrier in, speaking out. And the other thing that I want to add is that practice makes perfect, which you have been saying all along your lecture. But sometimes, what we see in our students is that they lack the knowledge of English, and in doing so, in trying to make them understand whatever they have to, we have to revert back to their local language, like Urdu, right? So sometimes, but I myself am teaching English, and sometimes I feel that whatever I knew in the beginning when I started my service, that has just vanished. And in saying that practice makes perfect, that practice is not there anymore. Right. I do understand that. In order to make certain concepts clear, we need to use Urdu and even sometimes Punjabi as a language, because the prime goal is for the students that they should be understanding the basic concepts.
But here, since we are talking about their fluency in English, and we need to give them certain time during the lecture, 10 minutes, 15 minutes for their practice, of the same concepts that we have already discussed with them in Urdu or any other language. So you are very right about it, that we do face this type of challenge, and as teachers, definitely you must be overcoming that challenge with your students. Thank you so much. Yes, Miss Sadia Rashid, would you like to say something? Yes, Assalamu alaikum, ma'am. I'm currently working as in charge principal in a newly established college. So when I started, it was just from the zero. I hadn't even a chair to sit on, without any financial assistance by the government or human power. I worked a lot, and at this time, I'm ambitious to see my college at the level of Beacon House or Punjab College, or rather more than this. So I worked a lot on the beautification, on the work of the students. I made profiles of the students with the help of the honorary teachers I seeked out from the town. It's a small town called Smapa, ma'am, where I'm serving nowadays. And I was astonished at that time that 37, let me say, teachers, they came over there on honorary basis, and they gave their services, including so many girls who have done their masters, and also who have those students. Let me say the students, they have their MPhil degrees, even PhDs. They shouldered me there, ma'am. They worked a lot without even single penny. Now I'm alhamdulillah running this college with 4 regular teachers, and it's not over 1 year. Within few months, this college is turned in the most beautiful college in the division, at least I can claim it. So my ambition is that I don't want to see it as a routine public college. Everything, rather, this is academics, beautification, despite of the lacking of the finance. With my own resources, I generated. So this is Very my nice. ambitions in rest of the. Thank you so Mashallah, much. I would like to congratulate you on your efforts, and we do need teachers like you in Pakistan. If we have more teachers like you, then every college will definitely improve to a certain extent, because we have obviously limited resources. But in order to, rather than complaining just about the resources, working in that limited, setup and limited resources, that is commendable. Thank you so much. Yes, Thank anyone you so else much. would? Okay, let me move on to the next situation we have, that you just have been appointed leader of your respective country. Briefly outline the 5 things you would immediately change or improve. Like Miss has just discussed that she started working in a newly college with limited resources, and how she had overcome. Moreover, I also want to add here that I have served as a deputy director colleges also. And during my service, I established 13 new colleges, and I approved in ADP 23 buses and 11 coasters also, with the consent of the DCs and with the approval of finance minister. And ma'am, this was a milestone which I had achieved all over the Punjab. This was the distinctive district. I belong to District Rahim Yar Khan. Being Very a nice. female, I was the first deputy director who was chosen on this post. Thank you, ma'am. Very nice. Very so proud of you. Thank you so much. Is anyone else would please come up, talk to everyone, and you all are mashallah teachers, very confident, and you should be speaking up. Something, for example, explain the biggest national or international story currently in the news which you are discussing with your students. Just share with us 2 lines regarding your perspective. The main, I guess, story these days from Pakistan is the flooding. So anyone from the areas which are being affected by the floods, how you are coping with that? Is your college affected by the floods? Or anyone would like to share their ideas, please? I would encourage you to participate, because the purpose of this training is to speak up in English and share your ideas. So anyone could just come forward, and we would be so happy to hear you. Yes, Ji, walaikum assalam. and Dr. Nasir, to you, please. There's internet connection on the way I was traveling. After the completion of my experimental techniques in the PhD, basically I joined my services at Associate College for Women, Pindigher.
The first day of my appointment was the I resumed my duties. I visited my chemistry lab. There was totally broken lab, and by the principal, I was asked to sit in another room. I didn't make any. I called upon the lecture attendant, and I said him. There were 325 students in the laboratory. They were from the FA class. I keep on visiting the lab on a daily basis, and at the struggle of 6 months, I was in the position to get the lab, and I established my lab while putting the 2 racks in the laboratory, and I made all the reagent bottles and chemicals in the Associate College for Women, and there was no practice of any practically. There was not any conductance of practicals at the Pindi Gate, and continuous efforts. The practicals are being conducted on the regular basis, and now our college is a center for the district attack. Very nice, very nice. Thank you so much for discussing and sharing your journey of success with us. And we, as I said, we are so proud of teachers like you. Thank you so much for sharing your experience. Dr. Salma, you raised your hand. Would you like to say something, please? Assalamu alaikum. Ji, walaikum salam. Yeah, ma'am, I've repatriated to higher education department. I was working in University of Home Economics. Okay. I've been working there since 92. Right. 1992, and my 29 year service here in Lahore. I joined Gujranwala last year on 18th May. Okay. And a few days I traveled on my car, driving all the way to Gujranwala and then back, because my children were not willing to live without me. Okay. And all grown up, mashallah, they're degree holders, but they don't want to live without me. Obviously. And the conditions I observed there at the college. It is on Pastur Road. The land, about 100 canals, has been donated after partition by somebody, Mia, जिनके नाम पे ही इनको college को नाम दिया गया है. Okay. And I'm sorry, मैं थोड़ा सा sore throat है मेरा. And something miserable about the fact that somebody from the premises, some sort of NGOs, they took hold of the college, and they started. It was a medical college initially, and they started selling the land on a very low price. I mean, the encroachment they are जैसे जिनको आप ये उर्दू में पंजाबी में आप पक्की वांस कहते हैं. I'm sorry, मुझे इंग्लिश में ये पक्की वांस का नहीं आता कि इसको क्या कहते हैं. Anyways, वो उन लोगों ने उसको उस एरिया को ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है, और बहुत थोड़ी प्राइस पे मैम वो केसेस चल रहे हैं. एंड प्राइस इस तरह से जैसे 9,000 10,000 में आप एक एरिया ले लेते हैं. And when I joined there, I took hold of my essentials along with me. The condition was like this: daily, after 11 o'clock in the night, I prepared the utensils for practicals of home economics, because basically the college was declared as a Home and Social Sciences College, Mia Rahmat Ali Home and Social Sciences College. And the day I joined there, after a month over, the name was changed. I don't know why. It was graduate college. It was no more home economics college. But still, the students enrolled in BS program are working with me. Still in this training, during this training, I send them the materials, and I check them in the night, during night hours, and I send them back. The problem with ours, I don't know, behasiyat kaum hum bahut bure log hain. I'm sorry to say. I'm really sorry to say कि बहैसियत कौम हम बुरे लोग हैं. बेहतरीन जगह,
बेहतरीन इंटेलिजेंशिया, द स्टूडेंट्स आर हेल्दी, एंथुजियास्टिक, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू लर्न, सीखना चाहते हैं, बट अ फ्यू टीचर्स वो उस पे डेली वेजेस हैं, या वो जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, या यहाँ से जो सिलेक्ट होके गई हैं, a few of my students they traveled with me and वो हाथ खड़े कर गई, कहती हैं मैडम आपकी हिम्मत है। एंड फिर मैंने कार छोड़ दी मैम, मैंने कार छोड़ दी बिकॉज बारिश इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन कार पूरी डूबी हुई थी पानी में। तो मैंने इन दिनों में लास्ट डेज में जब यहाँ से ऑरेंज लाइन से ट्रेवल करके रेलवे स्टेशन से ट्रेवल करके गुजरांवाला स्टेशन, गुजरांवाला से मैंने आगे वैन की लगवाई हुई, उसके साथ में जब ट्रेवल करके पहुंची हूँ तो वैन ने भी रास्ते में जवाब दे दिया, और मैं रिक्शे पे जब पहुंची तो रिक्शा पूरा पानी में डूबा हुआ था। राइट। हाँ, इस तरह की सिचुएशन है, बट वही बात है कि मुट्ठी भर लोग अगर आटे में नमक के बराबर अगर दे रियली वांट टू वर्क, तो अल्लाह ताला उनके लिए जगह भी बना देता है और काम की प्रेमिसेस भी क्रिएट कर देता है और माहौल भी बना देता है। प्रिंसिपल हाउस इज वेरी मच देयर, द प्लेस इज वेरी गुड एंड आई रियली लाइक्ड इट। मुझे वहाँ जाके सुकून मिला कि लाहौर वाला रश और लाहौर वाले शरारती स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं थे। बट मैम फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप काम करना चाहते हैं तो एक नेगेटिव फोर्स जरूर आती है, लेकिन अगर आप उस जगह को ऑन करते हैं तो वो जगह भी आपको ऑन करती है। अब एक साल के बाद ये सिचुएशन है कि आफ्टर समर वेकेशन व्हेन आई वेंट देयर, ऑल द होल द कॉलेज फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक द स्टूडेंट्स वेलकम्ड मी एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। यहाँ 6 o'clock पे जो ऑरेंज लाइन चलती है मैं उस पर बैठती हूँ और वहाँ से कोई भी नहीं आया प्रेमिसेस से, और मैं आई वाज द फर्स्ट वन हु जॉइंड इन ऑगस्ट, 1st of August. That is it, ma'am. Okay, thank you so much, Dr. Salma. It was really a wonderful experience. आप सबने अपने जो है वो शेयर किए stories, and we are really thank you so much. We are proud of teachers like you. Yeah, ma'am. One thing else I would like to convey. Your lecture is very informative, no doubt. Thank you so much. It's the way we can speak and learn to speak in English and get more confidence. But one thing I will like to tell कि बच्चों ने शेक्सपियर को, नॉवेल्स को, ड्रामास को पढ़ना छोड़ दिया है और पुरानी किताबों को obsolete कहते हैं। It is not like that. अगर किसी ने ट्रू ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश को समझना है, एक्सेंट को देखना है और एक्सप्रेशन को देखना है, तो उनको पुराने नॉवेल्स पढ़ने होंगे। जी, और मैं बीइंग अ न्यूट्रिशन टीचर, मैं सबसे पहले जाके क्लास को लिटरेचर की बात करती हूँ और इंग्लिश वाले बहुत क्लैप करते हैं कि भाई शुक्र है आपने हमारी बात की। तो ये है कि लिटरेचर चाहे उर्दू का हो, चाहे इंग्लिश का हो, रिसाला चाहे पुराना हो या कुछ हो, मेरे पास इस वक्त भी घर में लाइब्रेरी है, और मैं जब भी कोई मेरा बच्चा बोर होता है या फ्रस्ट्रेट होता है तो मैं उनको पुराने नॉवेल्स निकाल के रख देती हूँ सामने, कहती हूँ पढ़ो। Thank you so much, Dr. Salma ji. We have very short time. Ji, Saida Banu, would you like to say something, please? Assalamu alaikum, ma'am. Ji, walaikum assalam. I tell you about the importance of English language. It is not important for our country. Internationally, it is very important. My sister lives in Germany, and the language in Germany is Dutch. She has sons studying at different levels in the school. She told me that their language or medium of education is Dutch language, but besides Dutch language, from 6th class they have English as a compulsory subject, and besides this they have to study another friend country's language as optional subject, and it is also compulsory to take one language from any other country. So her sons are studying in Dutch language, they are studying English as a compulsory subject, and they are also studying French as a French country language. And besides this, at home their parents talk in Urdu, so they can understand Urdu as well. And even she told me that when we talk in Punjabi, they also understand us, and they tell us that we are saying this thing. You're very right, because as I said earlier, so many languages are being incorporated in our schools also, in French, English, German, Mandarin. And thank you very much. I would love to talk to you, but I am really short of time. We are done with the presentation time. It's over. So you might be moving on to your next training. I have shared this presentation material
and you can have a look at it. And the exercises that I have given by the end of this presentation, you can share that with your students. You can discuss them with your class, and this would definitely help in improving English proficiency among the students and the teachers also. So it was a lovely session with all of you. Thank you so much. I guess over to Mr. Bilal. Thank you. Thank you so much. Thank you, Miss Brida Bakhtarova, for conducting such a wonderful session with our participants. और हमें उम्मीद है कि हमारे जो साथी इकराम हैं इन्होंने आपके सेशन को एंजॉय किया होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा, एंगेज किया होगा आपके साथ सेशन के दौरान। और यकीनन आपके जो सेशंस होते हैं यहाँ पे हमारी भी लर्निंग होती रहती है। कम्युनिकेशन बहुत एक वसी टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथी इकराम के लिए, हमारे अपने लिए, ताकि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो जो टीचर्स हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको अपनी बात समझा सकें और उनकी बात समझ सकें। Department in their documents and in their letters. So these abbreviations are basically related to any financial matter. So when you are preparing any feasibility report or any project, you can see and you can use these abbreviations. अब इनके हवाले से ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये आपको मैं सबसे पहले इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको मालूम हो जाए कि ये सारा पूरा जो सेटअप है वो वर्क कैसे करता है बेसिकली फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी एज वेल एज फॉर अप्रूवल ऑफ PC 1, 2, 3 and 4. Important abbreviation में फर्स्ट वन इज MTBF, मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क. सेकंड MTDF, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. इन दोनों को इकट्ठा देख लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए. बेसिकली ये एक परफॉर्मा है, ये डेवलप किया फेडरल गवर्नमेंट ने और ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्शन पे और पिफ्रा का जब सिस्टम लॉन्च हुआ. सो मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क नॉन डेवलपमेंट काम के बजट के लिए या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, और मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए डेवलप हो. पहले जो बजट बनता था वो एक सिंपल परफॉर्मे पे बनता था जिसमें एक साल के फिगर होते थे. अब जब से MTBF और MTDF परफॉर्मे यूज होने शुरू हुए हैं, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग फिगर्स फॉर 3 years. अब आप कोई भी बजट उठाएंगे तो आपको 22-23 के बजट में 23-24 और 24-25 का फिगर भी मिल रहा होगा. तो दैट इज बेसिकली a new performer which is being used by all departments from last 15-20 years. So MTBF is related to non-development activity of any office or any department or any organization, and MTDF is a development framework. So development framework को MTDF को अगर देखना हो तो आप बुनियादी तौर पर ADP बुक को देखेंगे, आप एनुअल डेवलपमेंट की किताब को देखेंगे, वो भी बजट का हिस्सा है, ये अलहदा छपती है. मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क यानी MTBF को देखना चाहें तो आप बजट बुक देखेंगे, ये अब ऑनलाइन भी हैं. आप इस लेक्चर के बाद ADP को ऑनलाइन देखना चाहें PND की वेबसाइट पे चले जाएं, आप MTBF बजट देखना चाहें फाइनेंस की वेबसाइट पे चले जाएं, साल का बजट आपको नजर आ जाएगा. तो वो जो आप बजट का परफॉर्मा देख रहे होंगे तो आपको 3 साल के फिगर मिलेंगे. सो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल बजट as well as the MTBF and MTDF is that now we are providing 3 years figures with the projection कि हम 23-24 में इतना खर्च करेंगे, 24-25 में इस तरह. हमारे कॉलेजेस के बजट भी इसी तरह बन रहे हैं और बाकी हमारे जो एजुकेशन के ऑफिसेज हैं उनके बजट भी ऐसे बन रहे हैं. The third one is ADP Annual Development Program. That is a book, that is a program based on all information related to the projects of Government of Punjab. अगर आप अपने हायर एजुकेशन के प्रोजेक्ट देखना चाहें वो भी इस किताब में छपे हुए हैं. स्कूल एजुकेशन देखना चाहें, हेल्थ देखना चाहें, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आप इसे ऑनलाइन देखें, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यू कैन कंपेयर कि जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज हैं और कहाँ कहाँ काम हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, कितनी मालियत है, क्या टाइटल है, क्या नहीं है, ऑल डिटेल इज अवेलेबल. द नेक्स्ट इज SNE, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर. SNE is basically the expenditure which is being, you can say, developed and being shared by any organization based on any new activity. For example, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक नया कॉलेज बना है, पूरे का पूरा कॉलेज जो है वो SNE पे होगा. बजट जो उसको मिल रहा होगा वो SNE बजट होगा. 2 तरह का बजट होता है, एक रेगुलर बजट होता है और एक
SNE बजट होता है। तो जो रेगुलर बजट होता है वो बुनियादी तौर पर आपके प्रीवियस ईयर्स की एक्टिविटीज को लेके चल रहा होता है। SNE अगले साल की बात आ रही होती है या नए साल की बात आ रही होती है। लेकिन यहाँ ये भी क्लियर कर लें कि SNE जो है जब एक दफा आपको मिल जाती है तो कम से कम 3 साल तक वो SNE बजट आपको रेगुलर बजट के साथ सेपरेटली जमा कराना पड़ता है। 3 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू मर्ज यूर पोस्ट इन द रेगुलर बजट, बट वो होता नहीं है। उसका भी मैं बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज 1970 में बना और उसके अंदर 1970 से लेकर 1922 तक 40 सीट्स ऑफ लेक्चरर्स जो हैं या 40 सीट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो क्रिएट हो। नॉन टीचिंग स्टाफ की मैं बात नहीं कर रहा। 40 आपके टीचर्स की सीट्स में वो क्रिएट हो। 2022 में आपने 2 लेक्चरर्स की और पोस्टें क्रिएट करा ली, अब 42 हो गई। अब जब आप 2022-23 का या 23-24 का बजट बनाएंगे तो आप 2 बजट बनाएंगे। एक 39 सीट्स का जो रेगुलर बजट है, जो पहले से 1970 से विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता आ रहा है, और एक 2022 वाली 2 सीटें हैं लेक्चरर की। याद रखें, अगर आप रेगुलर बजट जमा नहीं भी कराएंगे, मतलब ऐसा तो होता तो नहीं है कि हम बजट जमा ना कराएं, लेकिन मैं एक एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, एक यूनिक सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि आपने रेगुलर बजट का एक कागज भी फाइनेंस को जमा नहीं कराया, कोई जलजिला आ गया, कोई सैलाब आ गया, आपकी बिल्डिंग गिर गई, आपकी कोई मजबूरी, व्हाट्सएवर द रीजन इज कि आपने बिल्कुल बजट जमा ही नहीं कराया, तो उसके बावजूद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको उन 40 पोस्टों की तनख्वाह दे देगा, थोड़े बहुत इजाफे के साथ, और पुराने वाला बजट, पिछले साल वाला बजट दोबारा दे देगा, क्योंकि नया बजट तो आपका उनके पास गया नहीं, बट वो आपको दे देगा। बट फॉर SNE पोस्ट, whatsoever the reason is, if you have not submitted the case, the salaries of those 2 lecturers will be stopped. वो इसके बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, फाइनेंस उसको मानने को तैयार ही नहीं हो जाता। मैंने आपको एक्सट्रीम पोजीशन भी बता दी। इसलिए SNE इज ए न्यू एक्सपेंडिचर। ये जब आप नई सीट्स क्रिएट करते हैं, पूरा कॉलेज नया क्रिएट हुआ है तो पूरा कॉलेज SNE पे होगा, एक सीट क्रिएट हुई है तो एक सीट SNE पे होगी। सो ये SNE भी आपको क्लियर होनी चाहिए। देन PC1 प्लानिंग कमीशन परफॉर्मा 1, ये प्लानिंग कमीशन का ऑफिस इस्लामाबाद में है, वो उन्होंने परफॉर्मा डेवलप किए हैं। ये पहला परफॉर्मा था, ये प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि इसकी डिटेल आगे आ रही है तो फर्दर इस पे अभी इधर बात नहीं करेंगे। PC1 को हम डिटेल में इंशाल्लाह आज देखेंगे। इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जब PC1 अप्रूव हो जाता है तो एक 1 पेज का डॉक्यूमेंट महकमा निकालता है, इशू करता है, हायर एजुकेशन इशू करता है। दैट इज बेसिकली परमिशन टू स्टार्ट वर्क। जैसे आप पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप हायर एजुकेशन को रिपोर्ट करते हैं, हायर एजुकेशन जो है आपको एक ऑर्डर देता है, हायर एजुकेशन एक ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर जो है बेसिकली वो दैट इज ए परमिशन टू स्टार्ट वर्क इन एनी कॉलेज। तो आप वो ऑर्डर लेके उस कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा, वो कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लाइकवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज ए परमिशन टू स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। जब तक आप ए नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं इशू करेंगे, execution on project cannot be started by C&W department or building department or any other department। वो वेट करते रहेंगे, वो कहेंगे नहीं जनाब ऐसा नहीं। MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो बेसिकली ये तमाम प्रोजेक्ट्स की माहाना रिपोर्ट है जो P&D में जमा होती है। इसका कुछ प्रोसीजर अब चेंज हुआ है तो मैं वो भी आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। MPR अब ऑनलाइन जाती है, PITB ने एक साइट डेवलप कर दी है और ऑनलाइन ये अब आपको जमा करानी पड़ती है। वो जो साइट है वो है SMDP, स्मार्ट मॉनिटरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट SMDP के ऊपर अपलोड होती है। वहां पे वो आपकी फिजिबिलिटी जो आप बनाएंगे, जिसपे आप आगे आगे हम बात करने वाले हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी वहां अपलोड होती है, PC1 भी अपलोड होता है और मंथली रिपोर्ट भी अपलोड होती है। तो नाउ देयर इज ए you can say a link available which can be seen by any officer। ये डेवलप इसलिए हुआ था कि आज से 8-10 साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि जी मुझे क्या करना चाहते वो ऑडिट आपका गुलशन अफ्रीका है, वो कहते कि पैसे आए। सो
उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी मैं अपने ही कंप्यूटर पे तमाम पंजाब के प्रोजेक्ट्स को देखना चाहता हूँ, सो आई नीड दैट। हमें मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, हर कमिश्नर और हर डिप्टी कमिश्नर और हर डायरेक्टर और सेक्रेटरी अपनी बात कर रहा होता है, सो आई नीड दैट। तो उसके बाद ये लिंक डेवलप हुआ और ये साइट डेवलप हुई। नाउ SMDP इज अवेलेबल, सो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो MPR है, नाउ हार्ड कॉपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू PND डिपार्टमेंट, ऑनलाइन यू आर submitting, and every department are submitting their detail of all projects. तो ये मंथली प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट को MPR कहते हैं। अब AD के बाद जो नीचे हैं वो फोरम है, उन फोरम्स पे मैं बात करूंगा कि जहाँ फीस। जी मैडम, आपने ये क्या बताया कि MPM जो है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये कहाँ जमा करवानी होती है? ये मैडम हर डिपार्टमेंट डेवलप करता है और PND डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ जमा करानी होती है, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को। PND डिपार्टमेंट सारे प्रोजेक्ट्स को पंजाब में मॉनिटर करता है, जैसे हमारा हायर एजुकेशन सारे कॉलेजेस को मॉनिटर करता है, वो इसी तरह से तमाम प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है जी AD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए कि आपसे जब कोई फोन पे बात करे और आपको कोई लेटर मिले और उसमें लिखा हो कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AD, it is this activity is required to be done by AD, this task is being provided and being handed over to AD mean administrative department। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, हमारे से मुराद आप लोगों का वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो AD से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एब्रीवेशन यूज होता है, तो इससे मुराद ये है कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है। खास तौर पर फाइनेंस और PND ये कहता है। जब आप फाइनेंस में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मैडम ये आपके AD का काम था, हमारा काम नहीं है, इसका मतलब है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम। अब फोरम स्टार्ट हो गए जहां PC1 अप्रूव होते हैं। तो उन फोरम्स के नाम क्या हैं, और अभी मैं उनकी एक और स्लाइड भी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे दोबारा इस स्लाइड पे। पहले ये देख लीजिएगा, DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, ये डेवलपमेंट फोरम है जो PC1 को अप्रूव करता है, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसको जो डिप्टी कमिश्नर है ऑफ द। जी मैडम। सर स्लाइड शो नहीं हो रही, मुझे तो नहीं हो रही, पता नहीं बाकी नहीं, लोगों को हो बाकी रही सब है। लोगों को हो रही है, हम बाकी लोग बता दें जी, स्लाइड्स आ रही है। सर बिल्कुल है। नंबर 2 हाँ, पर सबको स्लाइड्स आ रही है मैडम, आप जरा कंप्यूटर चेक कर लीजिए अपना। ठीक, मैं दोबारा करती हूँ। ठीक, सब जी मैडम देखिए। सो DDC इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, सो चेयर्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर PND के, फाइनेंस के एम्प्लॉइज और ऑफिसर भी इस कमेटी और फोरम के मेंबर हैं। इसमें आर्किटेक्ट भी शामिल होता है, इसमें इंजीनियर्स भी जाते हैं, और इसमें वो डिपार्टमेंट जाता है अपनी टीम के साथ जिसका PC1 डिस्कस हो रहा होता है। इन केस अगर हायर एजुकेशन का PC1 होगा तो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी जाएंगे, डायरेक्टर साहब भी जाएंगे, कंसर्न प्रिंसिपल भी शायद जाएं, या कि जिसको आपने PD मुकर्रर कर रखा है वो भी जाएं। वहाँ जाके आपने केस को डिफेंड करना होता है। वो फोरम है, वो आपके PC1 को थ्रेश आउट करता है, अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है या कोई कंडीशन लगाता है। सो फर्स्ट एंड द लोएस्ट डेवलपमेंट फोरम फॉर अप्रूवल ऑफ PC1 इन द प्रोविंस इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। The next is DDWP, डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। ये फोरम का नाम है, ये डिवीजनल लेवल पे है। पंजाब में 9 डिवीजन्स हैं, अभी रिसेंटली गुजरात को नया डिवीजन बनाया गया, तो अब हमारी 10 डिवीजन्स हैं। तो हर हर डिवीजन में एक कमिश्नर ऑफिस है, तो ये कमिश्नर इसको चेयर करता है, ये जो डिवीजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है। और इसमें भी उसी तरह से PND, फाइनेंस, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के रेप जो हैं वो इसको अटेंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज DDSC, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट कमेटी। ये हर डिपार्टमेंट के लेवल पे है, हायर एजुकेशन की अपनी है, स्कूल की अपनी है, हेल्थ की अपनी है, हर डिपार्टमेंट के लेवल पे। इसको सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट चेयर करता है, इसको सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट चेयर करता है। ये बुनियादी तौर पर प्रोविंस में समझ लें डिपार्टमेंट वाइज कमेटीज हैं, और इसमें भी PND का नुमाइंदा आता है, फाइनेंस का आता है, आर्किटेक्ट आता है, इंजीनियर्स आते हैं, और
इसमें हमारे फील्ड फार्मेशन भी आती है। यहाँ पे अगर आप फैसलाबाद की स्कीम्स डिस्कस हो रही होंगी तो डायरेक्टर फैसलाबाद मौजूद होंगे, साथ रेस्पेक्टिव डिप्टी डायरेक्टर भी होंगे और उसी तरह से जो पीडीज हैं वो भी होंगे। तो वहाँ पे PC1 थ्रैश आउट होगा। प्रोसेस सारे फोरम्स का सेम है, लेवल डिफरेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट पे है, एक डिवीजन पे है और एक डिपार्टमेंट में है। नेक्स्ट है PDWP, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। ये पंजाब में मौजूद है, ये हर सूबे का एक ही फोरम होता है और ये PND में मौजूद होता है। PND डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, वहां पे PDWP का फोरम है जिसको चेयरमैन PND चेयर करता है। चेयरमैन PND आपके नॉलेज में होना चाहिए, ग्रेड 22 का अफसर होता है, इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी, तो वो इसको चेयर करता है। उसमें भी इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें आर्किटेक्ट, फाइनेंस और इंजीनियर्स और वो सब लोग तो आएंगे। महकमा जो है उसका सेक्रेटरी इसको मीटिंग को अटेंड करेगा, साथ उसकी टीम भी होगी। और दूसरी साइड पे PND के जो अपने लोग इसको शामिल होंगे उनको कहते हैं मेंबर्स ऑफ PND डिपार्टमेंट। चूंकि PND बोर्ड भी है, PND डिपार्टमेंट भी है, PND बोर्ड भी है, तो PDWP में मेंबर्स ऑफ PND डिपार्टमेंट जो है या मेंबर ऑफ PND बोर्ड वो वहां बैठते हैं। ये सारे ग्रेड 20 के ऑफिसर्स होते हैं और ये डिफरेंट है। मतलब मेंबर सोशल सेक्टर है, मेंबर जो है वो स्कूल, मेंबर एजुकेशन है, मेंबर हेल्थ है, इसी तरह से मेंबर लोकल गवर्नमेंट है, फिर मेंबर PPP है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसका है, इसी तरह से मेंबर कंसल्टेंसी है, डिफरेंट है इनके, वो सब भी मौजूद होते हैं। और वो जो है वो बुनियादी तौर पर ये PC1 को थ्रैश आउट करके अपने चेयरमैन की हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी साइड पे सेक्रेटरी मौजूद होता है, वो डिफेंड कर रहा होता है और इस तरह से PC1 थ्रैश आउट होता है। दिस इज सर कि क्या मेंबर्स ओनली। की पोस्ट परमानेंट है इसमें? जी मैडम, मेंबर्स की पोस्ट जो है वो परमानेंट इसकी पोस्ट हैं? आपने नहीं बताया ना मैडम, PM ये नहीं, परमानेंट नहीं है, बाय ट्रांसफर ये लोग आते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, बाय ट्रांसफर आ जाते हैं। और कुछ जो है ना ये मार्केट उस पे जो है पैकेज पे भी लेते हैं, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, इस तरह से। तो नेक्स्ट जो है वो दैट इज CDWP, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। दिस फोरम इज अवेलेबल एट फेडरल लेवल। ये पंजाब में या KP में या सिंध में नहीं है, दैट इज अवेलेबल एट फेडरल लेवल। इसको चेयरमैन प्लानिंग कमीशन चेयर करता है और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी कभी कभी चेयर कर लेता है। इसमें सूबे के नुमाइंदे जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। और CDWP 2 तरह का काम करता है। जब फेडरल गवर्नमेंट का PC1 आएगा तो ये खुद ही उसको डिसाइड करेंगे। उस वक्त ये समझ लें कि ये PDWP के तौर पर या DDSC के तौर पर काम करेगा, क्योंकि ये फेडरल का PC1 है। जब इसके पास सूबे का PC1 जाएगा तो ये CDWP यानी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के तौर पर काम करेगा और फिर सूबे के लोग जाके उसको डिफेंड करेंगे। ये कंप्लीट थ्रैश आउट करके, रिकमेंड करके केस भेजता है एक्निक को, जो लास्ट फोरम है। एक्निक, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयर करते हैं। और अगर वो अवेलेबल ना हो तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, उनको इजाज़त दी जाती है। अगर वो ना हो तो फिर चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी चेयर कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम कम होता है, इसलिए एक्निक की मीटिंग बहुत समराइज होती है। एक प्रोजेक्ट पे एक स्लाइड होगी, बेसिक बात की जाएगी, बाकी सारा काम CDWP ने कर लिया होगा। अब मैं इन फोरम्स की आपको वो स्लाइड दिखा दूं जिस पे इनकी फाइनेंशियल लिमिट मौजूद है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फिर मैं वापस आ जाता हूं। ये वाली स्लाइड है जिसके ऊपर आपको इनकी फाइनेंशियल लिमिट नजर आ रही है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट, जो मेरा राइट है, DDC अप टू 100 मिलियन। इसका मतलब है कि 1 रुपए से लेकर
10 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है 100 मिलियन तक का, वो Excuse डिस्ट्रिक्ट me, sir. डेवलपमेंट कमेटी। जी मैडम। Excuse me, sir. 10 जी नंबर मैडम। स्लाइड आ गई है एकदम से। जी मैडम, ये मैं उसी जो फोरम मैं आपको उधर दिखा रहा था, उन्हीं फोरम की अब मैं आपको फाइनेंशियल लिमिट दिखा रहा हूँ, खुद ही लेके आया हूँ। ओके। जी, तो ये जो स्लाइड आपके सामने इस वक्त है, इसके ऊपर फोरम मौजूद है, और ये जो फोरम है ये इनकी फाइनेंशियल लिमिट है, ये मैं खुद ही लेके आया हूँ। अगर आप देखें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये मैडम। जो 100 मिलियन का आप बता रहे हैं डीसी लेवल पे, ये प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। वो 50 मिलियन तक की पावर्स अभी तक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2017 में आपसे एमपीडीडी में ट्रेनिंग ली थी सर, तो तब भी आपने यही बताया था, लेकिन जब फील्ड में आए तो अभी तक, पिछले हफ्ते तक भी जो हुई है मीटिंग, 50 मिलियन तक डीसी लेवल पे हो रहा है और उससे ऊपर 200 मिलियन तक कमिश्नर लेवल पे हो रहा है, डिविजनल लेवल पे। तो सर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी मैडम, आप इस तरह से कीजिएगा कि आप, बहुत अच्छी बात आपने की, आप अगर मेरे साथ राब्ता कर लेना तो मैं आपको वो जो लेटेस्ट इनका नोटिफिकेशन है पीएनडी का, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कर दें। चलें, हमारा भी एक हिस्सा शामिल हो जाएगा ताकि उनको पता चल जाए, अगर उनको पता नहीं है कि ये सर मैंने जो आपसे ये जो बात है की थी ये 17 में। जी जी, लेकिन वो यही कह रहे थे कि कोई रिटर्न कहीं है, और ये 5 साल हो गए हैं बट स्टिल वो 50 मिलियन तक ही कन्फाइंड है। तो ये काइंडली प्रोवाइड करें, मैं उन्हें दे दूं। जी, वो थैंक यू वो सर। जो रिवाइज है वो मैडम आपसे मैं शेयर कर लूंगा, तो काइंडली आप उनसे थैंक यू शेयर सर। कर लीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। सो श्योर डीडीसी सर। इज अप टू 100 मिलियन। नेक्स्ट, डीडीडब्ल्यूपी अप टू 200 मिलियन। इसका मतलब है कि 101 जिसकी कास्ट होगी 101 मिलियन से लेकर 200 तक, वो कमिश्नर साहब के पास चले जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट फोरम है आपका, वो डीडीएससी है। ये 40 करोड़ तक का इख्तियार है, यानी 201 से लेकर 400 मिलियन तक आपका महकमा जो है वो आपके PC1 को अप्रूव कर सकता है। किसी भी महकमे का जो अख्तियार है वो 400 मिलियन तक है, यानी 40 करोड़ तक। उसके बाद जो अगला फोरम है उसकी लिमिट काफी ज्यादा है। डीडब्ल्यूपी चूंकि प्रोविंस का सबसे बड़ा फोरम होता है, लिहाजा इसको 10 अरब तक का अख्तियार दिया गया है कि ये 10 अरब तक का प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकता है। अगर 10 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट है तो यू हैव टू गो टू CDWP। वो मैंने इससे ऊपर लिखा है, एक्सीडिंग 10 बिलियन। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, CDWP की कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो है 10 अरब से ज्यादा जितना भी PC1 होगा वो इसको अप्रूव करेगा। एक्निक की वैसे लिमिट नहीं है, उसको मैंने इसलिए टॉप पे रखा है। CDWP और एक्निक का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको समझना होगा। वो बेसिकली ये है कि CDWP डुअल काम करती है। एक तो वो फेडरल गवर्नमेंट के PC1 को भी देखती है, और दूसरा वो सूबों के PC1 को भी देखती है। लेकिन जो बाकी फोरम मैंने आपको बताया वो सिर्फ अपने सूबे का काम करते हैं, कुछ अपने महकमे का करते हैं, कुछ अपने डिवीजन का करते हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट का करते हैं। तो उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो लिमिटेड है। CDWP की लिमिटेड नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, इसलिए उसको सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कहते हैं। अब मैं वापस आता हूँ उस स्लाइड पे जहां से मैं यहां आपको लेके आया था। दिस वन द स्लाइड जहां से मैंने आपको इनकी एब्रीवेशन से फाइनेंशियल लिमिट तक लेके गया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इनकी फाइनेंशियल लिमिट क्या है। एब्रीवेशन से रिलेटेड अगर कोई बात हो तो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड पे लेंगे। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और एंड पे बात भी कर सकते हैं। सर ये जो अगर SNE अभी कोई पोस्ट, सी बराह रास्त बात है तो आप कर लें। एक्सक्यूज मी सर, ये जो SNE पोस्ट होती हैं ये रेगुलर कितने अरसे के बाद होती हैं?
जी मैडम, मैंने आपको बताया था कि 3 साल तक तो आपको एसएनई पोस्ट एसएनई ही बजट पे ही रखनी पड़ेगी। 3 साल के बाद आप लीगली आप एडमिजेबल है कि अब आप इसको रेगुलर का हिस्सा बना लें, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। जी सर। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को। जी मैडम। ये जो परफॉर्मे हैं MTBF और MTDF, ये किस डिपार्टमेंट के, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हैं, बनाए हैं उसी ने? मैडम ये फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलप किए थे और अब ये आपको अवेलेबल है। MTDF जो है अवेलेबल है PND की वेबसाइट पे और MTDF अवेलेबल है फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। थैंक यू सर। अच्छा सर एक्सक्यूज मी, जी मैडम। जी ये मैडम, अभी एब्रीविएशन से आपने रिलेटेड बात कर लें ताकि फिर हम आगे बढ़े। SMDP आपने एक साइट बताई थी, इसको ये किसका एब्रीविएशन है? स्मार्ट व्हाट नेक्स्ट? स्मार्ट मॉनिटरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। थैंक यू। ये बेसिकली एक साइट है जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं और मंथली रिपोर्ट आप PND के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू। अब आगे चलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे, जो आज का मेन टॉपिक इस लिहाज से था। ये सारा इंटरलिंक्ड है, लेकिन आज का टॉपिक का टाइटल यही था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे डेवलप हो। So the definition of the feasibility report is that feasibility report is a process to assess any proposal based on the approved parameters and on ground situation. There are 3 points which are required to be discussed. First one is to assess any proposal. That is the first important point. Next one is approved parameters. Point 2 and point 3 is on ground situation. इट मीन्स कि आपने अपनी इस एक्टिविटी को 3 तरह से लेना है। अगर आपको कहा जाए कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं तो आप उसे 3 तरह से लेंगे। पहले ये है कि आप उस प्रपोजल की असेसमेंट स्टार्ट करेंगे कि ये है क्या मुझे कहा गया है और इसको कैसे लेके मैंने चला। असेसमेंट की जो बेस होती है वो गवर्नमेंट के अप्रूव पैरामीटर्स होते हैं और दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है कि जी बुनियादी तौर पर वहां पे जमीनी हकायक हैं क्या। गवर्नमेंट ने तो क्राइटेरिया बना दिया, पैरामीटर्स दे दिए, लेकिन जिस जगह पे गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है या बनाने जा रही है उसकी सिचुएशन क्या है, लिहाजा वहां पे वो सबसे ज्यादा आपकी राय जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और इंपॉर्टेंट होगी। ये डेफिनेशन ये हमें इस नतीजे पे ले आई कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि गवर्नमेंट के अप्रूव पैरामीटर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वो अप्रूव पैरामीटर्स मेरे केस में कहाँ फिट हो रहे हैं और कहाँ फिट नहीं हो रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे हाईएफ्स को बतानी है ताकि एक बेहतर या अच्छा प्रोजेक्ट बने। अदरवाइज तो हमारे सबके पैसे जाए हो जाएंगे, ज़ाहिर टैक्स का पैसा है, हम सबका शेयर है उसमें। अब मैं आपके साथ पैरामीटर्स ऑफ HED वो शेयर करने जा रहा हूं जो 2004 का क्राइटेरिया है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी कॉलेज। अगर आपने वो कॉलेज बनाना है तो ये नोटिफाइड क्राइटेरिया है। अब हम उस पर बात करना शुरू करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि कॉलेज किन पैरामीटर्स के ऊपर बनाया जाता है और फिर उसके साथ जो चैलेंजेस हैं उन पे भी बात कर लेंगे। आपके सामने बहुत सारे कॉलेज बने होंगे, आपका बहुत तजर्बा होगा, आपकी भी ऑब्जर्वेशन होंगी, आप भी मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं भी आपके साथ बात करता हूं। अप्रूव पैरामीटर्स में सबसे पहले लैंड है। लैंड में मैंने 3 चीजें लिखी।
5-10-30 कनाल। इसकी डिटेल ये है, कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहले जमीन का जो मामला है उसको देखा जाता है। अगर प्रपोजल हिली एरिया की है तो आपको कम से कम 5 कनाल जमीन चाहिए। अगर आपकी प्रपोजल अर्बन एरिया की है, शहर की है, आपको 10 कनाल जमीन चाहिए कम से कम। कम से कम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जितनी मिल जाए क्योंकि फ्यूचर में जरूरत होती है, कम से कम ये मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आपकी प्रपोजल रूरल एरिया की है तो फिर आपको कम से कम 30 कनाल जमीन चाहिए। ये पहला पैरामीटर है हायर एजुकेशन का, विच वाज नोटिफाइड इन 2004। इसी पे आप सारे कॉलेजेस की फिजिबिलिटी आप लोग बनाते हैं, आपके नॉलेज में होगा, आपसे जानते होंगे, लेकिन आज इसे डिटेल में इसलिए देखना चाहेंगे ताकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो चैलेंजेस हैं वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट पैरामीटर इज डिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलेज। 5, 15 और 20। इसमें अगर आप शहर में कॉलेज बना रहे हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। अगर आप शहर में कॉलेज बना रहे हैं तो आप 5 किलोमीटर के फासले पे कॉलेज बना सकते हैं। अगर उससे करीब कॉलेज आप बनाएंगे तो वो नॉन फीजेबल होगा, फीजेबल नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसे बने हुए हैं, उन पर अभी बात करते हैं। अभी हम पैरामीटर्स को जरा डिस्कस कर लें। अगर आप रूरल एरिया में कॉलेज बनाने जा रहे हैं तो फिर 15 किलोमीटर लड़कियों के कॉलेज के लिए, गर्ल्स कॉलेज के लिए, और 20 किलोमीटर बॉयज कॉलेज के लिए आपको फासला चाहिए। रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया में दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए 5 किलोमीटर का पैरामीटर है। 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप बना सकते हैं। रूरल एरिया में फर्क रखा गया है, लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर कम है और लड़कों के लिए 5 किलोमीटर ज्यादा है। अगर हम तीसरे पैरामीटर पे आए तो वो मैट्रिकुलेट की पास आउट परसेंटेज है। परसेंटेज की बजाय अगर आप फिगर हम कह दें तो ज्यादा बेहतर है कि ये बुनियादी तौर पर फीडिंग यूनिट होता है। मैट्रिक से जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो कॉलेज की तरफ आएंगे, क्योंकि हम इंटरमीडिएट की फैसिलिटी देते हैं उनको, तो वो बच्चे आपके पास आएंगे। तो वो फीडिंग यूनिट आपका जो है उसकी क्या सूरत हाल है, उसमें फीमेल के लिए 100 बच्चियों का कंसेक्टिव 3 ईयर से पास होना जरूरी है। आप बोर्ड से या सीईओ एजुकेशन से रिजल्ट लेंगे और देखेंगे कि जितने स्कूल इसके फीडिंग स्कूल हैं उनका टोटल तादाद बच्चों की 100 बनती है। टोटल तादाद की बात कर रहा हूं, एक स्कूल की 100 बच्चों की तादाद नहीं कह रहा। वहां अगर 5 स्कूल हैं तो 5 के 5 का रिजल्ट आप लेंगे और उसमें देखेंगे कि 100 बच्चियां पास हुई हैं, अगले साल 100 हुई हैं, उससे अगले साल 3 साल में हुई हैं, वेल एंड गुड, ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। यही पैरामीटर बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, वहां डबल है फिगर। वहां आपको 200 बच्चे एक साल में पास होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको टोटल 300 बच्चियों के लिए और 600 तादाद बच्चों के लिए चाहिए पास आउट ऑफ मैट्रिकुलेट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अब इंटरमीडिएट की तरफ आते हैं। ये जो पास आउट परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट है ये भी उसी तरह मेल और फीमेल में 3 सालों के लिए है। तो आपको समझ आ गई कि यहाँ 75 लड़कियों के लिए है और 100 जो है वो लड़कों के लिए, कि इंटरमीडिएट का पास आउट ये होना चाहिए। ये भी आपको बोर्ड से, और अब सबको मालूम है कि हम पे बड़ा प्रेशर होता है
क्योंकि पॉलिटिकल लोग कॉलेज बना रहे होते हैं, हम पे अपने ऑफिसर्स का भी प्रेशर होता है, पॉलिटिकल लोगों का भी प्रेशर होता है। हमें तो सच लिखना है और जो सच है वही लिखना है और प्रेशर को बर्दाश्त करना है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा और यकीनन मदद होती भी है। इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि जो साइट, जो टाउन, जो कस्बा, जो चक, जो गांव तहरीर में दरखास्त में नाम लिया गया है उसकी आबादी की बात करनी है। मसलन कहा गया है कि चक नंबर 34 गाफ बे फैसलाबाद में कॉलेज बनेगा। अब 34 गाफ बे की पॉपुलेशन 35,000 होनी चाहिए। अब उसके बिल्कुल साथ 35 हो सकता है, गाफ बे हो, साथ 36 हो, साथ 37 हो। आपने अगर आपने सारे चकूक मिलाना शुरू कर दिया तो फिर कोई भी कॉलेज नॉट फीजिबल नहीं होगा। सारों में लाखों की आबादी होगी नहीं, जो साइट प्रपोज की जा रही। अब उस चक की आबादी अगर 2000 है तो लिख दें 2000 है। आगे चल के मैं इसका रास्ता बताऊंगा, अभी मैं पैरामीटर्स पे हूं। तो पैरामीटर्स और फीजिबिलिटी की ये स्लाइड में ये बता रही है कि वी हैव टू असेस एनी प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम एनी कॉर्नर बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड पैरामीटर्स विच आर एज फॉलोज, जो मैंने आपसे शेयर किए, एज वेल एज ऑन ग्राउंड सिचुएशन। अब मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट में अदर पैरामीटर्स जो हैं, इसमें अगर लाहौर से आपको खत आया कि आप इसकी फिजिबिलिटी बना दें, आप रहीम यार खान बैठे हैं या बहावर नगर बैठे हैं या अटक बैठे हैं, अब वहां पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन के बारे में जितना आप जानते हैं हम नहीं जानते। अप्रूव्ड पैरामीटर्स अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन अप्रूव्ड पैरामीटर्स को हमने सामने भी रखा जब हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे थे। बट ये जो अदर पैरामीटर्स हैं, these are accordingly important for development of feasibility report, इनको भी उसी तरह से सामने रखना है। अब मैं इन पे बात कर रहा हूं। पहला जो है इसमें वो सिक्योरिटी का पॉइंट है। जिस जगह पे ये कॉलेज प्रपोज हो रहा है, जो जमीन प्रपोज की जा रही है, उसकी सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। वहां पे अगर कॉलेज बन जाता है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सिक्योरिटी का एक सीरियस कंसर्न है, वो कैसे हम हल करेंगे। आदि से बहुत दूर कहीं जंगल के साथ या कहीं बिल्कुल रिडंडेंट एरिया में वो बना दिया गया है, तो उसकी दिन और रात में सिक्योरिटी कौन करेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप सिक्योरिटी का पॉइंट उठाएंगे और उसकी सिचुएशन बताएंगे। सेकंड, अवेलेबल अमेनिटीज। वहां पे सीवरेज की लाइन है या नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज का डिस्पोजल जो है वो कहां जाएगा। वहां पे वाटर सप्लाई की लाइन है, पानी कहां से आएगा, या मुझे अपना ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जहां कॉलेज बन जाता है या जहां भी कोई गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी डेवलप हो जाती है, हॉस्पिटल या कॉलेज या कोई ऐसी चीज, उसके इर्द गिर्द का एरिया भी कमर्शियल होना शुरू हो जाता है, वहां दुकानें बनना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा हमने इन चीजों को मद्देनजर रखना है। आगे चलता हूँ, आगे और भी काफी बातें होंगी। अवेलेबल अम्यूनिटी से मुराद है कि जो मेरा सीवर का डिस्पोजल होगा वो कहाँ होगा, मुझे पानी कहाँ से आएगा। थर्ड हो गया रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क इस लैंड में या इस एरिया में कैसा है, ठीक है। वो छोटा रोड है, बड़ा रोड है, देहाती रोड है, कच्चा है, पक्का है, कैसा है। कल कल इस कॉलेज को बस मिल सकती है, कॉलेज के स्टाफ ने आना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए वैन्स ने आना है, पेरेंट्स ने आना है। अगर एक छोटा सा बिल्कुल रोड है
वो तो चौक हो जाएगा। और आपने देखा होगा अक्सर जो लोग मेरे साथ जो ज्यादा अर्बन एरिया से जरा हटके हैं तो वो तो शायद इस सूरत हाल से ना गुजरते हो, लेकिन जो अर्बन एरिया के लोग हैं मेरे से एग्री करेंगे कि हमने डिसाइड किया होता है कि ये दिन का टाइम है, स्कूल की छुट्टी का टाइम है, या कॉलेज की छुट्टी का टाइम है, या यूनिवर्सिटी की छुट्टी का टाइम है, तो हम वो रोड ही नहीं जाते, हम दूसरे रोड से, चाहे घर जाने के लिए लंबा रास्ता हो, हम कहते हैं उधर नहीं जाना, 2 घंटे लग जाएंगे। तो क्या ये तरीकाकार होता है प्रोजेक्ट बनाने का कि हम स्कूल खोल दें, बाद में सारा दिन सड़क बंद रहे? तो आई नीड टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रोड नेटवर्क। अब बड़ा रोड है, छोटा रोड है, कल इसने यूज होना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बस टर्मिनल कितना दूर है, क्योंकि बच्चों ने भी और बच्चियों ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कॉलेज में आना है, कितना पैदल चल के आना पड़ेगा, स्टाफ ने भी आना है। इसके अलावा अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई रेलवे स्टेशन मौजूद है तो कितने फासले पे मौजूद है, ठीक है, ताकि ये देखा जा सके कि हम अप्रोच कैसे करेंगे कॉलेज को, लोग पहुंचेंगे कैसे कॉलेज तक, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम अर्बन एरिया। ये जो अर्बन एरिया है, यानी अर्बन एरिया से मुराद है कि जहां ये कॉलेज प्रपोज हो रहा है उसका जो छोटा मोटा अर्बन एरिया है, अगर देहाती इलाका होगा तो 2-4 दुकानें होंगी, उसका जो अर्बन एरिया है वो कितना दूर है इससे, कॉलेज से। कमर्शियल एरिया और मार्केट और बैंक कितना दूर है, अपने बैंक में सारा दिन कॉलेज को बैंक से काम रहना है। आपको पता है अब तो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है कॉलेजेस में, और बच्चे वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जो है वो सारे अप्लाई करते हैं। तो बैंक का मौजूद होना, बैंक में फीस का जमा होना, तो वो तो बहुत जरूरी है। वो कहाँ है, बच्चे उस दिन क्या छुट्टी करेंगे, बैंक अगर दूसरे टाउन में है तो। इस कॉलेज से स्कूल कितना दूर है या स्कूल्स कितने दूर हैं, ये मैं इस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी कोई टीचर अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलाना चाहती है, वो किसी बाहर बाहर के शहर से आके वहाँ पे पोस्ट हुई है, वो अपने बच्चों को वहाँ कहाँ पढ़ाएगी? वो अगर कोई रेंट पे घर लेना चाहती है तो उसके आगे मैंने लिखा है रेजिडेंशियल एरिया, तो वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां को रेंट पे उसको घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉलेज से कितना दूर है वो रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल्स कितने दूर है, बैंक कितने दूर है, मार्केट कितना दूर है, दीज आर अदर पैरामीटर्स, इनको देखना है, यही तो फिजिबिलिटी का डिसीजन करेंगे। फिर पार्किंग की मैंने बात की कि अगर आपका छोटा रोड है तो वो तो वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया, वो तो सारा दिन चौक रहेगा, जब बच्चों को छोड़ा जा रहा होगा, जब लिया जा रहा होगा, वैन आके पार्क हो जाए, वैन तो घंटा पहले आ जाती हैं, वो आके पार्क कर देंगे, तो आपका रोड बंद हो जाएगा। पेरेंट्स आते हैं, बॉयज कॉलेज है तो बच्चे अपने मोटर बाइक्स पे आते हैं, साइकिल्स पे आते हैं, वो भी उनका भी रश हो जाएगा। तो पार्किंग को भी मद्देनजर रखना है, और आज का नहीं, अगले 50-40-50 साल का सोचना है, आज का नहीं सोचना। कॉलेज बनने जा रहा है या हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो यही मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक कॉलेज का पैरामीटर आपके सामने रखा। आपको ये भी आ सकता है कि यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बना रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी बनाएं। आपको ये भी आ सकता है कि नहीं, हम इस टाउन में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, आईटी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी प्रपोजल आ जाए, उसकी फिजिबिलिटी भी बनेगी। ये पैरामीटर वहां भी काम आएंगे, ये सारी चीजें वहां भी जरूरी हैं। रेड में मैंने फ्यूचर प्लान लिखा है। देखें, ये सारी बातों के बाद भी ये सोचना है कि फ्यूचर में अगर ये कॉलेज एक्सपेंड करेगा और कंस्ट्रक्शन होगी और बच्चे आएंगे, तो क्या कोई गुंजाइश है, ये रोड बोझ उठा लेगा, इनके पास जमीन इतनी होनी चाहिए,
इनके पास ये सारी सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ेगी और वक्त के साथ साथ। तो क्या ये सारा कुछ हम कर सकेंगे? हो सकेगा या नहीं हो सके? फ्यूचर प्लान के दो हिस्से, एक विद इन द बाउंड्री वाल, जो उस बिल्डिंग ने एक्सपैंड करना है, वो आपने सोचना है कि 30 कनाल तो मिनिमम है। आज यहाँ पे जमीन मौजूद है, हम यहाँ कम से कम 100 कनाल लें ताकि फ्यूचर में उसका फायदा हो। वजह क्या है? वजह यह है, बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर आप को मैं एक एग्जांपल दे दूं तो बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। देखें, जिसने प्रपोज किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी को इतनी जमीन देनी है, उसने हम सब पे कितना एहसान किया, हमारी नस्लों पे कितना एहसान किया कि आज 2022 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इतनी जमीन है कि वो अगले 40 साल भी उसमें एक्सपेंड करती रहे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्लानिंग, एक्चुअली ये प्लानिंग का हिस्सा है। और इसी तरह से आपने बहुत सारे कॉलेजेस देखे होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां देखी होंगी कि वो पहली बिल्डिंग उन्होंने बनाई तो उनकी जमीन खत्म हो गई, अब नया सब कैंपस कोई कहीं बना रहा है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, क्योंकि जगह ही नहीं है वहां। शहर इर्द गिर्द शहर हो गया है, जमीन इर्द गिर्द महंगी हो गई है, लोगों ने घर बना लिए, प्लाजे बन गए हैं। जी, मैं ऑब्जर्वेशंस आपकी जरूर आपसे सुनूंगा भी, देखूंगा भी। अभी मैं देख रहा था कि आपने बताया कि विदाउट पैरामीटर्स कॉलेजेस बनते हैं, इन पे आते हैं, ये बात करेंगे आज इंशाल्लाह सारी। तो फ्यूचर प्लान आपके सामने है। अब फ्यूचर प्लान से हम अब आगे बढ़ते हैं कि पीसी 1, 2, 3 और 4 का ओवरव्यू किया जाए ताकि हम ये जान सकें कि ये परफॉर्मिंग होते क्या हैं और इनका बेनिफिट क्या है। फिर हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस भी हम आपके लूंगा और उस पर भी बात करेंगे। PC2 PC1 को डिटेल में देखेंगे, PC2 से स्टार्ट करते हैं। PC2 इज डॉक्यूमेंट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ये उस वक्त बनता है जब कोई मेगा प्रोजेक्ट हो या आपने कंसल्टेंट हायर करने हो। इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए बनाया जाता है। ये भी परफॉर्मा है, जैसे PC1 का परफॉर्मा है, PC2 भी उस तरह का परफॉर्मा है। इसको P&D अप्रूव करता है। जो मैंने आपको फोरम बताए थे, उन फोरम में PC2 नहीं जाता, ये डायरेक्ट जाता है। सिर्फ PC1 घूमता है अपने मुख्तलिफ फोरम में, PC2 नहीं घूमता, वो डायरेक्ट P&D को जाता है। ये बेस लाइन ऑफ PC1 होता है, यानी PC2 ये बताता है कि किस तरह का PC1 बनेगा। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि PC2 पहले बनता है, PC1 बाद में बनता है, नाम उसका PC2 है, उसको तो फिर बाद में बनना चाहिए। एक्चुअली ये परफॉर्मा बाद में डेवलप हुआ था, PC1 पहले परफॉर्मा डेवलप हुआ था, इसलिए उसका नाम PC1 है। ये PC2 बाद में परफॉर्मा विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रेशर बढ़ा, पता चला कि जी ये तो बाकायदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट से काम नहीं चलता, अब तो डैम बनाने पड़ेंगे और मोटरवे बनाने पड़ेंगे और बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, तो स्टडी करानी पड़ेगी। रिपोर्ट नहीं, स्टडी चाहिए। अच्छा, स्टडी करानी है, हमें तो पता नहीं है क्या करें, तो उन्होंने कहा जी इनके लिए कंसल्टेंट ले लें। अच्छा जी, फिर इंटरनेशनल कंसल्टेंट की सर्विसेज लेना शुरू कर दी। इस तरह से ये PC2 का परफॉर्मा बाद में बना, इसकी वजह से इसका नाम PC2 है। दूसरी बात यह है कि ये फ्यूचर प्लानिंग और सोर्स ऑफ फंडिंग भी बताता है। PC2 में पता चलेगा। अब PC2 को एक एग्जांपल के साथ क्लियर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। मसलन आपको कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं, आपके इलाके में यूनिवर्सिटी बनानी है, अब उसका PC2 बनेगा। खैर बदकिस्मती से कुछ PC1 पे ही यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, PC2 नहीं बनाया गया, इतना प्रेशर था। लेकिन एनी हाउ इसका एक PC2 बनेगा। PC2 बताएगा कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कितनी चाहिए, ये कितने अरब में बनेगी। वैसे एक यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 8 से 10 अरब में बनती है, एक यूनिवर्सिटी का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है,
लिहाजा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको बगैर किसी फिजिबिलिटी के हम बना दें। अब नेक्स्ट ईयर एडीपी के लिए भी यही PC2 गाइड करेगा कि अगले साल यूनिवर्सिटी का PC1 हमने शामिल करना है एडीपी में कि नहीं करना। क्योंकि अगर 10 अरब अवेलेबल होंगे तभी 10 अरब की कमिटमेंट होगी, तभी मैं PC1 यूनिवर्सिटी का डाल सकता हूं ना। तो PC2 ने मुझे पैसे भी बता दिए, जमीन भी बता दी, फ्यूचर प्लान भी बता दिया और कह दिया कि हाँ यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। कंसल्टेंट स्टडी करते हैं, लोगों को इंटरव्यू करते हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं, जमीन को चेक करते हैं, हर तरह का पैरामीटर देखा जाता है, सिक्योरिटी को देखा जाता है, जो सारी बातें मैंने की हैं। अब PC2 का क्लैरिटी मिली कि PC2 जो है that is basically a document for hiring of services of consultant. This is a feasibility study document, and if you need, you have to prepare this document and submit to P&D department for approval. अगर हायर एजुकेशन को PC1 PC2 बनाएगा तो वो हम बनाएंगे हायर एजुकेशन के लोग, अप्रूव उसको P&D करेगा। अच्छा, अब यहां पे ये ज़हन में रखिएगा कि चाहे ये 2 रुपए इसकी कास्ट हो या 10 रुपए इसकी कास्ट हो, या इसकी कास्ट जो है वो 10 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, यहाँ पैसे मैटर नहीं करते। यहाँ इन प्रिंसिपल डिसीजन है कि PC2 ने P&D में ही जाना है, पैसों की बात नहीं है। वहां मैंने फोरम में आपको पैसों की बात बताई थी, और जिस तरह से एक मैडम साहबा ने हमारे साथ शेयर भी किया कि अभी तक वो पुराने परफॉर्मे के मुताबिक और पुरानी लिमिट के मुताबिक 50 मिलियन अप्रूव किए जा रहे हैं, जबकि ये लिमिट जो है वो रिवाइज हो गई है, काफी देर पहले की रिवाइज हो गई है। तो वहां हमने फाइनेंशियल लिमिट की बात की। तो PC2 जो है ये फाइनेंशियल लिमिट के साथ टैग नहीं किया गया, इसको ये किया गया है कि ये डायरेक्टली इन एनी केस व्हाटसोएवर द कास्ट इज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट टू P&D डिपार्टमेंट। PC3 इज डॉक्यूमेंट ऑफ रिव्यू। अच्छा, ये प्रैक्टिस में नहीं है बट लॉ में है, और कुछ जगह पे बन भी रहा है, लेकिन बहरहाल ज्यादातर प्रैक्टिस में नहीं है। ये जब मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसका क्वार्टरली रिव्यू होता है। मंथली रिव्यू तो अपनी जगह होता रहता है, क्वार्टरली एक रिव्यू होता है। तो PC3 परफॉर्मे को फिल करके जमा कराया जाता है, और उसमें देखा ये जाता है जो सीरियल नंबर 4 से ऑनवर्ड है कि जी ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स में हम कहाँ खड़े हैं, कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्या हम अचीव कर रहे हैं। हमने क्या कहा था पहले साल क्या करेंगे, लैंड खरीदेंगे, तो साल गुजर गया, लैंड खरीद ली, हाँ जी खरीद ली, या नहीं खरीदी, नहीं खरीदी तो रीजन बताया जाएगा जी कि वो जो मालिक थे वो कोर्ट में चले गए, लिटिगेशन हो गई, तो लिहाजा हम जमीन नहीं खरीद सके। अब देखें PC3 ने हमें मेगा प्रोजेक्ट में जो पैसे हमने शामिल किए हुए थे उनको कहीं और यूज करने का मौका दे दिया कि अच्छा ये तो मामला कोर्ट में चला गया, मे भी 3 साल 2 साल 4 साल लग जाएं, तो अभी जो हमने डैम के लिए, मोटरवे के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए पैसे रिजर्व किए हुए थे इनको उठाएं और कहीं और यूज करें। जब कोर्ट का फैसला आएगा एक नया PC1 दोबारा डाल देंगे, नया प्रोजेक्ट ले आएंगे। तो ये हमारी हेल्प की PC3 ने। सीरियल नंबर 5 पे मैंने लिखा है रिवीजन। अब PC3 की जब बात आई तो क्वार्टरली ये बताया गया कि जी जमीन जो हमने ली थी वो है से 200 एकड़। 200 एकड़ में से 100 एकड़ तो हमें पहले दिन ही मिल गया था, जो अगला 100 एकड़ है
उसके ऊपर बाग लगा हुआ है। अब वो कोर्ट में चले गए कि जी हमें कंपनसेशन दें, हमारा तो ये आमों का बाग लगा हुआ है या किन्नू का बाग लगा हुआ है। तो अब हमें अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो PC3 में वो डिसीजन लिखा जाएगा, नहीं दे दिया तो कह दिया जाएगा कि जी 100 एकड़ के ऊपर काम शुरू किया जा सकता है, 100 एकड़ के ऊपर काम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लिटिगेशन में चला गया। तो इसका मतलब है कि अगर 200 एकड़ के लिए मैंने 5 अरब रुपए रखे हुए थे तो अब मैं 2.5 अरब आराम से उठा सकता हूँ या 2 अरब उठा सकता हूँ, 3 अरब 100 करोड़ के लिए छोड़ दूं कि यहाँ काम होता रहेगा, जब उसका फैसला आएगा नए पैसे दे दूंगा। इसलिए मैंने लिखा फ्यूचर प्लानिंग नीचे कि फ्यूचर प्लानिंग में PC3 हेल्प करता है कि आप पैसे इधर से उधर ले जाएं, प्रोजेक्ट क्लोज कर ले, जब फैसला आएगा दोबारा कर लें, तो गवर्नमेंट का वक्त ज़ाय नहीं होता, गवर्नमेंट का पैसे ज़ाय नहीं होते। तो PC3 की ये अहमियत है। दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रिव्यू। नेक्स्ट ईयर ADP में आप ये फैसला करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है कि PC3 ने ये कहा था कि अगले साल प्रोजेक्ट लाएंगे। अब अगला साल आ गया है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि नया प्रोजेक्ट लाएं या अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है? तो जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक आप डिसीजन ले लें। तो PC3 आपको मैंने बताया कि दैट इज नॉट इन प्रैक्टिस, बेसिकली a document of review to see and observe the objective and achievements of the document, of the project, of the proposal, of the initiative. In case any revision is required, the PC1 is required to be revised. If after planning, PC3 will guide कि हमें क्या करना है। Accordingly, next year ADP में इसकी हेल्प भी मिलेगी। अब आ गया जी PC4। PC4 जो है, इससे आपका PC1 और PC4 से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। पहले भी पढ़ा होगा शायद, नहीं तो फ्यूचर में पढ़ता रहेगा। PC4 is basically document of completion। ये जब आप किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं तो इस परफॉर्मे को फिल करते हैं। ये भी 5 से 6 पेज का परफॉर्मा है। अच्छा, ये सारे परफॉर्मे PND की वेबसाइट पे हैं। अगर आप ट्रेनिंग के बाद PC1 का परफॉर्मा देखना चाहें, 2 देखना चाहें, 3, 4, 5 सारे वहां अवेलेबल हैं। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाने के लिए कहा गया, अक्सर कहा जाता है और हमारे प्रोफेसर साहबान और साहिबा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि जी ये हम कैसे करें। मैं आज आपको वो हवाला भी बताऊंगा ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ये मुश्किल पेश आए तो आप उसको टैकल कर सकें। देखिए, आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये स्लाइड क्लियर हो जाएगी। आप एक कॉलेज में हैं, आपसे कुछ फासले पे नया कॉलेज बना, आप PD थे, तो एक दिन SDO साहब या एक्सीएन साहब तशरीफ लाए। उनका मैडम ये PC4 बन गया है, हमने कॉलेज मुकम्मल कर लिया है, हमसे कॉलेज ले लें और ये PC4 साइन कर लें। अब आप इंजीनियर नहीं है, आप आर्किटेक्ट नहीं है, तो आप कैसे लें? अपने बिल्डिंग को हम कैसे चेक करें? मैं उसके सिंपल प्रिंसिपल्स आपको बताता हूं। उन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपने वो डॉक्यूमेंट देखना है और वो डॉक्यूमेंट मुकम्मल होना। पहली बात, क्या आप उस आदमी को, SDO साहब या एक्सीएन साहब को कहें कि जनाब आप तकलीफ करें कि मुझे इस कॉलेज का PC1 ला दें। PC4 आप ले आए हैं, आप इसका PC1 ला दें ताकि मैं पढ़ लूँ। PC1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इस कॉलेज में 12 कमरे बनने थे,
8 लैब्स बननी थी, एक एडमिन ब्लॉक बनना था, बाउंड्री वॉल बननी थी, गेट बनना था, सर्वेंट क्वार्टर्स थे, हॉस्टल था, मल्टीपर्पज हॉल था, पार्किंग शेड था, कंटीन थी, वगैरह वगैरह, ये लिखा हुआ था। अब आप इंस्पेक्शन के लिए उस कॉलेज तशरीफ ले जाएं, 12 कमरे गिन लें, 8 लैब्स गिन लें, कंटीन चेक कर लें, हर बिल्डिंग को चेक कर। अब हर बिल्डिंग को जब आपने चेक किया तो .3 में लिखा हुआ है शॉर्ट कमिंग्स। कहीं दरवाजा नहीं खुलता था, कहीं बोर्ड लटक रहा था, कहीं पेंट पूरा नहीं था, कहीं फर्श बैठ गया था। आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं, नोट करते जाएं, सारा कुछ आपने कुछ नहीं करना। PC1 पढ़ा और PC4 की बुनियाद के ऊपर आप वहां पे कॉलेज में चले गए। एक काम कर लें कि उस दिन SDO को कहें कि आप अपना कोई मिस्त्री शिस्त्री साथ भेज दें, ताकि मैंने मेजरमेंट करनी है तो मुझे मेजरमेंट कर दे। तो वो सिंपल फीते से मेजरमेंट है कि जी 12 बाई 12 का कमरा बनना था, तो जरा इसको पैमाइश करा लें। 12 बाई 12 है, हाँ जी 12 बाई 12 ठीक है। बाथरूम जो है 6 बाई 6 का बनना था, 6 बाई 6 है जी, 4 बाई 6 है, हाँ जी ठीक है। जस्ट मेजरमेंट, बेसिक बात कर रहा हूँ, कोई इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर नॉट इंजीनियर। तो आपने क्वालिटी ऑफ वर्क की मैं बात नहीं कर रहा, वो मैं उस तरफ अभी आता हूँ, अभी मैं बात बेसिक की कर रहा हूँ। अतिया बशीर साहबा कह रही हैं कि स्लाइड्स विजिबल नहीं है, मेरे ख्याल है बाकी सबको तो विजिबल हैं जी। कोई एक पार्टिसिपेंट जरा बता दे काइंडली, स्लाइड्स विजिबल है? जी सर, विजिबल विजिबल ओके अतिया साहबा काइंडली फिर आप अपना जरा कंप्यूटर चेक कर लीजिएगा, आपको कुछ शायद वहां पे प्रॉब्लम। जी सर विजिबल है। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मिस। ये शॉर्ट कमिंग्स में मैं ये बात कर रहा था कि अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे चीजें नोट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। वॉशरूम्स थे, आपने देखा वहां टैप नहीं लगी हुई थी, वॉशरूम फंक्शनल नहीं थे। उसने ये सीवर के टैंक बना दिए थे, उनके ढक्कन नहीं थे। उसने जो मलबा है वहां से नहीं उठाया था। गेट का पेंट आधा किया था, आधा नहीं किया था। गेट बंद नहीं होता था, गेट टेढ़ा लगा हुआ था। ये अपरेंट बात कर रहे हैं, ये सारा आपने लिखे। वो शॉर्ट कमिंग्स नोट करके आपने एक रिपोर्ट बना ली, और वो रिपोर्ट नाउ दैट रिपोर्ट विल बी पार्ट ऑफ PC4। आप लिखेंगे टोटल 22 दरवाजे लगे हुए हैं, 22 में से 15 दरवाजे सही खुलते बंद ही नहीं होते, 4-5 ठीक है। खिड़कियां इतनी हैं, विंडोज, उनमें खिड़कियों के विंडो को जब हमने पुश किया तो उनके शटर ओपन नहीं होते या ओपन होते हैं, या खिड़कियों में बारिश का पानी अंदर आ रहा था। हमने देखा, जब गया तो पता चला छत पे पानी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से छत में से सीपेज आई हुई है। वॉशरूम लीक कर रहे थे, अपरेंट एक मेन मेन जैसे एक लेमैन देखता है उसकी बात हो रही। वो सारी शॉर्ट कमिंग्स लिखने के बाद आप PC4 को साइन कर दें, कोई बोझ आप पे नहीं आएगा, कोई प्रेशर आप पे नहीं आएगा। हायर अथॉरिटी को बता दें, हायर एजुकेशन को, DPI को, कि जी ये शॉर्ट कमिंग्स ठीक कराएं, कॉलेज इन्होंने हमें दे दिया हुआ है लेकिन इन कमियों के साथ है। और अगली बात ये याद रखें कि वही PC4 और शॉर्ट कमिंग्स आप कंसर्न एक्सियन को, कंसर्न SC को, SC जो है वो डिवीजन में होता है, ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कहलाता है। ठीक, एक्सियन डिस्ट्रिक्ट में होता है, SDO भी उनके साथ होता है, और SC डिवीजन में होता है। तो SC को भी भेजें, और फिर इनके ऊपर इनका चीफ इंजीनियर होता है, तो चीफ इंजीनियर को भी भेजें, और डाक में उनका एड्रेस पूछे और उनको भी भेजें, और उनको लेटर लिखे, उन्हें कहें जी ये शॉर्ट कमिंग्स देने का मुकम्मल करें। साल एक पूरा ठेकेदार पाबंद है, उसकी सिक्योरिटी इनके पास मौजूद होती है, CNW के पास, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के पास, कि वो साल के अंदर अंदर उसको रिपेयर करा सकें। साल के बाद प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, लिहाजा साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स उसे PC4 में लिखे जाते हैं कि जनाब इस कॉलेज बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और अचीवमेंट क्या हुई है, कि जी ये 3 सालों के अंदर अंदर एक ग्रेजुएट कॉलेज या जो आपके एसोसिएट डिग्री वाले कॉलेज हैं, वो कॉलेज जो है यहाँ पे डेवलप हो गया है, जो बच्चियों के लिए है। यहाँ 1000 या 1200 बच्चियों का दाखिला एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, वो इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे, और ये बहुत बेनिफिट होगा इस पे। यहाँ को लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे एक नया रोड डेवलप हो गया है, यहाँ पे जो है वो बच्चियों के लिए आसानी हो गई हुई है, टीचर्स के लिए आसानी हो गई हुई है। काफ़ी टीचर इस एरिया के थे, वो ट्रांसफ़र करा के यहाँ आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऑपरेटिव पार्ट, अब याद रखना है कि PC4 बनाने के बाद आपने उसके ऑपरेटिव पार्ट के ऊपर काम करना है। ऑपरेटिव पार्ट उसका कौन सा है? बिल्डिंग तो बना दी बिल्डिंग वालों ने, लेकिन उसकी
चेयर्स, उसके कंप्यूटर्स और उसके वाइट बोर्ड और उसकी बाकी सारी चीजें भी तो थी, तब कॉलेज फंक्शनल होगा ना। वहाँ बेंचेस होंगे, क्लासरूम चेयर्स होंगी, हॉल के अंदर आपका चीजें होंगी तो तब चलेगा, लाइब्रेरी बुक्स होंगी तब चलेगा। सो ऑपरेटिव पार्ट का क्या बना? आजकल का जो प्रोसीजर है उसमें डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस जो हैं वो रेवेन्यू कंपोनेंट को खरीद रहे होते हैं, क्योंकि PC1 का एक हिस्सा कैपिटल कंपोनेंट होता है और एक रेवेन्यू होता है। कैपिटल जो है वो बिल्डिंग को कहते हैं, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कैपिटल कंपोनेंट होता है, और स्ट्रक्चर के अलावा जो ऑपरेटिव पार्ट होता है वो रेवेन्यू कंपोनेंट कहलाता है, जिसमें चेयर्स और आपके IT इक्विपमेंट और बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स और स्पोर्ट्स का आइटम और सारा कुछ शामिल है। नेक्स्ट काम अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट रेकरिंग एक्सपेंडिचर। आपने ऑपरेटिव पार्ट पे भी देख लिया, पता चला जी डायरेक्टर साहब ने खरीद लिया है, कॉलेज की सफाई कराएं और सामान कल पहुंच रहा है, वेरी नाइस। रेकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए इस कॉलेज में जो टीचर्स आएंगे उनको तनख्वाह कहां से आएगी? ये नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी है, उसका ताल्लुक उस बिल्डिंग से है ही नहीं। उसकी तरफ बढ़े आप कि कॉलेज क्या तनख्वाह आ जानी चाहिए, तनख्वाह आएगी तो कॉलेज चलेगा, बिजली के बिल के पैसे आएंगे तो बिजली का बिल देंगे, वगैरह वगैरह। सो रेकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए भी आपको खत लिखना है, आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है ताकि कॉलेज फंक्शनल हो जाए। ये PC4 के साथ इसका लिंक है कि PC4 साइन करते ही ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर बजट, नेक्स्ट ईयर ADP मैंने नहीं कही। ADP मैं उस वक्त कहता जब ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता, प्रोजेक्ट तो आपको हैंड ओवर कर गया है, आपने चेयर्स भी खरीद ली हैं और बिल्डिंग भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट ईयर बजट मैंने इसलिए लिखा है कि आपने अब अगले साल का बजट तनख्वाहों का मांगना है, अगले साल का बजट रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मांगना है, तो वो PC4 से लिंक्ड है कि PC4 बना तो आप साथ ही बजट लेने की कहानी शुरू कर दें ताकि मामला आगे बढ़े, अदरवाइज तो हम मुश्किल में हो जाएंगे, तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे। आगे है जी PC5। PC5 इज डॉक्यूमेंट ऑफ इम्पैक्ट। ये 4 या 5 साल बाद डेवलप होता है, ये भी खास तौर पर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट का भी बनाया जा सकता है, ये भी प्रैक्टिस में उस तरह से नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि हमने कहा था कि ये कॉलेज बनेगा और ये कॉलेज 1200 बच्चियों को फैसिलिटेट करेगा। 4 साल गुजर गए, कितनी बच्चियां पढ़ रही हैं? 1। हमने कहा इसमें 25-30 टीचर्स आ जाएंगे। 4 साल 5 साल गुजर गए, कितने टीचर आए? हमने कहा नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा, 8-10 लोग आएंगे, 10-12 लोग आए, कितने आ गए? हमने कहा कि ये कॉलेज पोलियो वैक्सीनेशन के लिए भी एक सेंटर होगा, तो कितनी दफा यहाँ पोलियो की टीम आई? हमने कहा कि ये जो कॉलेज है, ये हमने PC1 में लिखा, हमने ये सारी बातें की उस वक्त जब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये अब उसका वो आउटकम पूछने आया, अब उसकी वो रिजल्ट पूछने आया। हमने कहा जी ये कॉलेज मैट्रिक के जो बोर्ड के इम्तिहान होंगे उसके लिए इम्तिहानी सेंटर होगा, इंटरमीडिएट के लिए इम्तिहानी सेंटर होगा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजन जो इम्तिहान होता है उसका इम्तिहानी सेंटर होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का इम्तिहानी सेंटर होगा, बाकी यूनिवर्सिटियों का होगा। बना, यहाँ पेपर होते हैं या नहीं होते? हमने कहा जी यहाँ पे डिबेट्स हुआ करेंगी, अच्छा होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो रही हैं या तहसील लेवल की हो रही हैं, ये क्या? हमने कहा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, कितने मैचेस हुए, ग्राउंड है आप डेवलप कर सके। सो डॉक्यूमेंट ऑफ इम्पैक्ट इज related to academic and non-academic facilities which were at the time of PC1, which were proposed, which were identified, which were highlighted by the higher education department के ये सब फायदे हैं इस कॉलेज के, ये हो जाएगा। सो कहाँ खड़े? ये मेगा प्रोजेक्ट में जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने जो सोचा था इससे 5 साल पहले उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला या अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जो आज खाली पड़े हैं, वहाँ टीचर्स भी नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते। क्या वजूहत है? यही वजूहत होंगी, जंगल में बना दिया, कहीं ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ आबादी नहीं थी,
गांव कहीं और जगह पे थे, बना कहीं और जगह पे दिया वगैरह। अब PC5 के साथ यहाँ पे बात आगे बढ़ रही है। सीरियल नंबर 5 पे मैं पहुंचा, सबमिशन PND। PC5 PND को ही सबमिट होता है। वो उनका एक ऑफिस है जो DGMD का ऑफिस है। 15 मिनट हो वो जो वो आपने ठीक किया था वो बज। सो 6 नंबर पे ऑफिस ऑफ DGMD है, जिसमें जी मैडम आपने सादिया साहबा आपने हाथ खड़ा किया है, काइंडली कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन ये किस स्टेज पर होती है? अक्सर बिल्डिंग डिपार्टमेंट हमें लिखते हैं थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाएं, तो ये CW डिपार्टमेंट करता है, ये किस स्टेज पर होती है सर? थैंक यू। जी मैडम, इसकी तरफ भी आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं मुकम्मल कर लूँ फिर इस तरफ आता। सो 6 नंबर पे ऑफिस ऑफ DGMD है। ये डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का ऑफिस है PND में, जो हमारे PC1 को, हमारे PC4 को, हमारे PC5 को एवेल्युएट करता है और फिर वहाँ मीटिंग कॉल करता है और हमें बुलाता है कि जी आप आएँ और बताएं कि आपके प्रोजेक्ट में ये कमियां थी। हमने 2 दिन पहले जाके विजिट किया, 2 दिन पहले जाके चेक किया, तो उसमें पता चला कि आपके कॉलेज में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आपने तो PC1 में लिखा हुआ था, तो क्या बना, आए जरा हमें बताएं। तो ये ऑफिस जो है, मैडम का सवाल भी आ गया था और मैं यहाँ पे DGMD तक भी पहुंच गया था। ये जो ऑफिस है ये बेसिकली मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का ऑफिस है। ये थर्ड पार्टी है जो बगैर हमें बताए कॉलेज को या स्कूल को चेक करने गया या हेल्थ फैसिलिटी को चेक करने गया और फिर बाद में हमें बताया, वहां से तस्वीरें भी ये ले आते हैं, वहां पे बच्चों से बात करके उनका इंटरव्यू भी ले आते हैं और आके हमें दिखाते हैं कि ये देखें छुट्टी के टाइम पे हम गए थे, ये कॉलेज का हाल था, ये आपने किया है प्रपोज, आपने तो पूरे इलाके के लिए सहूलत की बजाय मुसीबत खड़ी कर दी है। हम तो 1 घंटा खड़े रहे, घंटे के बाद अंदर जा सके। बहुत छोटी सी गली में या तंग जगह पे जाके आपने कॉलेज बना दिया वगैरह वगैरह। सो PC5 इज डॉक्यूमेंट ऑफ इम्पैक्ट। अब इससे जो लेसन लर्न करेंगे हम, जो मैंने सीरियल नंबर 3 पे लिखा हुआ था, वो नेक्स्ट ईयर ADP में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट ऑफ इम्पैक्ट ने हमें बताया कि कॉलेज नाकाम हुआ या कामयाब रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम हल निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब PC1 को डिस्कस कर लेते हैं। मैडम का सवाल मैं इन्हीं पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपके सवाल लूंगा ताकि हम मुकम्मल हो। तो काइंडली आप अपनी माइक जरा ऑफ रखिएगा। जी मैडम सादिया साहबा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी सर, इसी से रेलिवेंट है ये जो आर्टिकल का 1% एलोकेशन 2% वाले तो हमें फैसिलिटी बिल्डिंग करने के। मैडम जरा अपने माइक से जरा काइंडली बात, तो मुझे मैडम का सवाल समझ नहीं आया, मैं रिपीट करें। सर हॉर्टिकल्चर का भी 1% एलोकेशन होती है PC1 में जब हम बनाते हैं, तो वो कभी भी उस पे अमल नहीं हुआ, किसी ने भी उस पे उस वेजिटेशन की तरफ कभी कोई नहीं आता, हालांकि बड़ी अमाउंट होती है 1% टोटल एलोकेशन के अगेंस्ट जाती है, तो इसका किस तरह से वेरी होगा? नाइस, वेरी नाइस। 2 क्वेश्चन अब तक हो गए, दोनों बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मैं दोनों को रिस्पॉन्ड करूंगा। मुझे ये जरा डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लेने दें बाकी सवालात भी लेते हैं। तो PC1 की डिटेल में मैं आपको ये बताऊं कि PC1 3 हिस्सों पे डिवाइडेड होता है। एक उसके पार्ट्स हैं, जिसमें पहले PC1 परफार्मा है जो मैंने अभी आपको बताया, वो 8 से 10 पेज का है, वो आपने या डिप्टी डायरेक्टर ने या 2-3 लोगों ने मिलकर फिल करना है। रफ का एस्टीमेट है दूसरा हिस्सा इसका, जो CNW ने, कैपिटल साइट का CNW डिपार्टमेंट ने बनाना है या बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बनाना है। तीसरा हिस्सा ड्राइंग्स या डिजाइन है, जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ने बनाया। जब ये तीनों मुकम्मल हो जाते हैं, इनको इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल में बाइंड कर लिया जाता है और जब वो
पॉइंट शक्ल में डेवलप होता है तो वो एक बुक बन जाती है, वो बुक PC1 कहलाती है। दूसरे हिस्से में प्रेपरेशन है, कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं। परफॉर्मा बाय प्रिंसिपल या PD, जो परफॉर्मा है PC1 का, या उसे प्रिंसिपल फिल करेगी, या वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपने डिक्लेयर किया वो फिल करेंगे, या 2-3 लोग मिल के करेंगे। बट बहरहाल ये इसी लेवल पे ही फिल होना है। रफ कास्ट एस्टिमेट CNW और प्रिंसिपल मैंने लिखा हुआ है। तो कैपिटल कंपोनेंट का तो यानी बिल्डिंग का तो रफ कास्ट बना दिया इंजीनियर्स ने, लेकिन जो उसके अंदर ऑपरेटिव पार्ट है, यानी कुर्सियां हैं, उसके अंदर IT है, उसके अंदर स्टेशनरी है, उसके अंदर लाइब्रेरी बुक्स हैं, स्पोर्ट्स के आइटम है, उनका रफ कास्ट आपने बनाना है, यानी आपसे मुराद प्रिंसिपल ने बनाना है। तो वो भी रफ कास्ट रिक्वायर्ड है, वो भी इसके साथ होगा। तो रफ कास्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, रेवेन्यू और कैपिटल में। कैपिटल CNW वाले बना के ले आएंगे और रेवेन्यू का आप खुद बनाएंगे। ड्राइंग्स डिजाइन मैथ्स बाई पंजाब आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, आजकल इनका डिस्ट्रिक्ट में भी डायरेक्टर आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं। तो अब ये आपके ड्राइंग्स और डिजाइन ये बनाते हैं, जैसे आप अपने घर का नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, कॉलेज का नक्शा भी यही बना के आपको देते हैं। प्रोसेस मिनिमम 15 कापियां आप डेवलप करते हैं, इनको सेक्रेटरी साइन करता है PC1 को, और रेलेवेंट फोरम में जमा हो जाता है। याद रखिए PC1 कोई एक इंडिविजुअल अप्रूव नहीं कर सकता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है या चाहे वो गवर्नर है, ये हमेशा किसी न किसी फोरम पे जाएगा। और किसी न किसी की हम बात नहीं करते, फोरम डिसाइडेड है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। आगे दोबारा भी वो स्लाइड आएगी तो एक बर्ड आई व्यू उसका हो जाएगा। ये रेलेवेंट फोरम वही है जो डिप्टी कमिश्नर DDC से स्टार्ट कर एकनिक तक बात हुई थी। जिस फोरम का PC1 है वहां जमा कराएं, उसके मिनट्स आप मीटिंग होंगे, वहां मीटिंग होगी, अप्रूव होगा, मिनट्स जारी होंगे, उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तक आपने वेट करना है कि PC1 अप्रूव हो गया है, मिनट्स जारी हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाए तब CNW वाले आपके पास आकर काम स्टार्ट करेंगे, और तब आप ही रेवेन्यू के लिए टेंडर देंगी, चाहे वो आपके दफ्तर से टेंडर जाए या डायरेक्टर के ऑफिस से टेंडर जाए। तो PC1 को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया कि इसके पार्ट्स हैं, इसकी प्रेपरेशन का एक सेटअप है और इसके प्रोसेस है। तो ये तीनों को अगर आप समझ जाएंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते, ये वो फोरम थे जो मैंने आपको बताए थे और दोबारा सामने आ गए। इन्हीं फोरम में PC1 अप्रूव होना होता है, किसी और फोरम में PC1 नहीं जा सकता। ये प्रेपरेशन के हवाले से कुछ मजीद बात है। प्रेपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ PC1, प्रिपेयर हो गया, 15 कापियां बन गई, रेलेवेंट फोरम में जमा हो गया, मिनट्स जारी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी जारी हो गई। अब क्या करें? एलोकेशन। अब फंड की तरफ बढ़ें। क्या PND ने इसको ADP बुक में फंड जो एलोकेट किए थे वो कैपिटल में थे या रेवेन्यू में थे? अगर इस साल के पैसे कैपिटल में आए हुए हैं तो वो डायरेक्ट CNW को चले जाएंगे, रेवेन्यू में आए हुए हैं तो वो आपके पास आएंगे, यानी डायरेक्टर के पास आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। रेवेन्यू के लिए आपको टेंडर देना पड़ेगा, और अगर कैपिटल कंपोनेंट है तो उनको काम शुरू करना पड़ेगा। ये आपने चेक करना है, ADP बुक में ऑनलाइन अवेलेबल है, इंतहाई आसान काम है, किसी महकमे से हायर एजुकेशन से मांगने की जरूरत नहीं है। आप पूरे पंजाब की ADP का प्रिंट निकालना चाहें, आप कंप्यूटर पे बैठे और प्रिंट ले लें। एडवाइस, ये PND डिपार्टमेंट जब फंड एलोकेट करता है तो उस लेटर का जो नाम है वो एडवाइस है। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वार्निंग लेटर होता है, शो काज नोटिस होता है, लेटर्स के नाम है मुख्तलिफ। तो एडवाइस उस लेटर का नाम है, विच इज द लेटर इशूड बाय PND डिपार्टमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू एनी प्रोजेक्ट। रिलीज ऑफ फंड्स, रिलीज ऑफ फंड्स में फाइनेंस शुरू हो जाता है। अब PND का काम खत्म, उसने एडवाइस जारी कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब फाइनेंस पैसे देगा आप, जो ऑनलाइन भी आएंगे और हार्ड कॉपी आएंगी। तो हार्ड कॉपी में एडवाइस और ऑडिट कॉपी, फाइनेंस के लेटर को भी एडवाइस कहते हैं, PND के लेटर को भी एडवाइस कहते हैं। फाइनेंस में एक और लेटर भी जारी होता है, उसको ऑडिट कॉपी कहते हैं। तो लेटर का नाम ऑडिट कॉपी है, वो भी 1 पेज का लेटर है। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि एडवाइस जब आ जाती है फाइनेंस की तो उसके बाद उसकी ऑडिट कॉपी होती है। ये SNE में भी ऐसे होता है कि आपकी SNE 2 लेक्चरर्स की आ गई
तो उसकी एडवाइस जारी कर दी फाइनेंस ने, तो अब उसकी ऑडिट कॉपी जाके साइन करानी पड़ेगी अफसर फाइनेंस से, तब जाके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस या एजी ऑफिस उसके पैसे देगा। नीचे मैंने लिखा ऑनलाइन बजट प्रोसेस, ये कॉस्ट सेंटर और स्पेंडिंग कॉस्ट सेंटर या कंट्रोलिंग और स्पेंडिंग लेवल। कंट्रोलिंग लेवल क्या है और स्पेंडिंग लेवल क्या है? कंट्रोलिंग लेवल जो है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब ऑनलाइन फंड एलोकेट करता है या रिलीज करता है तो वो कंट्रोलिंग पर देकर छोड़ देता है, उसका काम इतना ही है। तो फाइनेंस सारे का सारा हायर एजुकेशन का पैसा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कर देगा। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन फिर उसको या उसका ऑफिस उसको स्पेंडिंग पे डालेगा या स्पेंडिंग का सेंटर्स पे डालेगा, यानी भावलपुर का पैसा भावलपुर में जाएगा, उकाड़ा का पैसा उकाड़ा को जाएगा। जितने कॉलेजेस हैं जो हमारे 800 के करीब हैं ऑलमोस्ट, उन सारे कॉलेजेस में ये हर कॉलेज के अकाउंट में जो पैसा ऑनलाइन जाएगा वो स्पेंडिंग लेवल है, यानी वो खर्च करने वाला सेंटर है। और जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो कंट्रोल करने वाला सेंटर है। तो कंट्रोलिंग ने स्पेंडिंग को दे दिए। अब जो एडीपी रिव्यू होते हैं या फाइनेंशियल रिव्यू होते हैं उसमें पूछा जाता है कि कितने पैसे अभी कंट्रोलिंग पे पड़े हुए हैं और कितने स्पेंडिंग में गए हैं। इससे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी शो हो रही होती है, डिपार्टमेंट का अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि 2 महीने से फाइनेंस ने आपको पैसे दिए हुए हैं, आप अभी तक अपने पास लेके बैठे हुए हैं, आपने स्पेंडिंग पे दिया ही नहीं। आप स्पेंडिंग पे देंगे तो खर्चा होगा, आपने अपने पास क्यों रखे हुए? तो ऑनलाइन का अब ये बेनिफिट हुआ कि मॉनिटरिंग आसान हो गई हुई है और अकाउंटेबिलिटी बहुत क्विक हो गई है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन। कैपिटल बाय C&W डायरेक्ट उनको पैसा जाएगा, बिल्डिंग का सारा पैसा वो खर्चेंगे, उसी का ऑडिट वो खुद कराएंगे, हम जिम्मेदार नहीं। रेवेन्यू बाय प्रिंसिपल पीडी और डायरेक्टर, जो भी अरेंजमेंट है, पहले ये प्रिंसिपल के पास आया करते थे, फिर पीडी बनना ही शुरू हुआ तो पीडी के पास आते थे, आजकल ये डायरेक्टर कॉलेजेस के पास आते हैं और वहाँ पे सेंट्रलाइज पूरे डिवीजन के इश्तिहार जाते हैं, एड्स जाती हैं और वहाँ पे फिर ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। यूटिलाइजेशन से नेक्स्ट जो बात आती है वो नेक्स्ट ईयर डिमांड है। इस साल जो आपके PC1 में फॉर एग्जांपल आपका PC1 था 200 मिलियन का, इस साल आपको आए थे 100 मिलियन, वो कैपिटल के थे, वो बिल्डिंग वालों ने खर्च कर लिए। अगले साल का 100 मिलियन आपने मांगना है, बाकी उसका 100 मिलियन रहता है। वो 100 मिलियन क्या है, उसमें 80 मिलियन जो है वो बिल्डिंग का है और 20 मिलियन रेवेन्यू का है। तो आप 2 खत लिखेंगे, एक 80 मिलियन कैपिटल में डालें अगले साल के लिए ताकि बिल्डिंग मुकम्मल हो, और 20 मिलियन हमें दें, हमें से मुराद है हमारी फील्ड फार्मेशन को, ताकि हम रेवेन्यू खरीद सकें और ताकि जो ही बिल्डिंग मुकम्मल हो साथ ही हम उसका फर्नीचर खरीद के उसके अंदर रख दें। आखिरी पॉइंट है कि टोटल एलोकेशन एज पर अप्रूव्ड या रिवाइज कास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि PC1 रिवाइज होते रहते, तो जो नेक्स्ट ईयर की डिमांड होती है वो लास्ट जो कास्ट होती है, चाहे वो रिवाइज्ड कास्ट है या अमेंडेड कास्ट है या अप्रूव्ड कास्ट है। आपका 200 का पास हुआ, PC1 चेंज ही नहीं हुआ कंप्लीट होने तक, 200 का रहा तो आपको 200 चाहिए। अगर दरमियान में वो रिवाइज हो गया है और 205 का हो गया तो अब आपको अगले साल 105 मांगने पड़ेंगे। इस साल 100 आया है, वो 205 का हो गया, अगर 210 का हो गया तो 110 मांगने पड़ेंगे। लिहाजा रिवाइज कास्ट का ख्याल रखें। अक्सर प्रोजेक्ट अनफंडेड हो जाते हैं और जब वो अनफंडेड हो जाते हैं तो उसके बाद उनको ट्रैक पे लाना बहुत बड़ा अजाब है। कभी मौका मिला तो आपको अनफंडेड के हवाले से मैं बात करूंगा, 10 मिनट अनफंडेड पे बात करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आप इसकी डिटेल पे बात होगी, क्योंकि आज के टॉपिक में ये शामिल नहीं था। तो अनफंडेड प्रोजेक्ट एक अलहदा डिबेट है और वो आपके बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे वहाँ पे हॉल्स और बहुत सारे ब्लॉक्स खंडर बने पड़े होंगे, वो बेसिकली अनफंडेड हो गए हैं और किसी ज़माने में हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं वो एक डिबेट है, और कैसे ठीक हो सकते हैं ये भी एक पूरी डिटेल है। ज़ाहिर अभी पॉसिबल नहीं थी इसलिए मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया। अब मेरी बात यहाँ तक मुकम्मल हुई है। ने जो अब तक कहा उसमें काफ़ी तिश्नगी होगी, काफ़ी चीज़ें रह गई होंगी जिसके लिए मैं माजरत खां हूँ, टाइम थोड़ा होता है, डिटेल ये बहुत ज़्यादा है। ये मेरा ऐसा शेड्यूल है कि जो मैं पूरा पूरा दिन भी पढ़ाता रहा हूँ और मैं 2-2 दिन भी ये पढ़ाता रहा हूँ, ये 2 दिन भी नहीं ख़त्म होता अगर आप इस पे डिटेल में चले जाएं। काफ़ी बड़ा शेड्यूल है, बट ऐसा है कि चूंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट फोकस था उसको हमने देखा और साथ ही आपको
ये PC1 PC2 3 का ओवरव्यू कराना था, तो आज हमारी बात मुकम्मल हुई। तो मेरी तरफ से ये बात थी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और मुझे बर्दाश्त किया। कोई बात अगर नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत। अब मैं सवालात की तरफ बढ़ता हूँ। 2 सवाल हो चुके, मैं उनका जवाब दे दूं और फिर अगले सवाल पे जाता हूँ। पहला सवाल ये था बुनियादी तौर पर कि ये जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन है या थर्ड पार्टी है, ये कैसे हो सकती है या इसको कैसे कराया जाए। देखें, इसको TPV का जो एवेल्युएशन है ना, ये 2 तरह की है। एक होती है TPV जो आपने कही, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, और एक होती है रेजिडेंट सुपरविजन। तो अगर आप TPV कराना चाहते हैं या रेजिडेंट सुपरविजन कराना चाहते हैं तो दोनों में फ़र्क है। रेजिडेंट सुपरविजन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट साथ के साथ एक थर्ड पार्टी देखती रहे, जब वो उसकी बुनियादें डाले तो वो वहाँ मौजूद हों, जब उसकी खुदाई करे वो वहाँ मौजूद हों, जब वो उसका लंटर डाले तब मौजूद हों, जब फ्रेम लग रहे हों, जब उसका सरिया डाला जा रहा हो, जब उसका मिक्सचर बनाया जा रहा हो, वो वहाँ मौजूद हो। वो रेजिडेंट सुपरविजन है और वो भी TPV ही है, यानी वो भी थर्ड पार्टी वैलिडेट कर रही है, लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट जो परमानेंट स्टाफ उनका मौजूद है, वो रेजिडेंट सुपरविजन, वो वही खैमा लगा लेते हैं साथ और वो एंड तक साथ रहते हैं। वो तीसरी पार्टी एक वैलिडेट कर रही है, थर्ड पार्टी उसको चेक कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, वो रेजिडेंट सुपरविजन के थ्रू। जो आपका सवाल था वो TPV से था कि TPV कौन करे और कैसे करे। CNW वाले हमें खत लिख देते हैं कि आप इसकी थर्ड पार्टी करवाएं, TPV करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि आप प्रोजेक्ट्स की TPV करवाएं। आप TPV के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं और फर्म्स हायर की जाती हैं, जो फर्म्स जो हैं आपको थर्ड पार्टी वैलिडेट करके देती हैं। तो इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है। अगर आपने करानी है, यानी हायर एजुकेशन ने करानी है, तो इसका ये बड़ा आसान तरीका है जो अपने ज़माने में मैंने शुरू किया था और वो काफ़ी देर चला, फिर उसके बाद फिर वो चेंज हो गया। वो ये है कि आप क्लस्टर बना लेते हैं डिवीजन वाइज। किस डिवीजन में हमारे 10 प्रोजेक्ट हैं या 20 हैं या 30 हैं या 40 हैं, ये 40 प्रोजेक्ट के लिए हम एक फर्म ले लेते हैं, TPV फर्म ले लेते हैं। वो फर्म 40 प्रोजेक्ट पे जाएगी और वैलिडेट करके आपको दे देगी। जो TPV होती है वो फर्म मुख्तलिफ टाइम पे जाती है, 2 विजिट करती है, 3 विजिट करती है, और वो वहाँ पे रिजाइड नहीं करती, वो वहाँ पे बैठती नहीं है। कई विजिट की, तस्वीरें बनाई, रिपोर्ट ली और आपको रिपोर्ट देती। वो ज़रा आसान होती है, सस्ती भी होती है। तो क्लस्टर करके आप डिवीजन वाइज अपनी TPV करवा सकते हैं। इस तरह आपको 9 फर्में लेनी पड़ेंगी। अब 10 हमारी डिवीजन हो गए तो 10 फर्म्स लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज तो आपके 300, 350, 400 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो फिर आपको 400 फर्म्स लेनी पड़ेंगी या 400 कंसल्टेंट लेने पड़ेंगे जो TPV करेंगे, जो पॉसिबल भी शायद ना हो और खर्चा भी बहुत हो जाएगा। लिहाजा इसका आसान तरीका ये है कि आप इसे डिवीजन वाइज क्लस्टर करें और क्लस्टर बना के इसकी जो है वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन करा लें। जब आपको खत आए, आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दें कि ये TPV का कह रहे हैं, काइंडली इसको अरेंज करें और इस TPV इसकी मुकम्मल हो। आपका काम इतना ही है, बाकी हायर एजुकेशन उसका खुद ही फैसला करे। दूसरा जो सवाल था वो बड़ा पर्टिनेंट था, इसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आप PC1 के अंदर रफ कास्ट एस्टिमेट्स को देखेंगे तो उसके बॉटम के ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस होती हैं। मसलन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लमसम 5 लाख रुपए, हॉर्टिकल्चर चार्जेस 1% ऑफ द टोटल कास्ट, आगे लिखा होगा 18 लाख इतना या 20 लाख इतना। फिर लिखा होगा 2% TPV चार्जेस या कंसल्टेंसी चार्जेस या थर्ड पार्टी वैलिडेशन चार्जेस, वो 2% हो जाते हैं। फिर उसने लिखा होगा एक्सटर्नल डेवलपमेंट 10% या 5% या 15%। इसी तरह से मुख्तलिफ। तो एक सवाल उसमें से उठाया गया कि ये जो हॉर्टिकल्चर का 1% होता है, वेजिटेशन की तरफ कोई नहीं जाता, वहां पौधे नहीं लगाए जाते, वो पैसा कहाँ जाता है? देखें, ये पैसा जाता है CNW को ट्रांसफर होता है। CNW आगे लोकल PHA को ट्रांसफर करते हैं। हर जगह PHA है ना, PHA लाहौर में भी है, बावलपुर में भी है, इधर मुल्तान में भी है, हर जगह पे।
वो जो हार्टिकल्चर अथॉरिटी है उसको ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो जिम्मेदार है कि आके आपके दरख्त लगाए, पौधे लगाए। अब इसका करना ये होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट का आखिरी साल स्टार्ट हो जाए तो आप वो PC1 के हिस्से में से वो पेज पढ़ें। उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने लाख रुपए जो है वो उसके हैं। CNW के अक्सियन की मीटिंग करें, उसके साथ बात करें, उन्हें कहे जी आपको पैसे आ गए हैं। वो कहती है जी आ गए। उन्हें कहे जी ठीक है, हम PHA को आपने खत लिखा? उन्होंने कहा जी हमने लिखा। आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए? जी नहीं किए। तो आप काइंडली ट्रांसफर करें। पैसे उसको ट्रांसफर कराएं, PHA का दफ्तर विजिट करें, उसको खत लिखें और महकमे को बताएं इतने पैसे हमारे PHA मुल्तान को, भावलपुर को, फैसलाबाद को, पिंडी को ट्रांसफर हो गए, लिहाजा आप उन्हें कहें कि वो हमारी दरख्त लगा के दे। तो डेफिनेटली आप परसू करेंगी, खत लिखेंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज पड़ेगा कि PHA वाले पैसे या हार्टिकल्चर वाले पैसे हड़प नहीं करने या सरेंडर नहीं करने। हम चलो पॉजिटिव रहते हैं, बदगुमानी नहीं करते कि CNW वापस कर देता होगा या कर देता है। तो वो पैसे सरेंडर नहीं करने, वो पैसे खाने नहीं है, वो बल्कि लगने हैं, दरख्त लगाने हैं। दरख्त उस शहर की भी ज़रूरत है, उस कॉलेज की भी ज़रूरत है, हम सब इंसानों की, उस सब मुआशरे की ज़रूरत है, वो लगने हैं। और अच्छी डिबेट हमने शुरू की है दरख्तों के हवाले से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि देखें ये हॉस्पिटल, कॉलेज और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स ही अब ग्रीन पैच रह गए। बाकी तो हर किसी ने गिरा के सारा कंक्रीट खड़ी कर दी है। पार्क्स तो वैसे हमने नहीं छोड़े, छोटे शहरों में तो पार्क वैसे कोई नहीं होता, या शहर में एक बना देते हैं जिसमें गाय भैंसें फिर रही होती हैं। तो दरख्त सड़कों के साथ हमने वैसे काट दिए। घरों में जगह कोई नहीं है, वो हमने माशाल्लाह घर ऐसे बना लिए हैं कि हर तरफ कंक्रीट है। तो दरख्त कहाँ लगेगा? एग्रीकल्चर एरिया हम खत्म करते जाते हैं, हाउसिंग कॉलोनी उसको लपेटती जाती हैं। तो ये ग्रीन पैचेस शहर के अंदर सांस लेने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे रह गए कि जिनकी बाउंड्री वाल के अंदर चंद दरख्त खड़े हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने कॉलेजेस में मैक्सिमम दरख्त लगाएं, अपने पैसे लगा के लगाएं। नहीं आता फॉरेस्ट वाला, खुद कोशिश कर लें, ये बहुत नेकी है, बहुत अहम काम है। काइंडली इसके अंदर पीछे मुड़ के मत देखें, ये एक सदका जारिया जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि ज्यादा आपने लगा सवाल है, किया। लेकिन बहुत सर शुक्रिया आपने 13 सवाल कॉलेजेस। किया तो हेलो मुझे ये हाँ जी, कहने का अस्सलाम मौका वालेकुम। मिला। काइंडली अब एक्सक्यूज आपका मी तीसरा सवाल लेते हैं जी। सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में 13 नए कॉलेजेस बने। बीइंग डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, आई वर्कड ऑन ऑल दीज कॉलेजेस। और हमने हर दफा परसू किया, नॉट इवन अ सिंगल प्लांट दे प्लांटेड इन एनी ऑफ द कॉलेज। दिस इज व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि हम जो 1% इनको देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कॉलेज ही को दे ताकि हम इतनी वहां खुद प्लांटेशन करें? हमें तो नहीं देते कुछ भी हॉर्टिकल्चर वाले। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और ये प्रपोजल दी जा सकती है डिपार्टमेंट को कि इसको पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर किया जाए या डायरेक्टर के अकाउंट में पैसे आए ताकि हम दरख्त खुद लगाएं। बिल्कुल किया जा सकता है, पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और हमें ये परसू करना चाहिए। मैडम आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, हम सबको पीछे नहीं रहना चाहिए, डिपार्टमेंट के साथ परसू करना चाहिए और ऐसा हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, हमने आपकी सारी बातें बहुत इन्हमाक से सुनी, बहुत ही वैल्यूएबल आपने हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की। सर मेरे जहन में 3 सवाल हैं, वक्त भी ओवर हो चुका है। तो सर पहला सवाल तो मेरा ये है कि हमारे कॉलेज में फ़र्ज़ किया 100 बच्चे जो हैं FSC के पास होते हैं और HED की तरफ से हमें प्रपोज़ल आती है आया कि आप BS प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो उसके लिए हमें प्रपोज़ल में 4 जो हैं पर सब्जेक्ट हमें टीचिंग स्टाफ चाहिए, तो जबकि हमारे कॉलेज में एक है। आज सर आपने शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर की बात की, इसके तहत हम वैकेंसीज़ जो हैं हम HED डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। तो क्या हम इस प्रपोज़ल के तहत हमारे स्टूडेंट जो हैं हार्डली 100 हैं जो FSC पास करते हैं, क्या हम 4 टीचर्स पर डिपार्टमेंट हम मांग सकते हैं? बिल्कुल मैडम मांग सकते हैं, ये नोटिफाइड क्राइटेरियाज हैं गवर्नमेंट के और उनके मुताबिक मांगिए। और जब भी प्रपोजल मांगी जाए, प्रपोजल के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर शामिल करें। अगर वहाँ आपको फर्नीचर चाहिए, अगर आपको कोई लैब है तो लैब का इक्विपमेंट चाहिए, तो बताएं कि जी आप BS करवा सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। ये देंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक लेटर नोटिफाई कर दें कि कल से ये कॉलेज हो गया है, जो कि कर भी दिया जाता है और हो भी जाता है, तो वो कल से कॉलेज BS नहीं बना। और हमने देखा है कि हम उसे BS नहीं बना सके, उन कॉलेजेस में मुश्किल आता है।
वो BS बनने में उनको टाइम लगेगा, उनकी लैब्स बनती रहेंगी। ठीक है, कोई भी इनिशिएटिव एक दिन में नहीं होता, अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, फ्यूचर ही BS है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, उससे अब कोई भी डिसएग्री नहीं करता, बट रिक्वायरमेंट्स के लिए भी काइंडली पूरी तवज्जो दी जाए और क्विकली मुकम्मल किए जाएं ताकि लोगों को फैसिलिटी मिल सके। तो लिहाजा जब आप फिजिबिलिटी बनाएं, बिल्कुल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स की ऐसा नहीं मांगे और बाकी आइटम्स भी साथ मांगे। बाकी 2 क्वेश्चन मैडम आपके क्या थे? जी सर, मेरे दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने प्लांट्स की बात की, तो अभी हाल ही में हमारा कॉलेज जो है वो बहुत छोटे से एरिए पे है, तो हाल ही में उसकी सफ़ेदी हो रही है कि 2 मंजिला 4 कमरे बने हैं हमारे कॉलेज में। तो उसके सामने वाला जो हिस्सा है, तो उसमें मैंने एक सजेशन दी थी सर, अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं वाइस प्रिंसिपल के तौर पे बात कर रही हूँ कि इन फ्यूचर अगर मुझे अपना इंस्टीट्यूशन रन करना पड़ा, तो मैं चाहती थी उसके सामने से एक पैच जो है वो पूरा प्लांटेशन के लिए, फ्लावर्स के लिए जो छोड़ दें, वो उन्होंने पट्टी नहीं छोड़ी कि हमने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को ये पिक्चर्स सेंड करनी है। तो क्या वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं? तो मैं उस जगह की क्या उधेड़ करवा सकूंगी? आप उस जगह पे क्या करना चाहते हैं? सर, एक पट्टी बनाना चाहती है, यानी पौधों के लिए क्यारी प्लांटेशन के लिए। आप वो ग्रीन एरिया रखना चाहते थे, उन्होंने हाँ वहां जी, पे टफ पेपर लगा दिए, टफ लगा दिया, उन्होंने बहुत टफ ज्यादा। पेपर लगा दिए। जी जी, बिल्कुल लगा दिया सामने, यानी मतलब आप ठीक समझ लें कि छोटा सा सेहन है सामने। ठीक ठीक है, हाँ जी आप मैडम वो सर, क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब वो आपको हैंड ओवर कर जाएंगे, उनकी इंस्पेक्शन हो लेने देना। उनकी जब इंस्पेक्शन हो जाए, क्योंकि उनकी बिल पेमेंट होती है, जी तो जी उनकी इंस्पेक्शन हो जाए जब और उनकी बिल पेमेंट हो जाए, उसके बाद आप वहाँ पे ग्रीन एरिया डेवलप कर लें। और वो जो टफ पेवर वहाँ से आप उखेड़ेंगे, उनको काइंडली उनके बारे में पहले ही सोच लें कि कॉलेज की किस जगह पे दोबारा लगाएंगे, ताकि वो भी रीयूज हो जाए, वो भी ज़ाय ना जाए और आपका ग्रीन एरिया भी डेवलप हो जाए। वो आप खुद से करा सकते हैं, लेकिन अभी वेट करेंगे जब तक उनकी इंस्पेक्शन होकर उनका बिल क्लियर ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने उस टफ पेवर के पैसे क्लेम करने हैं। अभी जी आपने उखाड़ दिया तो फिर वो क्लेम नहीं होगा और उनका बिल रुक जाएगा। जी, ठीक है जी, सर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपका क्या है फिर? जी, थर्ड जी क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने अभी बताया सर, आपको कॉलेज जो है वो छोटा है, कोई प्रिंसिपल अगर फ्यूचर में कॉलेज की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहे और वो किसी MNA MPS से कांटेक्ट करे और वो विलिंग हो जाए कि मैं इस इलाके के आवाम के लिए मैं 2 एकड़, 3 एकड़, 4 या 5 एकड़ जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अगर आप बनवाना चाहें अपने कॉलेज का इस अपने इलाके में, तो अगर वो जगह की वो हमें प्रेजेंटेशन दे, ऑफ़र करे, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? मैडम, इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप डिपार्टमेंट से पहले इसकी एक अनऑफिशियली डिस्कशन कर लें। ऑफिशियल अप्रूवल अभी ना लें, क्योंकि अभी उसकी कमिटमेंट है, मे बी वो बाद में चेंज हो जाए। अब आप उससे अनऑफिशियली डिपार्टमेंट से डिस्कस करें कि ये मुझे प्रपोजल मिला है या मेरी एफर्ट है और मेरी एफर्ट से ये हो रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो बात को आगे बढ़ाऊं। सर, तो डिपार्टमेंट से यहाँ मुराद क्या है? डेप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट से कॉलेजेस? मुराद मैडम आपका मेरा जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। आप थ्रू डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर वहां तक पहुंचे। और अब आइए सर। जी, मेरी आवाज जी, पहले तो मैं नहीं ये आ कह रहा हूँ कि जी मैडम, आप जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचे जी और सर। पहुंच के आप उनसे एक अनऑफिशियल डिस्कशन कर लें। वो कहें जी बिल्कुल आप इसको कर लें। उसमें एक बात ये होती है जो हर जगह नहीं होगी, यकीनन आपके केस में नहीं होगी, लेकिन एक बात ये होती है कि फिर ये जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं ये इस ब्लॉक का नाम मेरे नाम पे रख दें, मेरे वाले साहब रख दें या ऐसा काम कर लें। तो उसके लिए याद रखिएगा हमारा एक क्राइटेरिया अलग है। किसी भी चीज़ का नाम रखने के लिए हमारा क्राइटेरिया है और वो आपको एसओएसएनई के पास से जो डीएस बजट के साथ हैं वहाँ से मिल जाएगा। वो ऐसे रीनेम कॉलेज को नहीं किया जा सकता या कॉलेज का किसी हिस्से को नहीं किया जा सकता। तो वो एक बात होती है जिससे गवर्नमेंट आपको रोकती है कि कल प्रॉब्लम ना हो, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर अब मामला ख़राब हो जाते हैं। अगर उसको आपने कवर कर लिया, महकमे से आपने बात कर ली, तो फिर पहला स्टेप उसमें जो है वो ये आएगा कि आप उसका सबसे पहले फ़र्द मलकियत लेंगे उससे, कि उसका जो फ़र्द मलकियत है ज़मीन का, जो और नहीं है, कोई शराकत दार और नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इसी की लैंड है। वगरना तो वो लोग खड़े हो जाएंगे कि जी MNA साहब देना चाहते हैं, हम नहीं देना चाहते। तो सबसे पहला स्टेप है महकमे से डिस्कस करने के बाद उसका फर्द मलकियत लिया जाए। जब वो फर्द मलकियत क्लियर हो तो दूसरा स्टेप ये है कि आप उसे एक एफिडेविट लें
एक उससे आप लिखवा लें कि जी ये जो ज़मीन है आप फ्री ऑफ कास्ट कॉलेज को देना चाहते हैं तालीमी मामलात के लिए, और आप इस पे कभी क्लेम नहीं करेंगे। आपके जो बाकी आपके बाद ज़िंदगी के बाद जो आपके बच्चे हैं या वो हैं, वो भी इसका क्लेम नहीं करेंगे, ये लैंड आप हमारे नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर वो एग्री कर जाएगा, फिर आप उसका ट्रांसफ़र करवाएंगे ज़मीन का, वो फर्द नया जारी हो जाएगा, उसके नाम से हट के कॉलेज के नाम आ जाएगी। ये तीसरा स्टेप है। फिर चौथा उसकी पोजीशन है, वो उसको खाली कर देगा, आप उसको बाउंड्री वाल करवाने के लिए या उस पर अपने निशानदेही कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी आप कोई और सवाल ले लें काइंडली। मैडम के 3 सवाल कोशिश की हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। सर एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट सर लेट ये तो आपसे हम हो पूछ रहे हैं, लेकिन काइंडली अगर कोई 2-3 सवाल आप कर लें तो फिर मैं सर ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे जवाब नहीं मिल रहा है इसका। ये पहले जब कॉलेज बनता था तो 11 टीचिंग और 14 नॉन टीचिंग पोस्टें आती थी। आपको ऐसे नहीं मैडम जो वो आवाज कट रहा है। सर मैंने कहा जब पहले कॉलेज आपको मैडम बनता आवाज था। कट रहा है। अब आ रहा है? अब आ रही है आवाज सर? हेलो हेलो जी मैडम, जी मैडम, अब आ रही है आवाज? हेलो जी मैडम आप आवाज आ रही। अच्छा सर जब जी जी नया मैडम। कॉलेज 2015 से पहले जब नए कॉलेज एस्टेब्लिश होते थे तो एसए नहीं आती थी 11 टीचिंग और 14 नॉन टीचिंग स्टाफ की। 2 साल के बाद सर वो रिवाइज होके 50 सीट्स हो जाती थी। लेकिन 15 जून 15 के बाद जो नोटिफिकेशन आया उसमें 19 सीटें गजेटेड आती हैं, 21 नॉन गजेटेड, और उसमें था कि 3 साल के बाद एसएनई रिवाइज होके फुल होगी। लेकिन सर अब वो होती नहीं है, वो वही की वही सीटें चल रही हैं। परसू भी किया डिपार्टमेंट को, वो कहते हैं कि अब आप अपनी एसटीआर के अगेंस्ट मांगे, डिमांड होगी तब होगी, लेकिन कोई भी सीट रिवाइज होके पूरी एसएनई 50 पोस्टों की नहीं हुई। सर इसकी क्या रीजन है? उसकी मैडम रीजन ये है कि जो मैं उसकी आपको बेसिक रीजन बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली हुआ ये है मैडम कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोविंस में भी और हमारी स्टेट में भी जो है वो जो पब्लिक मनी है वो कम होती जा रही है। हम अपने अपने अपना एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा लिया। खास तौर पर जो हमारा पेंशन फंड है वो बहुत बड़ा फंड है और वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में। उस वजह से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूँ समझ लें कि क्रिटिकल होती जा रही हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि जी बजाय इसके कि पहले दिन से आप 50 सीटें सेंक्शन कर दें, आप 3 साल के बाद उनसे पूछें। तो जहाँ पे 19 सीटें आई हुई हैं, हो सकता है उनको हम 2 सीटें और दे के खामोश करा लें या उनकी 2 या 3 से ज़रूरत पूरी हो जाए। पहले ही आप सेंक्शन कर देते हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन में चली जाती हैं, हम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। इसको एसटीआर से लिंक करें, बच्चों की तादाद होगी तो देंगे, नहीं देंगे। ये सब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा पब्लिक फाइनेंस श्रिंक होता जा रहा है, हमारा खर्चा बहुत बढ़ गया हुआ। ये रीज़न है, इसी वजह से फाइनेंस क्रिएट नहीं करता। तो आप चूंकि तरीकाकार एसटीआर के साथ है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जितनी आपके बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी, आपका केस मजबूत होगा। परसों आपने क्या होगा, हाथ लिखे होंगे लेकिन नहीं हुआ होगा। ये थोड़ा सा इसमें हिम्मत ये करनी पड़ती है कि आपको ना पर्सनली जाना पड़ता है। आप अपने किसी मेल क्लर्क को या किसी को डेडिकेट कर दें, वो 5-10 चक्कर लगाए, कोई 1-2 दफ़ा आप खुद तशरीफ ले जाएं, फाइनेंस खुद जाएं, केस के पीछे लगे रहें, इंशाल्लाह निकल आएगा। वक्त लगता है लेकिन रुकावट भी फाइनेंस डालता है, लेकिन आपको लर्निंग भी होगी जब आप केस प्रोसेस करेंगे, और उम्मीद है हो जाएगा। रुकावटें हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मिल जाता है। तो उन्होंने उनसे हमारी बात हुई, वो हमारी कॉलेज काउंसिल के मेंबर भी थे। तो उन्हें हमने कहा कि स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ज़मीन बिल्कुल नहीं है, तो अगर आप हमें ये दे दें तो ये आने वाले वक्तों में कॉलेज के लिए जो है वो अच्छा होगा, शहर के बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा ना। उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हमारे डायरेक्टर साहब, एसी साहब जो थे, उन्होंने सब ने मिल के वो जो ज़मीन थी वो हमें दे दी, फ़र्द भी उन्होंने हमें दे दी। फिर उन्होंने हमें यह कहा कि आप ना इसकी बाउंड्री वॉल करवा लें किसी भी तरीके से, बेशक तार लगवाएं, जो भी करें, ताकि आपकी ना मलकियत बन जाए, कल को कोई कब्जे के लिए ना आ जाए यहाँ पे। वो सारा काम हम लोग करवा चुके हैं। अब पूछना ये है कि मजीद इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है हमें, कि आने वाले वक्त में जो हमारे लिए परेशानी ना बन जाए। मैडम आपके नाम ट्रांसफर हो गया?
सर नाम ट्रांसफर अभी नहीं हुआ, फर्द वगैरह हमारे पास है और हमने उसकी बाउंड्री भी करवा ली है। नहीं, सबसे पहले उसको अपने नाम ट्रांसफर कराएं, और जी। जब आप ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, या तो लोकल गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा या आपको डिप्टी कमिश्नर एनओसी देगा। वो सर हर केस डिफरेंट होता है, एनओसी जब दे आप दिया आगे है। बढ़ेंगे आपको पता चल जाए। सही। एनओसी दे दिया है तो अब आप पटवारी के साथ राब्ता करके लैंड ट्रांसफर करवाएं कॉलेज के नाम पे। फर्द चेंज होगा, फर्द मलकियत ले लें जी उनसे, कॉलेज ट्रांसफर करवा लें कॉलेज पे। एक बात हो गई। दूसरी जी बात यह है कि आप महकमे के पास जाएं। अब ये बेहतरीन टाइम है। दिसंबर में अगले साल की एडीपी बनती है, नए साल की। जी दिसंबर से पहले महकमे के पास चले जाएं और उन्हें कहें कि हमें बाउंड्री वाल के लिए पैसे दें। एक PC1 छोटा सा हम बना लेते हैं जिसमें सिर्फ बाउंड्री वाल लग जाए। अंदर हम एक चौकीदार का क्वार्टर बना लेते हैं ताकि वहां पे मॉनिटरिंग हो जाए, और वो आपके बाउंड्री वाल के साथ कनेक्टेड है। जी कनेक्टेड है सर। ठीक है, तो वो हम कनेक्टेड है तो मतलब आपकी अगर जो अपनी दीवार बाउंड्री उनके वाल गिरा जो रहे हैं। दीवार उनके साथ मिलती है, जी ठीक है, तो आप तार हटा लेंगे और वहां दीवार जी बनाएंगे, और जो दीवार आपकी कॉमन दीवार है उस दीवार में एक गेट रख देंगे, एक नया गेट। जी तो गेट की अप्रूवल, उस दीवार की अप्रूवल 3 साइडों से, और उसके ऊपर उसी तरह से रेजर कट वायर लगेगी, और एक अंदर एक क्वार्टर बनवा लें। और फिर उसके बाद उसको बाद में फ्यूचर में सोचें कि वहां हमने कोई लान बनाना है या बिल्डिंग बनानी है या कोई ग्राउंड बनाना है, जो भी है वो फ्यूचर की बात है। सर फौरी वो तौर बीएस पर ब्लॉक फर्द के लिए, बीएस ब्लॉक बीएस के लिए ब्लॉक तो हमने चले वहां बात की बात है। अगर अप्रूव हो गया है या हो जाता है तो जी बहुत अच्छी बात है, फिर बाउंड्री वॉल खुद ब खुद बन जाएगी, बीएस ब्लॉक वहां बन जाए। लेकिन आप पहले उसे ट्रांसफर अपने नाम करवाएं। फर्द मलकियत क्वेश्चन रिस्पॉन्ड मैंने कर दी हैं, हेलो और अस्सलाम बहुत वालेकुम सर। शुक्रिया। लेट हम जी वालेकुम मैडम। जी सर, मैंने ये कहना था कि मैं बायो टीचर हूँ और मैं एनवायरमेंटल साइंस पे पढ़ाती रही हूँ। तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के कभी भी आपने कोई अगर प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आपने जी एनवायरमेंट पे भी उसके जो है वो इम्पैक्ट्स देखने होते हैं, और वो बाकायदा जब रिपोर्ट बनती है या ये रिपोर्ट। तो जी सर मैडम, हमारा जी मैडम। जीवन वगैरह है, सारा कुछ है हम में, जैसे आजकल करंट इश्यूज हमारे चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेटिक चेंज के। तो हमने किसी जी जी जगह भी तो अपनी पॉलिसी में कहीं भी इंडल्स नहीं किया हुआ। जैसे नहीं मैडम, पीसी हो है कि चुके अगर मैं PC1 नहीं तो वो मैडम बात है। किया। जी मैडम है। मैंने चूंकि PC1 नहीं पढ़ाया ना आज आपको, अगर मैंने आज आपको PC1 पढ़ाया होता ना, मैंने तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी के रेफरेंस में PC1 पे बात की है। PC1 जब मैं आपको पढ़ाता तो मैं आपको परफॉर्मा शेयर करता, और परफॉर्मे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का पूरा कॉलम है, और उस कॉलम में हम लिखते हैं बाकायदा कि हम जो SOPs हैं, जो डायरेक्शंस हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, उनको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उन पे अमल करेंगे। और उसके लिए हम करते भी हैं। यही तो वो सवाल था कि हार्टिकल्चर के लिए 1% रिजर्व होता है, इसलिए तो रिजर्व होता है कि आप दरख्त लगाएंगे, क्योंकि आप जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं आपने बहुत हैजर्ड क्रिएट की होती है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है आप एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट दिया, आपकी सीवरेज ने इम्पैक्ट देना है, बाद में आपने वहाँ AC लगाने हैं, जनरेटर लगाना है, उन्होंने इम्पैक्ट देना है। तो वो तो सारा हम कंसिडर करते हैं, और उसका इसलिए 1% रखा गया है। और फिर हर साल ट्री प्लांटेशन और ये वो सब, तो वो बाकायदा PC1 का पार्ट है, और उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे PHA वाले पैसे नहीं लगाते और चीजें नहीं होती। तो जहां तक उसका है कि एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट नहीं देखा जाता तो वो देखा जाता है। अमल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इस पे मैं आपसे एग्री कर जाता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन प्लीज, मैं 4:30 हो गए, काइंडली जरा, आपका टाइम भी कीमती होगा, मुझे भी थोड़े बाकी मामलात हैं, तो मैं आपका लास्ट सवाल देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सैयद अशफाक बुखारी साहब सर, आपकी तशरीफ आफरी का, आपके वक्त का, और इतने बेहतरीन अंदाज में आपने ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में, PC1 टू PC4 के बारे में, ये आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। यकीनन सर बहुत से इल्म में इजाफा हुआ होगा, और ये जब ये प्रैक्टिकली इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जब ये प्रिंसिपल साहबान इन प्रमोट होंगे, प्रिंसिपल की पोस्टिंग आएगी इनकी, तो ये आपकी ये जो बातें हैं ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद